गाइस ये कहानी है हमारे हीरो मिस्टर डिटेक्टिव की, जिसे कि ज्यादा मुश्किल भरे काम पसंद नहीं है, लेकिन उसकी फूटी किस्मत की वो बार बार मुश्किल केसेस में ही फंसता है और बार बार मारा जाता है। तो आओ साथ मिलके हमारे हीरो की केसेस को एंजॉय करें कि वो सारे केसेस को कैसे सॉल्व करता है। और हाँ, इसमें रोमांस और कॉमेडी भी भर भर के है, तो ये मत सोचना कि एनीमे बोरिंग होने वाली है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक वॉइस बताती है कि एक डिटेक्टिव एक बहुत बड़ा ओशन का लहर होता है। क्रिमिनल चाहे कितनी भी मेहनत से अपना रेत का कैसल बना ले, लेकिन आखिर में वो सब पानी में मिल जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होके हमारे हीरो पे आया, जो कि एक विल रिपोर्ट लिख रहा था, जो कि हमें बताता है कि उसके फादर ओत्सुकी तात्सुया एक बहुत ही महान डिटेक्टिव है। वो ये विल अपने फादर को लिख रहा था ऐसे ही बेवजह, क्योंकि वो ऐसे ही लिखते रहता है, चाहे उसके शू लेस खुल जाए या कोई बिल्ली उसका रास्ता काट जाए। इसके बाद वो एक रूम में गया जहाँ एक लड़की एक जैकेट को सूंघ रही थी, जैसे उसे मजा आ रहा हो। जो देख साकुया हमारा हीरो हैरान हो पूछता है कि तुम मेरा यूनिफॉर्म क्यों सूंघ रही थी, क्या मेरी महक लड़कियों को पागल कर देती है? जिसपे तो वो लड़की के तुरंत मना करने पे साकुया धड़ाम से नीचे गिरा और बोलने लगा कि तुम सही बोल रही हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरी स्कूल की लाइफ बहुत मजेदार गुजरती। जो सुन वो लड़की बोलने लगी कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी स्कूल लाइफ बोरिंग होगी, क्योंकि साकुया अपने 20s में एक नर्स के साथ टाइम बिताया है और इसलिए उसकी लाइफ तो एंजॉयबल रही होगी। जो सुन हैरान हो साकुया पूछता है कि तुम ये क्या बोल रही हो? तो वो लड़की बताने लगी कि साकुया के यूनिफॉर्म से मेडिसिन का महक आता है, जो जरूर नर्स के ऑफिस से ही कहीं आया है, और यूनिफॉर्म में लगे है एक महंगे परफ्यूम, जो कि किसी भी स्कूल वाले बच्चे को खरीदना महंगा है। तो साकुया बहाना देने लगा कि उसके पैर में चोट लग गई थी और इसीलिए वो चोट देखकर चिंतित होकर उसे फुल बॉडी एग्जामिनेशन देने लगी, और वो बस अपना काम कर रही थी और कुछ भी नहीं। तभी एक डार्ट बड़े तेजी से उसके सामने से गुजरी और वो लड़की बोलने लगी कि तुम्हारी लास्ट के 2 सेंटेंस बता रही है कि कुछ तो गलत हुआ है तुम लोगों के बीच। इस पे तो साकुया बोलता है कि वो तो लिलिथिया से कुछ नहीं छिपा सकता, लेकिन सच में वैसा कुछ नहीं हुआ था। अब लिली बोलने लगी कि उसका काम है कि साकुया पे नजर रखना, ताकि वो कोई गलत हरकत ना करे। आखिर में लिली डिटेक्टिव साकुया की असिस्टेंट जो है। अब साकुया नाराज होते हुए बोलता है कि उसे खुशी है कि लिली ने उसे डिटेक्टिव कहा, लेकिन उसके फादर उसे एक फुल फ्लेज डिटेक्टिव नहीं मानते। जो सुन लिली उसके पास आते हुए स्माइल कर कहती है कि तो क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर एक फुल फ्लेज डिटेक्टिव बने। जो सुन तो साकुया भी खुश हो गया था, जिसके बाद दोनों साथ में बैठ चाय पीने लगे। साकुया के पूछने पे लिली बताने लगे कि साकुया के फादर को इमरजेंसी कॉल आया था, जहाँ एक प्लेन को 9 साल की लड़की ने हाईजैक कर लिया है, जिस प्लेन में 179 पैसेंजर्स है। साकुया जो ये सुन हैरान था, वो सोचता है कि अगर उन्होंने उसके फादर को बुलाया है तो जरूर ये सिचुएशन बहुत ही पेचीदा होगा। लिली क्या प्लेन नंबर बताने के बाद साकुया उसे थैंक्स कर अपने आज के शेड्यूल के बारे में पूछता है, जिसपे वो बताती है कि आज उसे अडल्ट्री इन्वेस्टिगेशन का केस मिला है और कहती है कि साकुया को थोड़ा बड़े काम करना चाहिए। जिसपे साकुया बताता है कि उसे मर्डर केस जैसे खतरनाक काम नहीं करना। साकुया के पूछने पे लिली बताने लगी कि उनके टारगेट का नाम कात्सुरागी माकोतो है, जिसका एज 43 है, जो कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में काम करता है और इसने हिट मूवीज भी दी है। और साकुया को इसे क्वीन आयरी नाम के जगह पे पकड़ना है। जिसके बाद हमें द क्वीन आयरी जगह को दिखाया गया, जो कि एक बहुत बड़ा क्रूज था। साकुया क्रूज पे हल्का आगे ही बढ़ता है कि तभी उसे उसका टारगेट दिखता है, जो कि अपना सामान हेल्पर को उठाने नहीं देता और वहाँ से चले जाता है। साकुया अपने रूम में बैठ सोच रहा था कि आखिर इतने सारे सामान में क्या होगा, क्या लड़की के लिए कोई गिफ्ट या फिर एडल्ट टॉयज। जो सुन तो लिली उसे बेकार बोल कहती है कि क्या तुम सही अनुमान नहीं लगा सकते। अब साकुया के पूछने पे लिली बताते है कि माकोतो एक मूवी के लिए यहाँ आया है, जो कि एक मेन एक्ट्रेस का इंटरव्यू लेने आया है, जो कि इसी शिप पे है। उस लड़की का नाम है हाइगा मिने यूरियो, जो इस मूवी के लिए चुनी गई है। तभी साकुया को उसके फादर का मैसेज आया, जिनसे हंसी मजाक करने के बाद वो भी अपने काम पे निकल गया। वो लोग रास्ते से जा रहे थे, उनके हाथ में एक सर्कस का टेम्पलेट था जहाँ माकोतो जा रहा है। तभी साकुया एक बंदे से टकरा गया, जिससे वो तुरंत माफी मांगता है। उस बंदे को देखने पे उसे पता चला कि ये तो मिस्टर सुजुरुगी है, जिससे वो जानता है। साकुया के पूछने पे सुजुरुगी बताता है कि उनके छोटे भाई ने उन्हें टिकट दी है और वो अभी वेकेशन पे है। फिर वो उससे पूछता है तुम यहाँ हो तो तुम्हारे फादर भी होंगे, तुम अपने कामों में मुझे बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत करना। जिसपे साकुया बताता है कि उसके फादर दूसरे केस पे गए हैं। अब सुजुरुगी लिली से कहने लगे कि तुम तो थक जाती होगे तात्सुया के इस लेजी बेटे को संभालते हुए, अगर तुम्हें कोई अच्छी लॉयर की जरूरत है तो तुम मुझे बता सकती हो। पर लिली तो उनके बातों को पूरी तरह इग्नोर कर साकुया से कहती है कि हमें चलना चाहिए। खुद को इग्नोर होता देख तो मिस्टर सुजुरुगी को थोड़ा बुरा लगा, जिसके बाद वो अलविदा ले वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद साकुया हताश सोचता है कि एक डिटेक्टिव और एक पुलिसमैन एक ही क्रूज शिप पे, कहीं इसका कोई मतलब तो नहीं। जिसके बाद वो लोग माकोतो के पीछे सर्कस परफॉर्मेंस देखने पहुंच गए। लिली साकुया से कहती है कि तुम सर्कस देखने में व्यस्त मत हो जाना कि तुम टारगेट को ही भूल जाओ। तो साकुया बोलने लगा कि मुझे सर्कस में कोई इंटरेस्ट नहीं और मुझे समझ नहीं आता कि मैं किन चीजों को एंजॉय करूं। अब परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गया और सर्कस वाले अपना खतरनाक स्टंट दिखाने लगे। स्टंट पर्सन की जितनी खतरनाक स्टंट होती है, अब साकुया चौंकने लगा। उधर स्टंट पर्सन का पाव इधर उधर होता तो इधर साकुया का दिल की धड़कन तेज हो जाती और एक खतरनाक स्टंट देख तो साकुया की चीखें ही निकल गई। तो लिली उसके हाथ पे अपना हाथ रख उसे शांत महसूस कराती है और अब साकुया को समझ आ गया था कि एक सर्कस देखना कैसा महसूस होता है। तभी सर्कस में क्लाउन अपीयर हुआ, जिसे देख लिली बताती है कि ये एक जेस्टर है। तभी माकोतो से मिलने उसके कुछ साथी आ गए, जिनमें एक छोटी बच्ची भी थी, जिसे देख साकुया कहता है कि कहीं माकोतो इस बच्चे के साथ टाइम स्पेंड तो नहीं करने वाला। जिसपे लिली
बोलती है कि जरूरी नहीं कि वो ह्यूमन औरतों के साथ ही अडल्टरी कर रहा हो, वो एक कैट, कैक्टस या फिर एरोप्लेन के साथ भी हो सकता है। जो सुन तो साकुया हैरान हो गया। वो हमें बताता है कि वो जब से लिली से मिला है तब से लिली ऐसे ही अजीब ही थी। वो लिली से उसके फादर के केस के दौरान मिला था। केस के बाद लिली के पास जाने की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए उसने उनके एजेंसी को ज्वाइन किया। अब प्रेजेंट में सर्कस में बाइक स्टैंडर्स आ गए थे जो कि अब मौत के पिंजरे में गाड़ी चलाएंगे। जिसके बाद शो खत्म हुआ और अब रात हो गई थी। साकुया लिली को माकोतो को ध्यान देने कहता है, जबकि वो माकोतो के साथियों पे नजर रखेगा। और वो लिली से कहता है कि तुम क्रूज में घूमते हुए मजे मत करने लग जाना। इस पे लिली कहती है कि वो नहीं करेगी। तो साकुया पूछता है, तो तुम अपने हाथों में रखे बुक के बारे में बताओगी? जो बुक क्रूज का गाइड बुक था। जो सुन लिली परेशान होते हुए कहती है कि एक असिस्टेंट होने के कारण उसे बस सब पहले से ही ध्यान देना पड़ता है। जो सुन साकुया हंसने लगा। जिसके बाद हम साकुया को वॉशरूम में देखते हैं, जो बताता है कि अगर उसके फादर होते तब तो उसे सुसु भी करने नहीं देते और लगातार टारगेट पे नजर रखवाते। तभी छत तोड़ते हुए एक लड़की धड़ाम से साकुया के पीछे गिरती है, जो और कोई नहीं बल्कि वही मेन एक्ट्रेस थी, जो कि कोई प्रैक्टिस कर रही थी। साकुया के पूछने पे कि क्या तुम ठीक हो, वो पूछते है कि अभी हम कहाँ हैं। और जैसे ही साकुया उसे बताता है कि वो लोग मेंस बाथरूम में हैं, यूरी जोर से चिल्लाती है और साकुया से कहने लगी कि वो जानबूझ के यहाँ नहीं आई। तो साकुया उसे शांत कराता है और पूछता है कि क्या तुम ही हाइगा मैंने यूरियो हो। जिस पे यूरी उसे थैंक्स कर एग्री करती है। जिसके बाद दोनों एक लॉन में बैठे हुए थे। यूरी साकुया से तुरंत पूछते है कि क्या तुम कोई डिटेक्टिव हो। जो सुन तो वो हैरान हो तुरंत चेस्ट प्लेट कर पूछता है, तुम्हें ये ऐसा क्यों लगा? तो यूरी उसे बता देती है कि उसने उसकी बात सुनी थी कि पैंट में भले ही मुंह दो पर अपने टारगेट पे नजर बनाए रखो। जो सुन तो साकुया पूरा एम्बेरस हो गया था। यूरी उससे चमकते चेहरे के साथ पूछती है कि क्या वो उसे हायर कर सकती है और उसे एक कैट जिसका नाम लुलू है उसको ढूंढना है। उसने खिड़की में से उसकी रोने की आवाज सुनी थी और इसीलिए वो उसे ढूंढ रही थी और सीलिंग के कमजोर होने की वजह से मेंस बाथरूम में गिर गई और फिर खुद पे ही बड़े जोर से हंसने लगी। जिसके बाद वो बताती है कैट उनके प्रोड्यूसर कात्सुरोगी यानी कि माकोतो का है, जिसकी मूवी के लिए यूरी काम कर रही है। दरअसल माकोतो को कैट बहुत पसंद है और इसीलिए उन्होंने क्रूज के सभी कैट्स को खरीद लिया और उनमें से एक गायब हो गई। यूरी को इस बिल्ली के लिए चिंता हो रही है, इसीलिए वो वापस पूछती है कि क्या साकुया उसकी मदद करेगा। इस पे साकुया मान गया था। तो यूरी उसे थैंक्स मास्टर बोलती है, जिस पे हैरान हो साकुया बोलता है कि मैंने तो तुम्हें अपना स्टूडेंट नहीं बनाया। वो सोच रहा था कि अगर वो यूरी के साथ रहे तो वो माकोतो को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। जिसके बाद यूरी हंसते हुए बताने लगी कि वो अपने आने वाले मूवी में डिटेक्टिव का रोल कर रही है, जिसका नाम है उजुरा टीनेज गर्ल डिटेक्टिव। जो सुन साकुया समझ गया कि यूरी कैट को एक डिटेक्टिव जैसे ढूंढते हुए प्रैक्टिस कर रही थी। यूरी बताने लगी कि वो थोड़ी चिंतित है क्योंकि ये उसका पहला स्टार रोल है जिसपे वो अपना बेस्ट देना चाहती है, इसीलिए वो प्लीज करते हुए कि वो साकुया की काम आएगी ऐसा रिक्वेस्ट करने लगी। तो साकुया भी मान गया। जो सुन यूरी उससे वापस थैंक्स मास्टर बोलती है। जिसके बाद दोनों जाने लगे और साकुया यूरी से कह देता है कि अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे बता देना और हाँ डेंजरस काम मत करना। जिसपे यूरी कहती है कि वो सावधान रहेगी और मास्टर आप मेरे लिए अपनी लाइफ को खतरे में मत डालना। जिसपे साकुया कहता है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसके पास एक काइंड स्टूडेंट जो है। तो अपने आप को काइंड सुन यूरी हाथ से कोई सिंबल बना उसको कोई चाम देती है। जिसके बाद दोनों चले गए। हम साकुया को देखते हैं जो कि लुलू को ढूंढ रहा था। वो उसके सामने आ रहे बंदे से भी पूछता है जिसको मालूम तो नहीं था, लेकिन वो साकुया को एक रैट्स की जगह भेज देता है जहाँ वो कैट हो सकती है और वो बंदा बड़े हंसते हुए वहाँ से जा रहा था। अब साकुया कैट को ढूंढते हुए एक रूम में पहुंचता है जहाँ थोड़े चूहे भी थे। साकुया लगातार लुलू द कैट को पुकार उसे हर जगह ढूंढ रहा था और हर एक कोने तक तलाश कर रहा था। तभी उसे एक अच्छी अल्ट्रा बाइक दिखती है, जिसे देख उसे लग रहा था कि जब सर्कस का परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है तब बाइक शायद यहाँ रखी जाती है। वो हल्का आगे जाता है और तभी वो पैरों से टकरा गया और जैसे ही वो अपना मुंडी ऊपर घुमाता है उसके सामने एक भयानक सा मंजर था, जिसकी बॉडी को देख साकुया को याद आया कि ये बंदा तो माकोतो के साथियों में से एक था। साकुया परेशान हो गया कि वो अब ये कहाँ फंस गया और अब उसे इन्वॉल्व होना पड़ेगा। वो पहले प्रे करता है उस बॉडी के सामने, जिसके बाद उसे सामने एक मशीन दिखी जो कि सर्विसिंग में काम आती है। वो अब सोचने लगा कि ये काम कोई रिमोट से नहीं किया गया होगा, किसी ने इसे चोक किया है, क्योंकि रिमोट से विक्टिम ने खुद ऐसा किया होता तो वो इतना ऊपर तक नहीं जा पाता और उसके हाथों में से रिमोट छूट जाती। वो अब किसी को फोन करता है ताकि वो इस बारे में उसे बता सके, जो कि डार्ट्स खेल रही थी। तो वो उसे जल्दी यहाँ नीचे आने को कहता है। तब उसे हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वो मुंडी घुमाता है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। वहाँ एक स्मार्टफोन था जो कि साकुया को लगा कि शायद ये विक्टिम का होगा। वो मोबाइल को रुमाल से उठा उसको साइड से इधर उधर कर उसमें लगे फिंगरप्रिंट्स को देखने के बाद अपने पेन के पिछले वाली रबर से अब उस फोन का पासवर्ड डालने ही जा रहा था कि तभी कोई उसे पीछे से स्टैब कर दिया और अब उसके मुंह से खून आने लगे, क्योंकि एक क्लाउन का कपड़ा पहने पर्सन ने उसके गले में आर पार डैगर घुसा दी थी। अब साकुया धड़ाम से नीचे गिरा और उसकी आंखें बंद होने लगी थी और तब वो किलर अपना मोबाइल उठाने के बाद वहाँ से चले गया। जिसके बाद हम साकुया को देखते हैं जिसके आंखों से आंसू आ रहे थे। वो सोच रहा था कि मौत कितना डरावना होता है, जो उसे बिल्कुल नहीं पसंद, चाहे वो उसकी खुद की हो या फिर किसी दूसरे की। अगर कोई मरना चाहता है तो सबसे आसान है कि वो डिटेक्टिव बन जाए। अब बाहर का दरवाजा खुलता है और हमें हल्की सी रोशनी दिखाई गई, जिसके बाद हमें क्रूज का नजारा दिखा गया पूरे मून के साथ। जिसके बाद सीन वापस साकुया पे आया जिसे लिली उसके चेहरे पे पोक कर रही थी और तभी साकुया की आंख खुलती है, जिसे देख लिली खुश हो गई। वो उससे कहती है कि तुम फिर मारे गए मिस्टर डिटेक्टिव और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया।
गया। फिर लगे मिस्टर डिटेक्टिव के एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम साकुया को देखते हैं जिसकी आँख खुलती है और उसके सामने लिली थी और उठते ही उसे खांसी आने लग गई थी। लिली उससे पूछती है कि आप फिर से मारे गए थे मिस्टर डिटेक्टिव। वो उठ के कहता है कि वो बार बार जिंदा हो जाता है जैसे गॉड उसकी बॉडी बनाते टाइम आलसपन कर रहे थे और कैसे भी पीस बना दिया। जिसके बाद साकुया लिली को जब वो बेहोश था उस बीच में क्या हुआ सब पूछता है तो लिली बताने लगी कि वो जो बंदा मारा गया है उसका नाम नेजिहिको था और उसकी फैमिली भी इसी शिप पे आई है। जो लोग अब तुमसे हेट करते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उस बंदे को तुमने मारा है और नेजिहिको ने ही तुम्हें नाइफ घुसेड़ दिया था और ये सब शिप में सबको यही लग रहा है। जो सुन तो साकुया पूरा हैरान हो गया कि अभी अभी वो जिंदा हुआ और उसे इतना शॉकिंग न्यूज सुनने मिल रहा है। जिस पे लिली उसका हाथ थामते हुए कहती है कि क्योंकि आप जिंदा हो तो आप सबको सच बता सकते हो। जिसके बाद वो लोग नेजिहिको यानी कि विक्टिम के फैमिली के पास गए जिसे देख तो सब डर गए और बच्ची को लगने लगा कि ये तो ज़ॉम्बी आ गया। मिस्टर सोजोरोगी पूछते हैं तुम कोई भूत तो नहीं। उन सभी के पूछने पर लिली कहानी बना बताती है कि उसने अपने गांव के सीखे एक सीक्रेट रिवाइवल टेक्निक से साकुया को वापस जिंदा किया। जो सुन तो साकुया बस अपवर्ड स्माइल देता है तो सब मान जाता है कि साकुया अभी भी जिंदा है लेकिन फिर भी सब हैरान तो थे ही क्योंकि साकुया के गले से आर पार पूरा नाइफ हो गया था। जिसके बाद साकुया सबको बता देता है कि वो एक डिटेक्टिव है। मिस्टर सोजोरोगी भी बताते हैं कि ये नेजिहिको की परिवार है जो कि फेमस स्वीट सेलिंग कंपनी की वातोनिया फैमिली है। तभी बच्चे गुस्से में आते हुए साकुया पे चिल्लाने लगे क्योंकि उसे लग रहा था कि साकुया ने उसके अंकल को निपटाया है। तो साकुया सबको बताने लगा कि उसको और नेजिहिको को एक किलर ने मारा जिसने की क्लाउन का क्लोथ्स पहने थे और उसने ऐसा दिखाया कि ये दोनों आपस में लड़के मारे गए। लिली भी बताती है कि ऊपर उठाने वाले रिमोट में भी बस साकुया के फिंगरप्रिंट थे जबकि इस रिमोट को तो सर्कस वाले हमेशा से यूज करते रहे होंगे। यानी कि किलर ने सब फिंगरप्रिंट हटा के सिर्फ साकुया का लगा दिया ताकि शक साकुया पे आ सके। उस किलर ने एक भी एविडेंस नहीं छोड़ा था। तभी बातों ने के हेड गुस्सा और थोड़े नाराज मन के साथ बताने लगे कि उसके बेटे नेजिहिको ने उन्हें हमेशा परेशानी करते आया था और बेफालतू के लोगों से पंगा ले लिया करता था। वो किलर ना सिर्फ शातिर था बल्कि उसने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था। तभी वो बच्चे उनसे रिक्वेस्ट करने लगे कि वो लोग प्लीज उस किलर को पकड़े और बदले में वो उनको अपना सारा सेविंग्स दे देगी। जो सुन तो साकुया हैरान हो गया क्योंकि लिली इसलिए रेडी हो गई थी। जो सुन वो बच्ची खुश होकर उन्हें थैंक्स करती है। जिसके बाद शिप पे साकुया लिली और मिस्टर सोजोरोगी एक साथ थे जो जानते थे कि क्योंकि साकुया जिंदा है तो वो किलर उसे वापस मारने जरूर आएगा और उन्हें इस बार बस उसे पकड़ के ही रहना है। जिसके बाद मिस्टर सोजोरोगी साकुया को सावधानी रखने बोले इन्वेस्टिगेशन करने निकल गए। तो लिली और साकुया भी डिसाइड करते हैं अलग होके अलग अलग जाके पता करने की। जिसके बाद हम अकेले साकुया को देखते हैं तभी उसे यू का कॉल आता है जो खुश होकर बताती है कि उसे लिलू द कैट मिल गई। यू फोन पे ही थी और तभी उसे बिल्ली के गले में लगा एक कैमरा दिखता है और वो बताती है कि बिल्ली घूमते हुए रिकॉर्ड कर रही थी। जो सुन साकुया को याद आया कि उसने मर्डर वाली जगह पे पहले बिल्ली की म्याऊ की आवाज ही सुनी थी और अब वो परेशान हो गया और तभी हम देखते हैं कि एक किलर हाथ में डैगन लेके यू को ही देख रही थी। यू रिकॉर्डिंग देखने में व्यस्त थी और तभी वो किलर उस पे पीछे से हमला करने वाली थी लेकिन यू कैसे तो बच गई। वहाँ चिल्लाते हुए साकुया आने लगा जो लगातार यू को भागने को बोल रहा था। अब साकुया को उस किलर से फाइट होने लगी और दोनों हाथापाई करने लगे लेकिन उस धक्कम धुक्के से यू नीचे गिरने वाली थी तो साकुया तुरंत उसे नीचे गिरने से पकड़ लेता है। लेकिन तभी यू साकुया को उस पर ध्यान ना देने बोल पीछे देखने को कहती है और तभी वो किलर साकुया का गला जोर से पकड़ दबोचने लग जाता है। उस समय साकुया को बस लिली की याद आ रही थी और तभी एक डांट आके सीधा उस किलर के फेस पे लगता है जिससे वो मास्क टूट गया था और उस मास्क के पीछे और कोई नहीं बल्कि वातोनिया फैमिली की मिस थी। लिली के कमर में गोल्डन डार्ट होल्डर को देख साकुया समझ जाता है कि लिली डार्ट टूर्नामेंट जीत गई थी। जिसके बाद वो यू को ऊपर खींचता है और तभी मिस्टर सोजोरोगी और बाकी सब भी वहाँ पहुंच गए। जिसके बाद सभी लोग मिस वातोनिया को घेर पूछते हैं कि तो तुम किलर थी आखिर आपने ऐसा क्यों किया। जिसपे वो कहती है कि वो बस अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। जो सुन मिस्टर वातोनिया उन्हें आगे कुछ ना बोलने को बोलने लगे। जो सुन तो साकुया समझ गया कि वो कुछ तो छिपा रहे हैं। इसके बाद उसके कहने पे लिली कैमरा प्ले करती है जहाँ हमें रिकॉर्डिंग में दिखाया गया कि दोनों माँ बेटे बहस कर रहे थे। बेटा अपने फैमिली के काले धंधों के बारे में जान गया था कि वो लोग ब्राउन शुगर के कुकी बना रहे हैं इसीलिए वो सभी चीजें पुलिस में बताना चाहता था लेकिन उसकी मॉम बोल रही थी कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें पालने के लिए ये सब किया। ये रिकॉर्डिंग देख तो सभी हैरान हो गए और अब उनका छोटा बेटा पूछने लगा कि ये क्या है। अब उसके फादर भी उसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। तभी लिलू द कैट भागते हुए जाके उनके पास से क्लाउन के पुतले के ऊपर उतर उसे फाड़ देती है। जो देख यू कैट के पास जाने लगी। जो देख तो वातोनिया फैमिली के दोनों सीनियर परेशान हो गए और यू को उस क्लाउन के पास जाने से रोकने लगे और तब यू को दिखता है कि उस पुतले में तो भर के ग्रीन कॉटन रखे थे। जो देख वातोनिया फैमिली कहते हैं कि उनका सब खत्म हो गया और निराश हो गए। मिस्टर सोजोरोगी बोलते हैं तो तुम्हारी कंपनी इलीगली ड्रग्स को ग्रो कर रही थी और ये शिप और ये पूरा सर्कस तुम लोगों ने सेट किया था ताकि तुम लोग ड्रग्स को स्मगल कर सको और जब ये बात नेजिहिको को पता चला तो तुमने उन्हें मार दिया और एक सुसाइड जैसा दिखाया। तो उसकी मॉम कहने लगी कि उनका बेटा कभी उनकी बात नहीं मानता था और वो उनकी बात मान लेता तो उन्हें ये कभी नहीं करना पड़ता और फिर रोने लगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लिली और साकुया को देखते हैं जो कि नेजिहिको के एम वाले क्लू के बारे में बात कर रहे थे कि W4 वातानोया या फिर M4 मदर। अब उनका दोनों की सोल्व हो गया
गया था, इसीलिए वो लोग खुश थे। साकुया लिली को दिखाता है कि माकोतो का एक कैट चैनल है जो वो अपनी बीवी से छुपाया है क्योंकि उसे कैट्स बहुत ही पसंद है। जो देख तो लिली बहुत ही खुश होकर वाव कहती है। तभी वहाँ यू भी आ गए जो कि उसे थैंक्स बोलती है और उसे हमेशा की तरह मास्टर बोलती है। लिली उसे थैंक्स करती है और माफी भी मांगती है कि उसे उनके केस में ज्वाइन होना पड़ा था। और वो साकुया से जेलस मन से पूछती है ये तुम्हें मास्टर क्यों बोल रही है, जिस पे साकुया हिचकिचाते हुए कहता है कि ये लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। जिसके बाद साकुया के थैंक्स करने पे उसके केस में मदद करने में यू थोड़ा हैरान होती है और फिर वो भी खुश हो जाती है उससे मास्टर बोलते हुए। जो सुनते हो अब लिली गुस्से में साकुया से पूछती है आखिर तुम्हें एक लड़की से मास्टर सुन के कौन सी तुम्हारी ठड़कपन के मन को सुकून मिलता है। जो देख तो साकुया पूरा डर गया था। तभी यू हंसते हुए बोलती है कि मास्टर आप और मैं तो एक अमेजिंग डिटेक्टिव है। जिस पे साकुया बोलता है कि हम इस बार लकी रहे लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। तभी वो लोग साइड मुड़ के देखते हैं जहाँ एक एरोप्लेन बड़े तेजी में उनकी शिप की ओर बढ़े जा रहा था और ये वही एरोप्लेन थे जिसमें साकुया के फादर इन्वेस्टिगेशन करने गए थे। जो देख तो साकुया बहुत परेशान हो गया और तभी वो एरोप्लेन सीधा आके शिप के टॉप फ्लोर पे टकरा गई और अब धमाके के बाद हर जगह आगे आग लग गई थी और पूरे शिप पे एक भयंकर सी आग बढ़ने लगी। जो देख तो साकुया अपने फादर के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया और वो भागते हुए सीधा आग के अंदर जाने लगा। जो देख लिली को उसके लिए बहुत चिंता होने लगी और वो उसे रुकने को कहती है, लेकिन साकुया बिना रुके सीधा अंदर जाने लगा। वो भागते हुए एक जगह टकरा गया जिससे उसका फोन नीचे गिर गया और तभी फोन में उसके फादर का मैसेज आया जिसमें लिखा था कि अब सब तुम पे है। जो देख साकुया सोचने लगा कि क्या उसके फादर जिंदा भी है, क्या वो भी उसकी तरह इमॉर्टल है या नहीं। और अब साकुया पूरा उलझ गया था। तभी एक ब्लैक शैडो साकुया से कहने लगी कि तुम्हारे ब्रेन का कलर क्या है, वो ब्लू, ग्रीन या रेड है, कोई भी आंसर नहीं होगा तुम्हारे पास। लेकिन साकुया बोलने लगा कि उसने उसके ब्रेन को देखा है जब एक बार उसका सर कट के अलग हो गया था। वो शैडो बोलती है कि तुम्हारा ब्रेन का कलर भी ग्रे ही होगा, बिल्कुल तुम्हारे फादर के जैसे। जो सुन तो साकुया हिम्मत करते हुए गुस्से में उस शैडो पे हमला करता है, लेकिन वो आर पार हो गया। जो देख वो शैडो पीछे मुड़ उसकी और हंसते हुए गायब हो गया। अब साकुया गॉड पे नाराज होने लगा कि उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया, क्या वो उसकी बॉडी जैसे उसकी किस्मत लिखते हुए भी आलस कर रहे थे। मैं इसके लिए कभी भी इनफ वसीयत नहीं लिख पाऊंगा। वो बहुत ही नाराज था और पूरी क्रूज के टॉप पे भयानक आग लगी हुई थी। जिसके बाद हम लिली को देखते हैं जो उन आग में गए हुए साकुया के लिए बहुत ही परेशान थी और इसी सैड एंडिंग के साथ ये एपिसोड खत्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा। किल्ड अगेन मिस्टर डिटेक्टिव के एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम साकुया और लिली को देखते हैं जो दोनों सच धज के एक सिटी में आए थे यू की मूवी को देखने के लिए। लिली साकुया के पास आते हुए उसका टाई सही करती है। जो देख तो साकुया अंदर ही अंदर शर्माने लगा, लेकिन तभी लिली को उसका लगाया हुआ परफ्यूम जोर से महकता है। जिस पे साकुया बताता है कि यू ने बड़े प्यार से उसे एक परफ्यूम गिफ्ट दिया था, इसीलिए वो ये परफ्यूम लगा के आया है और माफी मांगता है क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि उसे कितना अमाउंट में परफ्यूम छिड़कना चाहिए था। तो लिली बड़ी प्यार से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जो परफ्यूम सूट होगा वो ढूंढ दूंगी। जिस पे साकुया स्माइल करते हुए तुरंत राजी हो गया। जिसके बाद वो दोनों थिएटर में गए जहाँ यू का मूवी लगने वाला है। थिएटर में बहुत से लोग आए थे। तभी वहाँ मिस्टर सोज़ुरोगी साकुया के पास आते हैं जिन्हें यू ने इन्विटेशन दिया था। मिस्टर सोज़ुरोगी बोलते हैं तुम उस केस में मत घुसना क्योंकि उस केस के पीछे बड़े क्रिमिनल का हाथ है जिन्होंने तुम्हारे डैड तक को मार दिया। जिस पे साकुया बोलता है मुझे पता है लेकिन मेरे फादर अभी मरे नहीं है और मैं ये भी जानता हूँ कि उस केस के पीछे शायद द 7 ओल्ड मैन का काम हो सकता है। जो सुन मिस्टर सोज़ुरोगी हैरान उसे कहते हैं तुम ये सब में मत पढ़ना। द 7 ओल्ड मैन को साकुया के फादर ने अरेस्ट करवाया था जो लोग अभी सबसे खतरनाक जेल में होने चाहिए थे, लेकिन उनमें से 5 लोग भाग गए और शायद वही लोग साकुया के फादर से बदला लेना चाहते हैं। साकुया ठान लेता है कि एक डिटेक्टिव होने के नाते वो पता करके ही रहेगा कि उस दिन क्या हुआ था। मिस्टर सोज़ुरोगी उससे कहते हैं तुम कोई बेवकूफी भरा काम मत करना और तुम्हें देख लगता है कि तुम उस केस से बाहर आ चुके हो, और फिर वहाँ से चले गए। तभी मॉल में डायरेक्टर तोरीहो इची साकुया के बगल से गुजरते हैं जिनका नाम लिली आके साकुया को बताती है। साकुया उसकी ओर देख हैरान हो जाता है क्योंकि वो तो खाने पीने के साथ आई थी। जिसे साकुया बोलता है तुम तो मूवी देखने के लिए पूरा रेडी हो गई। जो सुन वो ब्लश करते हुए हिचकिचाने लगी। जिसके बाद हम साकुया को थिएटर में यू के बगल में बैठे देखते हैं। यू माफी मांगते हैं कि वो लिली के लिए उनके बगल में सीट नहीं ले पाई। लिली उनसे थोड़ा आगे अकेले बैठी थी। जिसपे साकुया बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन लिली ने गुस्से में साकुया का पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक साथ ले गई थी। यू बताती है कि जिसपे साकुया बैठा है वो स्पेशल सीट है जो कि डायरेक्टर के लिए थी, लेकिन डायरेक्टर हमेशा मूवी के टाइम अपना कॉर्नर सीट पकड़ के बैठ जाते हैं। मूवी स्टार्ट होने से पहले सभी मूवी के क्रिएटर्स जाके स्पीच देते हैं और उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर यू साकुया से बोलती है कि मैं आशा करूंगी कि आप मुझे ऐसे ही गाइड करते रहेंगे मास्टर। जिसपे साकुया कहता है हाँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हें डेंजरस काम नहीं करने दूंगा। जो सुन यू हैरान होते हुए पूछती है मतलब अगर मैं खतरे में रही तो आप फिर मुझे बचाएंगे। जिसपे साकुया एग्री करता है तो यू बोलती है आप तो अच्छी तरह से लड़कियों को जाल में फंसा के उनके सीक्रेट्स निकाल लेते हो। जो सुन तो साकुया हैरान हो गया कि उसने ये कब कर दिया। फिर वो बोलता है कि यू अब मैं तुम्हें थोड़ा समझने लगा हूँ, तुम्हारे पास क्यूट फेस है लेकिन तुम पे पंजे भी है। तो यू उसका टांग खींचने के लिए कहती है कि क्या मैं आपको सीक्रेट स्क्रैचिंग दूं। जो सुन तो साकुया ब्लश करने लगा और फिर वो यू का वो चार्म गिविंग सिंबल बनाता है। जो देखते यू हैरान होते हुए हंसने लगी। फिर मूवी स्टार्ट होती है जिसमें यू जुरा नाम की डिटेक्टिव
बनी थी। मूवी थोड़ी देर चलती है, तभी अचानक से थिएटर की लाइट चली जाती है। तो थिएटर की होस्ट तुरंत अनाउंसमेंट करती है। तभी एक अजनबी साकुया के कान में खुशफुसाने के बाद एक रुमाल निकालते हुए सीधा साकुया के नाक के पास लाके जोर से दबाने लगा और वो बेहोश हो गया। उसकी आंख खुलती है और वो लिली के लैब पे सोया था। लिली उसे बताती है कि आप फिर से मारे गए थे। साकुया के पूछने पे यू बताती है कि आप बहुत देर से सो रहे थे। फिर वो बताती है कि लिली आपके सर को बड़े प्यार से सहला रही थी, प्यार भरे एक्सप्रेशन के साथ। जो सुनते ही लिली ब्लश करते हुए बोलने लगी, मैंने ऐसा नहीं किया। और साकुया से बोलती है, मैंने ऐसा नहीं किया, समझे। फिर वो उसे बताती है कि साकुया पे पॉइजन नीडल लगाया गया था और जब से साकुया बेहोश हुआ था तब से थिएटर का दरवाजा एक भी बार नहीं खुला है, यानी कि किलर अभी भी अंदर ही है। लिली नाराज होते हुए बोलती है कि जब मैं तुमसे नजरें हटाती हूँ तुम मारे जाते हो। तो साकुया उससे माफी मांग रिक्वेस्ट करता है कि पूरी मूवी लिली उसके पास बैठ के मूवी देखे। जो सुनते वो शर्मा गई। साकुया यू को देखता है जो मूवी की स्टार होने के बावजूद सो गई थी। अब यू का मूवी उसके लास्ट वाले चार्मिंग पोज के साथ खत्म होता है। साकुया और लिली उस किलर के पास जाते हैं। वो किलर के पूछने पे साकुया बताता है, मैं वही हूँ जिसे तुमने अभी मारने की कोशिश की थी, और अपना जैकेट उसके पास फेंक बताता है कि इसमें भी वही परफ्यूम लगी है जो डायरेक्टर यूज करते हैं, और बताता है कि वो एक डिटेक्टिव है। जो सुन तो किलर डर गया। साकुया का सूट, परफ्यूम और सीट सेम होने की वजह से नात्सुमे डायरेक्टर समझ के उससे मार दिया। नात्सुमे पूछता है, तुम बच कैसे गए, क्या तुम इमॉर्टल हो। फिर वो खुद पे नाराज होने लगा कि उसका एक चांस भी मिस हो गया। और फिर हमें दिखाया गया कि नात्सुमे ने साकुया को कैसे मारा था और खान में बोला था कि ये तुम्हारी गलती है फेरिस व्हील को ना हटाने की। साकुया नात्सुमे से बोलता है कि अगर तुम्हारा मोटिव सही रहा तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। फिर उसके पूछने पे नात्सुमे बताता है कि वो मूवी को कैंसिल कराना चाहता था, जिसपे साकुया बताने लगा कि तुम फेरिस व्हील के उस सीन को कट या एडिट करवाना चाहते थे जिसमें फिल्म करते टाइम तुम और एक लड़की आ गए थे। साकुया हैरान हो जाता है जब नात्सुमे उस लड़की का नाम यूका बताता है, क्योंकि यूका एक फेमस यंग एक्ट्रेस है। साकुया समझ जाता है कि नात्सुमे नहीं चाहता था कि उसका यूका के साथ डेट का सीन सामने आए, और इसीलिए वो डायरेक्टर को वो सीन हटाने बोलता रहा, लेकिन डायरेक्टर ने कहा कि वो फेरिस व्हील का सीन इम्पोर्टेंट है। नात्सुमे नहीं चाहता था कि उसकी वजह से यूका का करियर डूब जाए, और वो बस अपने प्यार को प्रोटेक्ट करने के लिए मूवी को नहीं आने देना चाहता था। ये सब सुन लिली नाराज होते हुए साकुया को पुकारती है, तो साकुया उसकी परेशानी को हटाने के लिए बोलने लगा कि मूवी के प्रमोशन के टाइम कुछ तो गड़बड़ हुई थी, और अगर वो गड़बड़ साकुया डायरेक्टर को बता दे तो वो लोग साकुया का एहसान मानते हुए यूका कुछ टारगेट्स बना सकते हैं। जो सुन तो वो दोनों खुश हो गए, क्योंकि इसका मतलब होगा कि वो सीन ऐसा लगेगा जैसे यूका को जानबूझ के रोल करवाया गया है। नात्सुमे खुश होकर वहाँ से उनसे अलविदा ले चले गया, जिसके जाने के बाद साकुया लिली से कहने लगा कि हम दोनों तो बिल्कुल एक स्टार डुओ डिटेक्टिव बन सकते हैं, लेकिन लिली कोई एक्सप्रेशन ना देते हुए उसे शांत करा देती है। तभी थिएटर में यू की स्पीच आने वाली थी, तो दोनों अंदर जाने लगे, लेकिन जाने से पहले साकुया लिली को टॉन्ट मारते हुए बोलता है कि उसे पॉपकॉर्न स्टोर में जाना है क्योंकि किसी ने उसका पॉपकॉर्न ले लिया था। जो सुन तो लिली मुंह फुला लेती है। साकुया पॉपकॉर्न स्टोर पे गया जहाँ एक लड़की पहले से ही पॉपकॉर्न ले रही थी। वो लड़की जैसे ही पीछे मुड़ती है साकुया को अचानक से देख गिर जाती है और अपना नाम चार बुलाते हुए बोलती है कि मैं अचानक से पीछे किसी के भी आने से डर जाती हूँ। जो सुन तो साकुया हैरान हो गया और फिर उसे उठाते हुए बोलता है कि तुम्हें डराने के लिए मैं तुम्हें पॉपकॉर्न खरीद के देता हूँ। वो पॉपकॉर्न वाले से एक सॉल्ट और एक कैरामल पॉपकॉर्न मांगता है। तभी वो शॉक हो गया क्योंकि उसके पॉकेट में तो बस 2 चवन्नी बचे हुए थे, क्योंकि इस महीने उसकी कमाई अच्छी नहीं हुई थी, इसीलिए वो बस सॉल्ट पॉपकॉर्न खरीद के उस लड़की को दे देता है। वो लड़की भी खुश हो जाती है और फिर आगे साकुया के लिए कैरामल पॉपकॉर्न खरीदने के लिए सीधा अपना ब्लैक कार्ड निकाल देती है, जिसके बाद दोनों एक जगह बैठ के खाने लगे। चार साकुया से पूछती है क्या तुम्हारा वाला अच्छा है, जिसपे एग्री कर वो कहता है क्या तुम ट्राई करना चाहोगी, जिसपे वो बोलती है अभी नहीं साकुया उत्सुकी। जो सुन तो साकुया शॉक होगा कि इसे उसका नाम कैसे पता, तो वो चार का पूरा नाम पूछता है और जैसे ही चार अपना पूरा नाम बताती है साकुया बोलता है ये नाम तो 7 ओल्ड मैन में से एक है, जिसपे वो बताती है कि हाँ वो उन्हीं में से एक है, लेकिन उसे 7 ओल्ड मैन नाम नहीं पसंद, जबकि वो अब उनके लिए काम नहीं करती। ये वही लड़की है जो कि इतने सारे बेगुनाह और साकुया के फादर की मौत का कारण थी। तभी बाहर पुलिस की सायरन बजने लगी। वो बताती है कि वो वेपन बेचने जा रही है वेपन कंपनी को, जो कि उसका साइड बिजनेस है, और फिर साकुया से बोलती है कि हम बाद में फिर मिलेंगे, और वहाँ से जाने लगी, जिसे साकुया बस हैरान हो देखता रह गया। वो पूरा डर गया था और कांप रहा था। वो बस चार के सामने अपना डर दिखाना नहीं चाहता था, और फिर वो भी उसके पीछे निकल गया। बाहर बहुत से पुलिस थे और ऊपर पुलिस के हेलीकॉप्टर्स भी उड़ रहे थे। बहुत से पुलिस गेट के सामने चार को घेर लिए थे, लेकिन तभी चार के साथी जो वहाँ पे एक लंबी गाड़ी के साथ आई थी चार के लिए एक कारपेट बिछा देती है। तभी चार के पीछे से अचानक से साकुया आ गया, जिससे डरने के बाद वो चिल्लाती है कि मैंने कहा था ना कि पीछे से चौंकाना मत। साकुया पूछता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा प्लान क्या है, तुम कैसे इतनी पुलिस से बच के जाओगी, जिसपे वो बोलती है क्या तुम्हें नहीं पता कि चार कैसे काम करती है, मैंने यहाँ से लेके प्राइवेट एयरपोर्ट के जा रहे रोड को खरीद लिया, और क्योंकि वो मेरा रोड है तो मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ और कोई मेरे बीच में नहीं आएगा। जो सुन तो वो हैरान हो गया और चार सीधा जाके कार में बैठते हुए विंडो नीचे करके साकुया को पास बुलाती है। साकुया के आने के बाद वो उस पर अपना परफ्यूम स्प्रे करते हुए बोलती है तुम्हारा वाला घटिया है और हाँ एम्प्रेस से बच के रहना। एम्प्रेस सुन साकुया हैरान हो गया, जिसपे चार बताती है क्या तुमने अभी तक नोटिस नहीं किया, वो हमेशा की तरह टाइम लगा रही है जो उसे नहीं पसंद। और तभी साकुया को बाय बाय बोलने के बाद चुटकी बजाती है और तब साकुया
देखता है कि ऊपर एक हेलीकॉप्टर प्रकट होते हुए सीधा उन पे फायर करने लगा। जो बुलेट सीधा पुलिस के कार्स को जाके लगने लगी, जो देखते ही पुलिस भी डर के अपना जान बचाने के लिए भागने लगे और धीरे धीरे करते हुए उस हेलीकॉप्टर ने सभी जगह तहस नहस कर दी और सारी पुलिस की गाड़ियों को साइड से हटा दिया छल्ली करते हुए। जो सब साकुया हैरानी से बस देखते रह गया। हम देखते हैं अब पूरा रोड शांत हो गया था। चार हंसते हुए बोलते हैं कि मैं मुक्कों से नहीं पैसों से लड़ती हूँ, सॉरी क्योंकि मैं इतना रीच हूँ, और साकुया को बाय करने के बाद खाली रोड से निकल गई। साकुया ये मंजर देख पूरा सुन हो गया था। तब लिली और मिस्टर सोजुरोगी भागते हुए आके साकुया से पूछते हैं यहाँ क्या हुआ, जिसपे साकुया बताता है कि यंग लेडी दूसरा कलर की रॉकेट खरीदने गई है। जिसपे मिस्टर सोजुरोगी बोलते हैं तुम ये क्या बोल रहे हो, और हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करते हैं। लिली साकुया को देखती है जो पूरा डरा हुआ और सहमा हुआ लग रहा था। और इसी थ्रिलर एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गैस ये एपिसोड में कुछ दिल दहका देने वाले सीन से, और अगर आप कमजोर दिल के हैं तो ये वीडियो मत ही देखना। फिर लगन मिस्टर डिटेक्टिव एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हमें एक सिटी दिखाई जाती है जहाँ बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। फिर हम एक होटल को देखते हैं जिसमें हमारा हीरो साकुया गोला भटकर नॉर्थ दिशा को ढूंढ रहा था। तभी पीछे से लिली कहती है कि नॉर्थ तो वेस्ट के ही बगल में होता है। साकुया जैसे ही पीछे मुड़ता है वो चौंक जाता है क्योंकि पीछे लिली नहा के आई अपने बाल पोंछ रही थी। साकुया तो उसकी बॉडी की ओर बस घूरे जा रहा था, वो उसके सारे सिडक्टिव पार्ट्स को देख ललचा रहा था। लिली पूछती है कि तुम तकिए को घुमा के उससे नॉर्थ दिशा ढूंढ रहे हो, क्या तुम ये सब अंधविश्वास में बिलीव करते हो। लिली जैसे ही अपना बाल झटकती है साकुया उधर टर्न होकर उसे घूरने लगा। वो उससे बोलता है तुम्हारा थाई तो बहुत ही सॉफ्ट है ना। जो सुन तो लिली का एक्सप्रेशन चुटकी में बदल गया। वो पूछते है ये बात कहाँ से आ गया। तो साकुया कहता है तुम्हें जब मैं रिवाइव होता हूँ तो मुझे आराम देने के लिए मेरा सर अपने लैप पे रखती हो, मैं तो कितना सौभाग्यशाली हूँ, ऐसा हंसते हुए बोलता है। जो सुन तो लिली उसे घृणा वाली नजरों से देखने लगी। साकुया कहता है कि मैं बहुत एम्बैरेस हूँ ये तेज बोलने के लिए। तो लिली कहती है आज से ज्यादा तुम पे मुझे इतना घृणा कभी नहीं हुई। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में दोनों जन पूरे होटल में घूमने लगे। उस होटल में बहुत से पुरानी और ओल्ड कल्चर की चीजें रखी हुई थी जिसे दोनों मिलकर धीरे धीरे करके हर चीजें देख रहे थे। और एक स्वर्ड सेक्शन में रखे जंगल के स्वर्ड्स को देख तो दोनों चौंक गए। लिली कहती है हमें अच्छा हुआ आज ये जगह मिल गई ठहरने के लिए। जिसपे साकुया कहता है कि हाँ हम कल यहाँ से निकल जाएंगे। और हमें उस रिसेप्शनिस्ट जो कि एक स्टूडेंट जैसी दिख रही है और उसका नाम इरिया युताकी है, हम उसका शुक्रगुजार है। मैं उससे केस के दौरान मिला था, वो ओनर की कोई तो रिलेटिव है। तभी यू उसे मास्टर बुलाते हुए वहाँ एक्साइटेड होकर भाग के आने लगी और बोलती है हम बहुत समय से नहीं मिले, मुझे लगा ही था ये आप हो। उसे यहाँ देख तो साकुया हैरान हो गया। तो यू से बताती है कि वो यहाँ पे अपने हुजूरा टीनेज गर्ल डिटेक्टिव 2 के फिल्म की शूटिंग के लिए आई है। जो सुन तो साकुया उसे कांग्रेचुलेट करता है। यू उससे पूछती है आप यहाँ क्या कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं आप मुझे चीयर करने आए हो। जिस पर साकुया उसे बताता है कि नहीं ये बस एक कोइंसिडेंस था, दरअसल हमारे घर का रूफ लीक कर रहा था इसीलिए आज रात हम यहाँ ठहर रहे हैं। जो सुन यू हैरान और परेशान होते हुए उससे कहती है मास्टर जब भी मैं आपसे मिलती हूँ कुछ तो भयानक हो जाता है आपके साथ, लास्ट टाइम तो स्क्रीनिंग कैंसिल हो गई थी उस कार एक्सीडेंट की वजह से। जो सुन साकुया को उस रात का सीन याद आता है जब चार ने पूरा धमाका कर दिया था। तभी वहाँ उन्हें देख मिस्टर सोजुरोगी भी चौंक जाते हैं। जो सर पे हाथ रखते हुए उनकी ओर आते हुए कहते हैं मेरा लक ही ऐसा है कि मैं तुमसे जुदा ही नहीं हो पाता हूँ। उन्हें देखते ही लिली पूछती है क्या कोई क्राइम हुआ है। जो सुन तो मिस्टर सोजुरोगी हैरान हो गए और फिर सीरियस होते हुए उन्हें बताते हैं कि डायरेक्टर तोरियो को ये लेटर मिला है जिसमें कि वर्ड्स में कोई संदेश है, लेकिन डायरेक्टर को ये धमकी वाला लेटर लग रहा है। सभी लोग लेटर्स देखने लगे जिसमें एक लेटर फिल्म को रुकवाने के लिए लिखी गई थी। तभी एक सीनियर आते हुए गुस्से में बोलते हैं कि अगर तुम्हें डॉग्स हेड बेल बॉय का नाम लेना है तो मन में लो लेकिन होटल में मत लेना। साकुया सबको बताता है कि ये मिस्टर चौ है होटल के ओनर। मिस्टर चौ के सीरियस एक्सप्रेशन को देख साकुया तो डर जाता है। मिस्टर चौ गुस्से में जाते हुए बोलते हैं कि मेरी ये शर्त मानो वरना तुम फिल्म शूटिंग होटल में नहीं कर सकते। जिनके जाने के बाद एक दूसरा बंदा भाग के आके मिस्टर सोजुरोगी से कहता है हम शूटिंग नहीं बंद कर सकते चाहे कुछ भी हो जाए। साकुया का चेहरा देखते ही वो बंदा मुंह बनाते हुए बोलता है तुम फिल्म मिल गए। जिसे हाई करते हुए साकुया कहता है आप पिछली बार भी थे। वो बंदा साकुया पे चिल्लाते हुए बोलता है कि फिल्मिंग के बीच में मत आना। जिसपे साकुया कहता है हाँ मैं नहीं आऊंगा और मिस्टर सोजुरोगी के बीच में भी नहीं आऊंगा। तो मिस्टर सोजुरोगी उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं कि फिल्म में एक दूसरे स्टार के लिए कोई जगह नहीं है। जिसपे साकुया हंस पड़ा। तभी लिली उसका शर्ट खींच उससे पूछी आप इतनी आसानी से पीछे कैसे हट सकते हो, ये हमारे लिए एक जॉब का एक चांस हो सकता है। तो साकुया डरते हुए कहता है कि एक धमकी भरा लेटर है जिसमें लोगों को खाने की बात हुई है। लिली ये सुन बोलती है अगर आप ऐसे ही डरते रहे तो आप कभी भी एक डिटेक्टिव एजेंसी नहीं चला पाएंगे। तब यू जोर से चिल्लाती है कि मैं मास्टर को हायर करूंगी। जो सुन तो सब हैरान हो गए। तो यू कहती है मुझे चिंता हो रही है, मैं नहीं चाहती कि मेरा मूवी कैंसिल हो। जो सुन ना चाहते हुए भी वो बंदा मान गया कि जितने ज्यादा लोग उतने सही। जो सुन यू खुश होकर साकुया से कहती है मास्टर मैंने आपके लिए काम ढूंढ दिया। लेकिन साकुया तो खुश नहीं था पर फिर भी वो मान जाता है। जो सुन लिली के चेहरों पर भी मुस्कान आ गई। यू कहती है मैं भी आपकी मदद करूंगी क्योंकि मैं आपकी स्टूडेंट जो हूँ। जो सुन तो साकुया और हैरान हो गया। जिसके बाद मूवी की शूटिंग होने लगी। यू अपने कैरेक्टर को ब्रेक करके बड़े अच्छे से एक्टिंग कर रही थी। उसकी इतनी अच्छी एक्टिंग देख तो साकुया और लिली हैरान हो गए क्योंकि यू अपना रियल कैरेक्टर ब्रेक करके एक इंटेंस एक्टिंग कर रही थी। लिली तो इतना हैरान हो गई थी कि वो खो ही गई। तो साकुया उसका नाम बुला के उसे होश में लाता है। होश में आते ही लिली
लिली कहती है कि कोई भी गड़बड़ अभी तक नोटिस नहीं हुआ है। तभी दोनों का ध्यान एक दूर खड़े दूसरे बंदे पे जाता है जो कि एक कैमरा लेके वीडियो बना रहा था। साकुया उसके पास आते हुए पूछता है क्या तुम भी मूवी की शूटिंग का एक हिस्सा हो, जिसपे वो बंदा मना करते हुए बताता है कि वो तो बस एक्सपीरियंस गेन करने के लिए रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि उसे एक बड़ा डायरेक्टर बनना है और वो बस एक स्टंटमैन है। लेकिन वो जोश के साथ बताता है कि मैं शिरासागी शो एक दिन बड़ा डायरेक्टर बनूंगा, जिसपे साकुया खुश होते हुए कहता है तुम सिर्फ एक स्टंटमैन हो लेकिन तुम्हारा नाम एक सुपरस्टार जैसा है। जिसपे वो बंदा हंसते हुए कहता है मैं उतना कूल नहीं हूँ जैसा मेरा नाम है। फिर वो पूछता है क्या तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए, जो सुनते साकुया हैरान होकर पूछता है तुमसे, तो शो कहता है कि हाँ मेरे से, क्योंकि मैं अपना यूनिक लुकिंग सिग्नेचर को परफेक्ट करना चाहता हूँ। तभी लिली साकुया से कहते हैं कि आप भी अपना सिग्नेचर प्रैक्टिस करते थे कि जब तुम फेमस डिटेक्टिव बन जाओ तब यूज करने के लिए। जो सुनते साकुया उससे कहता है कि ये एक सीक्रेट था। डिटेक्टिव सुन शो हैरान हो गया। साकुया उसे बताता है कि मैं एक प्राइवेट एजेंसी का डिटेक्टिव हूँ अपना नाम बता के। तो शो एक्साइटेड होकर पूछता है क्या यहाँ कोई क्राइम हुआ है, जिसपे मना करते हुए साकुया बताता है कि मैं बस सिक्योरिटी कर रहा हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। तब एक पर्पल बालों वाला बंदा आते हुए शो से बोलता है कि तुम्हें अजनबियों से बात करने के बजाय काम पे ध्यान देना चाहिए। अगर तुम फिल्मिंग का पार्ट नहीं हो तो जाके कम से कम कोई बाकी का काम तो करो, क्योंकि तुम में सिर्फ और सिर्फ स्टेमिना है जिसका तुम यूज कर सकते हो। जिसके लिए शो से सर कहते हुए मान गया। तभी पर्पल बालों वाले की नजर साकुया पे जाती है तो वो उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और अपना कार्ड देते हुए बताता है कि वो यू का मैनेजर नाकुजी जिंजो है। तो हैरानी से कार्ड लेते हुए साकुया अपना नाम बता के बताता है कि मैं डिटेक्टिव हूँ। जो सुनते नाकुजी उस पर भड़कते हुए बोलते हैं तो वो तुम ही हो जिसे कि यू ने रैंडमली हायर कर लिया। तभी वो रुकते हुए लिली की ओर देखते हैं और तुरंत उसके पास जाते हुए उसकी बॉडी और रंग रूम को देखते हुए उसकी तारीफ करने लगे और बोलते हैं कि अगर तुम थोड़ी नरम मिजाज की हो जाओ तो तुम फेमस बन सकती हो। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें एक स्टार बना दूंगा। और फिर बाय करते हुए वहाँ से शो के साथ चले गए। जिनके जाने के बाद साकुया खुश होते हुए कहता है तुम तो एक एक्ट्रेस बन सकती हो, क्या तुम इंटरेस्टेड हो। तो लिली तुरंत मना करती है कि बिल्कुल भी नहीं। जो सुन साकुया हैरान होते हुए कहता है लेकिन ऑफिस में तो तुम हर समय मूवीज और टीवी शोज ही देखती हो। लिली फिर से सीरियस लुक के साथ कहती है कोई भी इंटरेस्ट नहीं। फिर हम होटल के बाहर देखते हैं जहाँ अभी भी जोर से बारिश हो रही थी। अंदर साकुया बहुत ही हैरान हो जाता है जब यू से बताने लगे कि बहुत बाढ़ की वजह से हम कार नहीं मंगा सकते और घर नहीं जा सकते और हमें आज यहाँ रुकना होगा। वैसे भी हम एक शूटिंग के लिए यहाँ रुकना ही था। जो सुन साकुया जोर से चीखता है मुझे पहले ही पता था ऐसा होने वाला है और हम इधर फंस के रह गए। एक धमकी वाला लेटर और बाहर जाने का रास्ता बंद, इसका साफ मतलब है कुछ तो भयानक होने वाला है। जो सुनते यू एक्साइटेड हो गए क्योंकि उसे तो ऐसे मिस्ट्रीज केसेस पसंद है। वो पूछती है क्या हम अब क्रिमिनल केस को इन्वेस्टिगेट करने चलेंगे, मैं भी आपकी मदद करूंगी। तो साकुया कहता है अभी तो कोई क्राइम नहीं हुआ है और तुम भी थक गई होगी इसीलिए जाओ आराम करो। जो सुनते यू नाराज हो गई और फिर वो एक गेम खेलने की बात करती है जिसके बाद वो लिली से रोमांस की बातें करेगी। जो सुनते लिली एम्बैरेस होकर हिचकिचाने लगी तो यू उसका शर्ट खींचते हुए उससे रिक्वेस्ट करने लगी। लिली ब्लश करते हुए कहती है मेरा स्कर्ट खींचना बंद करो। जिसके बाद सीन कट होता है। साकुया उताकी के पास जाके उससे हिचकिचाते हुए पूछता है क्या तुम मुझे आज के गेस्ट का लिस्ट दिखा सकती हो। जो सुनते उताकी हैरान होते हुए तुरंत मना कर देती है। तो साकुया फिर कहता है कि मेरे रूम के विंडो में से पानी चू रहा है, कहीं वहाँ कोई लीक्स तो नहीं। जिसपे उताकी कहती है ऐसा नहीं हो सकता, पहले किसी भी कस्टमर ने तो ऐसा नहीं कहा। वो जा रही थी तभी साकुया उससे पूछता है वो क्या है। वो तो चाइनीज में लिखा हुआ लग रहा है। तो उताकी पढ़ने लगी कि गद्दारों को ड्रैगन के मुंह में फेंक दो, कोई दखल दे तो उसे फिनिक्स के आग से जला दो, लालचियों को जमीन में गाड़ दो और बुरे लोगों को टाइगर के पंजों के शिकार बना दो। ग्रैंडपा बताते हैं कि ये कारण लॉ है, अगर कोई भी सिंडिकेट को धोखा दिया तो उसके साथ ये हश्न होगा। सिंडिकेट सुन साकुया पूछता है कि कहीं ये वो मेनलैंड के क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के जैसा तो नहीं। जिसपे उताकी कहती है कि उसके हिसाब से शायद होटल के कनेक्शन जरूर उन लोगों के साथ था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं साकुया के विंडो से अभी भी पानी चूहे जा रहा था। साकुया लिली से कहता है तुम यू के साथ रहना वरना वो बोलेगी कि एक स्टूडेंट होने के नाते उसकी ड्यूटी है और वो मेरे पीछे आने लगेगी। लिली बोलती है तुम हमेशा बोलते हो कि तुम मरने से डरते हो लेकिन ऐसे सिचुएशंस में हमेशा हिम्मत वाले बन जाते हो, क्या आप श्योर हो कि आप ठीक हो। तो साकुया कहता है मैं ठीक हूँ, थोड़ी ना मैं हर बार अजनबियों से मारा जाऊंगा। फिर हम उसकी डर भरी चीखें सुनते हैं। जो आसपास के लगे हुए एनिमल्स के नकली फेसेस को देख ही डर रहा था क्योंकि वो अकेले ही इन्वेस्टिगेशन के लिए निकला है। तभी उसे सामने एक बंदा दिखता है और तभी ही ठंडर बरसी है जिससे तो वो और भी ज्यादा डरते हुए चीख देता है। वो बंदा उसे देखते हुए साकुया को हेलो करता है और कहता है कि आज की रात तो बहुत ही भयानक है। साकुया पूछता है तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। तो वो बंदा बताता है कि मैं रीडिंग कर रहा था रात के चांद की रोशनी में। जो सुनते साकुया हैरानी से उसे घूरने लगा। तो वो बंदा कहता है तुम्हारा चेहरा बता रहा है मूनलाइट, वो भी इस मौसम में, कैसे। बाहर कितनी भी बारिश या काले बादल हो लेकिन उन बादलों के ऊपर तो मून हमेशा शाइन करते रहता है। जो सुन साकुया राहत की सांस लेता है और फिर साकुया के पूछने पे वो बंदा बताता है कि वो थ्री लिटिल पिग्स की कहानी पढ़ रहा था। फिर उसके पूछने पे साकुया बताने लगा कि मैं बस घूम रहा हूँ, दरअसल मैं कुछ ढूंढ रहा था। वो हाँ मैं एक डिटेक्टिव भी हूँ। जो सुन तो वो बंदा अमेज होते हुए कहता है तब तो मैं तुम्हारे साथ और बात करना चाहूंगा। फिर वो बताता है कि वो एक मांगा होता है पर लोग उसके बुक्स नहीं खरीदे। मांगा
होता सुन साकुया बहुत ही एक्साइटेड हो गया। फिर साकुया के पूछने पे वो बंदा अपना नाम कानाशिनो क्यों बताता है, तो फिर साकुया भी उससे अपना नाम बता देता है और मजाक में पूछता है क्या आपके पब्लिशर ने आपको यहाँ बंद कर दिया था कि आप डेडलाइन से पहले लिख सको, जिसपे हंसते हुए क्यों बताते हैं कि इस होटल में अलग ही वाइब मिलता है, जिसे देख मुझे लगा कि मुझे कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी। तो सुन साकुया समझ गया कि इसीलिए क्यों एलिवेटर बंद होने के बावजूद ऊपर 9th फ्लोर पे अकेले है। क्यों बताते हैं कि मैं इस जगह की हिस्ट्री को पढ़ने आया था कल, और तब उन्होंने मुझे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई। उन्होंने मुझे एक पुरानी कहानी बताई जिसमें यहाँ 20 साल पहले मर्डर हुआ था। एक आदमी ने किसी ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दिया था जो अपने फैमिली के साथ यहाँ रह रहा था, और एक ही रात में सारे मारे गए। साकुया हैरानी से पूछता है, मैं हैरान हुआ कि मिस्टर चो ने आपको ये कहानी बताई। तो क्यों बोलते हैं कि एक मंगा ऑथर होने के नाते मैं लोगों से बहुत चीजों के बारे में बात करता हूँ और मैं लोगों का सीक्रेट उगलवाने में माहिर हूँ। और हाँ, एक और चीज है, ये होटल शायद ऐसा बनाया गया है कि इसकी चारों दिशाओं में गॉड्स का प्रोटेक्शन लगा है जो कि बुरी शक्तियों को खत्म करती है। जो सुन तो साकुया अमेज हो गया और वो सारे एनिमल्स को याद करता है जिनकी मूर्तियां इस होटल में लगी हुई है। क्यों बताते हैं कि शायद 20 साल पहले की मर्डर की वजह से यहाँ के लोग लग जैसी चीजों में मानने लगे। तभी घड़ी में 12 बजते हैं और पेंडुलम बजने लगता है, जिसका आवाज सुनते ही साकुया कहता है कि अब मुझे जाना होगा, और वहाँ से क्यू के विश करने के बाद चले गया, जिससे पीछे से क्यू उसे तिरछी नजरों से देख रहा था। और फिर वो अपना बुक देखता है जिसमें एक वुल्फ था, और अगले पेज में वो वुल्फ 2 पिग्स का शिकार करने लगा। क्यों बोलते हैं तो वुल्फ शिकार करने आ गया। जिसके बाद हम साकुया को देखते हैं जो नीचे चले आ रहा था और वो मोबाइल में 20 साल पहले के मर्डर केस को पढ़ रहा था, जहाँ उसने पढ़ा कि उस टाइम वो किलर पकड़ा गया था। तभी वो रुकता है और सामने देखता है जहाँ कॉरिडोर में पूरा अंधेरा था, जो देखते ही उसके पसीने छूटने लगे, लेकिन फिर वो हिम्मत करते हुए आगे बढ़ गया। वो वेस्ट के साइड आता है जहाँ उसे थोड़ा नींद आ रही थी, और तभी हमें एक ब्लेड दिखाया गया जिस ब्लेड से खून टप टप चुए जा रहा था, जिसे देखते ही साकुया पूरा सहम गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसे अपने सामने का मंजर देख घबराहट पूरे उसकी बॉडी में फील होने लगी। सामने एक मुखौटा पहना हुआ बंदा आगे बढ़ते हुए जाके टेबल पे एक थैली को पलटता है और उसमें हमें एक कटा हुआ हेड दिखता है, जिसे देखते ही साकुया आवाज कर देता है कि ये तो वही डार्क साइड वेल बॉय है। अब क्योंकि वो डार्क साइड ने उसे देख लिया तो वो अपना स्वॉर्ड उठाते हुए सीधा साकुया पे बढ़ गया, जिसे देखते ही साकुया जोर से चीखते हुए सीढ़ियों से भागने लगा। लेकिन वो डार्क साइड फुर्तीली से जंप लगाते हुए लकड़ियों पे चढ़ते हुए सीधा साकुया से पहले ऊपर पहुंच गया, और अपने इतना सामने उसे देखते ही साकुया का डर 7वें आसमान पे पहुंच गया। वो उसे देखते ही बोलता है ये एक ह्यूमन नहीं है, और तभी वो डार्क साइड सीधा अपने स्वॉर्ड से साकुया को स्लैश कर देता है, जिससे साकुया घायल होते हुए पीछे जा फेंकाया। वो डार्क साइड भी उसके पास आने लगा, जिसे देख साकुया समझ गया कि वो भाग तो नहीं सकता। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि जब तक वो खुद मारा नहीं जाता तब तक वो इस डार्क साइड का सामना करेगा। और फिर दोनों जन एक दूसरे पे बड़े तेजी से भागने लगे। साकुया सीधा जाके अपने हाथों से उसे पकड़ लेता है, लेकिन डार्क साइड ने उसके पेट पे आर पार अपना स्वॉर्ड कर दिया था। साकुया पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ, क्योंकि मुर्दे बात नहीं करते। तो डार्क साइड कहता है कि सेलेस्टियल मेडन का अपमान मत करो, और जैसे ही वो अपना स्वॉर्ड खींचता है साकुया का एक और बार काम तमाम हो जाता है, जिसे डार्क साइड घूर घूर के देख रहा था। फिर सीन कट होता है, साकुया की आंख खुलती है और उसे लिली की आवाज सुनाई देती है जो कि यू का डायलॉग को प्रैक्टिस कर रही थी। साकुया जाग गया था पर उसका ध्यान तो प्रैक्टिस करने में लगा था। वो यू का वो फेमस डायलॉग के साथ पोज करती है, जो देख तो साकुया हैरान हो गया। लिली पूछती है आप वापस जिंदा हो गए, आप फिर से मारे गए थे मिस्टर डिटेक्टिव। साकुया उठते हुए बताता है कि उसे डार्क साइड ने मारा था। लिली पूछती है कि आप जागने से पहले कुछ सुने थे, जो सुन तो साकुया हैरान हो गया, क्योंकि अगर वो बताया जो लिली कर रहे थे उसने वो देखा और सुना तो उसकी खैर नहीं। वो तुरंत बात बदलते हुए बोलता है क्या वो हेड मिला काउंटर पे, जो सुन लिली कहती है बॉडी तो मिली लेकिन काउंटर पे क्या था, और फिर वो उसे नीचे ले जाती है जहाँ वो ड्रैगन की मूर्ति के सामने था, जिसे देख तो साकुया डरते हुए चौंक गया क्योंकि उसके सामने एक भयानक मंजर था और उस ड्रैगन के मुंह में मिस्टर नाकुजी का हेड रखा हुआ था। और इसी टेरिफाइंग सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया। फिर अगेन मिस्टर डिटेक्टिव एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हम साकुया और लिली को उसी ड्रैगन मूर्ति के सामने देखते हैं जिस मूर्ति के मुंह में मिस्टर नाकुजी का सर था। लिली बताती है कि ये हेड तभी से ही ऐसी ही है और इस हेड को डायरेक्टर तोरियो ने देखा था, और क्योंकि बाहर बारिश हो रही है पुलिस भी सुबह से पहले नहीं आ सकती। मिस्टर नाकुजी की बॉडी इसी ड्रैगन के नीचे पाई गई थी जो अभी भी फ्रीजर में है। तभी साकुया अपने हाथों पे कुछ निशान दिखता है जो निशान होने तो नहीं चाहिए थे। लिली उसे सामने स्क्रोल पे दिखाते हैं जहाँ खून से उस स्क्रोल के अक्षर काटे गए थे। फिर लिली साकुया को दूसरी जगह ले जाने लगी, तभी साकुया का पहला हेड खड़ाते हुए वो नीचे गिर गया। जो देख लिली पूछती है कि आप ठीक हो, तो साकुया बोलते हैं कि शायद मैं अभी रिवाइव हुआ हूँ इसीलिए ऐसा कमजोरी महसूस हो रही है। फिर लिली साकुया को मिस्टर नाकुजी के कमरे में ले जाती है जहाँ पे आग लगाई गई थी। लिली बताती है कि आग को पहले उताकी ने देखा था जो बिल्डिंग में हो रहे लीक्स को चेक करने गई थी, लेकिन तभी उसे रूम 606 में से स्मोक आते हुए दिखते हैं तो वो तुरंत नाकुजी के रूम में गई। वो अंदर जाती है जहाँ आग लगी हुई थी तो वो तुरंत फायर अलार्म बजाती है, जो सुन तो नीचे के सभी लोग हैरान हो गए थे। फायर अलार्म की वजह से पानी निकलते हुए आग बुझ गई। लिली जैसे ही वहाँ आती है उससे वहाँ पे साकुया दिखा था, यानी कि इस रूम में और किसी को नहीं बल्कि साकुया को ही जलाया जा रहा था। लिली बताती है कि साकुया का हेड इसी बेड पे मिला था। वो दोनों बेड के ऊपर देखते हैं जहाँ लिखा था कि बेल बॉय नहीं रुकेगा।
करेगा, जो भी इंटरफेयर करेगा उससे फोनिक्स की आग से जलाया जाएगा। जो पर साकुया समझ गया कि ड्रैगन जो कि ईस्ट में है उसके मुंह में नाकोजी के सर और फेनिक्स यानी कि साकुजा के साउथ के इधर साकुया को जलाया जा रहा था, जो कोरिलेट कर साकुया बताता है कि मर्डर्स उस स्क्रोल में लिखे वर्ड्स के हिसाब से गॉड्स को दर्शाते हुए हो रहा है। लेकिन बल बॉय ने इतनी मेहनत क्यों की होगी मुझे फर्स्ट फ्लोर पे मार के मेरे सर को 6th फ्लोर पे लाने की। जो सुन तो लिली हैरान हो गई। साकुया बोलता है कि एलिवेटर्स बंद है तो वो किसी की नजरों में क्यों नहीं आया, उसने आखिर मेरा सर क्यों काटा होगा, जबकि वो बस स्क्रोल को फॉलो करते हुए मुझे जला सकता था। तभी वो हैरान हो गया क्योंकि उसे समझ आया गया जब वो बेल बॉय से फाइट कर रहा था तब वहाँ मिस्टर नाकोजी की बॉडी नहीं था, जिसका मतलब है कि किलर ने उसकी बॉडी को बदल दिया। और हाँ, सच में साकुया की बॉडी फ्रीजर में थी अभी। लिली हैरान होती हुई पूछती है तुम्हें पता नहीं लगा कि तुम किसी और के बॉडी में हो, इस पे साकुया चिल्लाता है कि मुझे लगा था कुछ अजीब है क्योंकि ये बॉडी बुड्ढू जैसी कमजोर थी, लेकिन कौन ये सोच सकता है कि वो खुद के हेड को किसी दूसरे के बॉडी में अटैच पाएगा। साकुया को फर्स्ट फ्लोर पे मारा गया और मिस्टर नाकोजी का बॉडी जो कि 6th फ्लोर पे था दोनों के कपड़े को बदल दिया गया। किलर ने बस आसानी से साकुया का सर उठाते हुए उसके क्लोथ के साथ ऊपर लेके गया। ये जरूर किलर ने उसी टाइम आइडिया लगाया होगा क्योंकि किलर का टारगेट साकुया नहीं था। किलर तो बस मूवी में हिस्सा लोगों को मारना चाहता है, लेकिन गलत टाइम पे साकुया का किलर का सामना हो गया, इसीलिए किलर ने स्क्रोल के वर्ड्स को मैच करते हुए मर्डर्स को अंजाम दिया क्योंकि अभी भी उसके बहुत से टारगेट्स है। जिसके बाद साकुया जमीन पे लेट जाता है और लिली को उसका हेड बॉडी से अलग करने को कहता है। जो सुन तो लिली हैरान होते हुए कहती है नहीं तुम मुझसे ये नहीं करवा सकते। वो मान ही नहीं रही थी, इसीलिए साकुया चिल्लाता है तो क्या तुम्हें ये मंजूर है कि मैं हमेशा के लिए इस बुड्ढे के बॉडी में फंसे रह जाऊं। जो सुन तो लिली की आंखों में आंसू आ गए और उसे ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है और वो साकुया का सर रिप्लेस कर देती है। साकुया अपने बॉडी में वापस आने के बाद बहुत ही रिफ्रेशिंग महसूस कर रहा था, जबकि लिली दूसरी ओर नाराज थी क्योंकि वो एक मर्डरर बन गई और साकुया को बुरा भला बोलने लगी। साकुया उससे समझाता है कि ये बस एक मेडिकल प्रोसीजर था, लेकिन लिली को तो अभी भी साकुया का काटे हुए सर का ख्याल सता रहा था। वो बोलती है मैं तुम्हें हेट करती हूँ। साकुया उसे खींचते हुए माफी मांग बोलता है मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से अपने दिल पे इतना बोझ फील करो। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम हो ही इतना माहिर फिश काटने में, तुम तो ग्रेट असिस्टेंट हो लिली। क्या तुम मेरा एक और काम कर दोगी? जाओ और मिस्टर चाओ को मेरे पास बुला लाओ। इसके बाद हम साकुया के उसके रूम में देखते हैं। वो सोफे पे जैसे ही बैठता है तभी लिली की डायरी नीचे गिर गई। उससे रहा नहीं जाता और वो डायरी पढ़ने लगता है जिसमें लिखा था कि 6 जून को मैं साकुया के साथ होटल में ठहरी। मैंने एक बोर्ड गेम खरीदा है जो मैं चाहती हूँ कि साकुया मेरे साथ खेले। जो पढ़ तो साकुया खुश हो गया। फिर वो आगे पढ़ता है जिसमें लिली ने लिखा था कि साकुया के ऑफिस में सीलिंग का लीकेज लिली के ही वजह से हुआ था। जब वो चूहों से परेशान होकर उन्हें मारने के लिए अपना नाइफ थ्रो करती है वो सीधा जाके पाइप पे लगती है और लीकेज स्टार्ट हो जाता है, जिसके लिए डायरी में उसने साकुया से माफी भी मांगी थी। तभी डोर अचानक से खुलता है जिसकी आवाज सुन तो साकुया डर गया। डोर पे लिली के साथ यू थी। यू साकुया को देखते ही मास्टर बोलते हुए रोते हुए उसके गले लग गई। लिली वहाँ पे बाकियों को भी ले आई थी जो दोनों साकुया को जिंदा देख तो हैरान थे। यू ताकि तो रोने लगी क्योंकि उसे खुशी थी कि साकुया जिंदा है। मिस्टर चौ भी पहले यकीन नहीं कर पा रहे थे। वो पूछते हैं तुमने मुझे क्यों बुलाया? तो साकुया बोलता है कि मुझे 20 साल पहले के मर्डर के बारे में जानना है। क्या उस टाइम भी किलर डॉग हेड बेल बॉय था? जो सुन तो मिस्टर चौ के पसीने छूटने लगे। साकुया बोलता है कि इस मर्डर का उससे कुछ रिलेशन हो सकता है, इसीलिए आप मुझे आपको जितना पता है सब बताओ। तो मिस्टर चौ बताने लगे कि एक बंदे ने सिंडिकेट को धोखा दिया था और वो अपने फैमिली के साथ यहाँ रुका था, लेकिन एक रात सभी मारे गए। वो सबके टुकड़े करके किसी कुत्ते ने खा लिया था। ये सब उन्हें उस फैमिली के सर्वाइव हुए सेकंड सन ने बताया था। उन्हें यकीन नहीं हुआ तो वो खुद ही उस किलर को देखने गए, जो किलर एक डॉग के मुंह का इंसान था। लिली के पूछने पे वो बताते हैं कि कुछ डिटेक्टिव्स की वजह से वो किलर अरेस्ट हो गया था। वो किलर का सिंडिकेट से कोई ताल्लुक नहीं था, उसने बस मजे में मर्डर्स किए थे और फिर टाउन में वो फेमस हो गया और लोग उसे डॉग हेडेड बेल बॉय नाम से जानने लगे। साकुया बोलता है कि ये मर्डर 20 साल पहले के हुए को कॉपी किया जा रहा है। फिर वो बाहर की ओर देख सोचता है कि पुलिस जल्दी आने वाली है, मतलब किलर के पास टारगेट्स को मारने के लिए कम समय बचा है। तभी उनके पीछे से मिस्टर सुजुकी वहाँ आ गए, जो सबसे कहते हैं कि तुम सभी लोगों को तुम्हारे रूम में ही रहना चाहिए था। साकुया उन्हें बताता है कि मैंने ही उन्हें बात करने के लिए बुलाया था। मिस्टर सुजुकी जैसे ही ध्यान से साकुया को देखते हैं वो डर जाते हैं और पूछते हैं साकुया तुम जिंदा हो लेकिन कैसे? साकुया उन्हें कुछ नहीं बताता। मिस्टर सुजुकी पूछते हैं डायरेक्टर और मारुकोशी तुम लोगों के साथ नहीं है, क्योंकि वो दोनों अपने रूम में भी नहीं थे। यू को याद आता है और वो बताती है कि मर्डर होने के बावजूद डायरेक्टर ने कहा कि वो फिल्मिंग करके ही रहेंगे, इसीलिए वो लोग होटल के टॉप फ्लोर पे गए हैं जहाँ के विंडो से लेक में कूदने का एक स्टंट परफॉर्म करना है। जो सुनकर साकुया हैरान हो गया। लेक और उस लेक में टर्टल भी है, यानी कि वो दोनों नॉर्थ की ओर ही गए होंगे। फिर हम डायरेक्टर और उनके साथ मिस्टर मारुकोशी को देखते हैं। उनके पीछे हम एक हाथ को आते हुए देखते हैं, जो हाथ वाला बंदा बड़ी आंखों के साथ उन्हें देखते हुए उनके पास जा रहा था। तभी साकुया हीरो की तरह एंट्री मारते हुए बोलने लगा कि लालचियों को गहराई में दफन कर दो, यही था ना, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ शो, क्या कहूँ डॉग हेडेड बेल बॉय। जो सुनकर शो के पसीने छूटने लगे। साकुया से लिली कहती है कि आपको अपने लाइन्स पे वर्क करना होगा क्योंकि अभी वाला बहुत ही फालतू था। शो हैरान होते हुए पूछता है तुम ये क्या कह रहे हो, तुम तो मर गए थे ना? जिस पे साकुया बोलता है तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम
तुमने मुझे मार दिया था। विंडो के पास में ही एक लेक का होना तुम्हारे नेक्स्ट मर्डर के लिए परफेक्ट जगह थी। शो कहता है तुम ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साकुया बोलता है तो अपना टी शर्ट निकाल के दिखाओ। तो शो बोलता है हाँ हाँ दिखाता हूँ ना। वो अब जैसे ही टी शर्ट निकालता है सब उसके ओर देख हैरान हो जाते हैं। साकुया बोलता है मैं जानता था तुम ही किलर हो, क्योंकि शो के बैग पे साकुया का सिग्नेचर लिखा हुआ था जो उसने तब स्क्रैच किया था जब शो उसे स्वर्ड घुसा दिया था। डायरेक्टर्स भी समझ गए कि धमकी भरी लेटर और मिस्टर नाकुजी के मर्डर के पीछे शो था। वो पूछते हैं तुमने ये सब क्यों किया। अब खुद की सच्चाई सामने आने पे शो अपने मॉन्स्टर वाले रूप में आ जाता है। वो बोलने लगा तुम सभी लोग बस कचरे हो जो बस खुद के ही बारे में हमेशा सोचते हो। तुम फिल्मिंग रोकना ही नहीं चाहते थे और मैं तुम्हें तुम्हारी उस नजरों को छीन लेना चाहता था, क्योंकि मैं ही सिर्फ वो हूँ जिसे की अच्छे से फिल्म बनाने उसकी ब्यूटी की समझ है। फिर वो अपना डॉग मास्क पहन लेता है और फिर जोर से रोर करता है। डायरेक्टर्स तो ये देख तुरंत वहाँ से भटक लेते हैं। मिस्टर चो हैरान हो जाते हैं कि इसे डॉग हेड के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि उस रात तो बस मिस्टर चो ने ही उसे देखा था। और फिर वो समझ गए कि शो वही है जो उस दिन सर्वाइव कर पाया था। जिसके बाद शो अपने हाथ में वल्वरिन वाली नाइफ लेके साकुया पे बढ़ते हुए तुरंत जाके साकुया पे हमला कर देता है। साकुया उसे जैसे ही डॉज करता है शो उसे लात मार के पीछे ढकेल देता है। जिसके बाद तो साकुया नीचे पड़ा था और शो तैयार हो गया था साकुया का खेल खत्म करने के लिए। लेकिन तभी लिली कहती है मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी और जोरदार बैक किक से उसे पीछे फेंक देती है। फिर वो गुस्से में बोलती है कि एक बैड डॉग को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ना सिर्फ इसने साकुया को मार के खुद को मर्डर प्लॉट के लिए यूज किया बल्कि वो साकुया को वापस मेरे सामने मारना चाहता है। जो बोलते हुए लिली बहुत ही गुस्सा हो गई थी। शो खड़ा होते हुए फटाक से आके लिली पे अटैक करता है, जिसको डॉज करने के बाद लिली से वापस किक जड़ती है और उसे किक का नाम भी बताती है। ये देख तो साकुया लिली को कहता है तुम तो कूल हो। तभी यू साकुया की चिंता में साकुया के पास आने लगी, लेकिन तभी शो के सामने ही खड़ा हो गया। अपने इतना करीब शो को देख तो यू बहुत ही डर गई। शो आगे कुछ करता है कि तभी मिस्टर यू शो का हाथ पकड़ लेते हैं। वो हंसते हुए पूछते क्या ये वही वॉल्फ है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। साकुया बोलता है उससे दूर हो जाओ, वो डेंजरस है। और तभी शो अपना हाथ झटकते हुए मिस्टर क्यू को दूर झटक देता है। जो देखते ही साकुया तुरंत शो को हेडबट देख के लिली को इशारा देता है। तो लिली शो के ऊपर चढ़ बोलती है मैं यही हूँ। फिर वो पहले शो के गर्दन को ब्लॉक करती है और फिर बैक टर्न करते हुए शो का काम एक ही बार में तमाम कर देती है। जो देख तो ये तीनों हैरान हो गए। साकुया कहती है तुम्हारा वो लाइन, जिस पर लिली शर्माते हुए कहती है वो बस मेरी जबान फिसल गई थी। जिसके बाद वो लोग शो को पुलिस के हवाले कर देते हैं। मिस्टर सुजुकी तो बहुत ही खुश थे कि उन्होंने किलर को पकड़ लिया। शो जाते हुए सदमे में लग रहा था। वो बड़बड़ा रहा था कि कैसे तुमने वो मैसेज सिर्फ मेरे लिए छोड़ा था, इसीलिए तुम्हें मिस्टर सुजुकी साकुया को बताते हैं कि तुम शो का ये कैमरा देखो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। तो साकुया शो का वो कैमरे की रिकॉर्डिंग देखता है जिसमें बस यू की रिकॉर्डिंग थी। यू जहाँ जहाँ जाती या फिल्म में शूटिंग करती शो उसका ही क्लिप की रिकॉर्डिंग करता था। जो देख साकुया समझ गया कि शो का सेलेस्टियल मेडन का अपमान मत करो से क्या मतलब था। वो यू को इतना बड़ा दर्जा दे रहा था, वो उससे एक ही बार बात की है और शो यू के लिए इतना पागल और ऑब्सेस्ड हो गया कि वो मर्डर भी कर दिया। यही बताती है कि धमकी लेटर में रोल द फेम वर्ड का मतलब था कि शो खुद मूवी का हीरो बनना चाहता था यू के साथ। हम उस रिकॉर्डिंग में देखते हैं साकुया के मर जाने के बाद यू उसके बॉडी के पास बहुत रो रही थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। लिली और साकुया अपना सूटकेस पैक कर रहे थे। साकुया राहत की सांस लेते हुए बोलता है ये भी हार्ड केस था। तभी वो डर गया पीछे कुछ महसूस करके। पीछे लिली बड़े डरावने तरीके से खड़ी थी जो बोलती है तुम तो बस खुद के बारे में सोच रहे हो कि मैं तो वापस मर गया, कोई बात नहीं, मैं तो वापस जिंदा हो जाऊंगा, क्यों है ना। जो सुन साकुया हैरान होते हुए कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन तभी लिली उसे झूठा बोलते हुए पुश कर उसके बेड पे चढ़ते हुए नाराज हो कहती है कि क्या होगा कि तुम अगर वापस जिंदा हुए ही नहीं तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम्हारे पास एक ही लाइफ है, इसीलिए उसे ऐसे ही बर्बाद मत करो वरना किसी दिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। और फिर साकुया के करीब झुकते हुए बोलने लगी कि तुम हमेशा मरते रहते हो और सब सफर करते हो, तो आप क्यों नहीं ये डिटेक्टिव का काम छोड़ देते हो। जिसपे साकुया बोलता है क्योंकि वो डिटेक्टिव एजेंसी हमारा घर है, अगर मैं गिव अप कर दिया तो मॉम और डैड के पास कोई घर आने की जगह नहीं रहेगी। तो सुन लिली कहती है कि मेरे पास कोई घर जैसी जगह नहीं है, मुझे तो तुमसे जेलस फील हो रही है। तो साकुया उसके गालों पे हाथ रख बोलता है तुम ये क्या बोल रही हो, वो तुम्हारा भी तो घर है। जो सुन तो लिली भी खुश हो गई। फिर वो नाराज होकर बताने ही जा रही थी कि वो घर की पाइप उसकी वजह से टूटी थी। तभी साकुया बोल पड़ता है मुझे पता है, क्यों ना हम घर जाने से पहले एक गेम खेले। हम पिछली रात तुम्हारा वो गेम ऑफ लाइफ रीइंकार्नेशन नहीं खेल पाए थे। जिसपे लिली गला खराशते हुए कहती है आप तो बिल्कुल एक बच्चे जैसे हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी आपको ज्वाइन करूंगी। जिसपे साकुया हंसते हुए बोलता है मैं नहीं हारूंगा। जो देख वो भी खुश हो गई। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। उसी होटल में हम बहुत से इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के लोगों को देखते हैं, जिनमें से एक मिस्टर सुजुकी को बताता है कि शो का इस इंसिडेंट में कोई हाथ नहीं था। जो सुन मिस्टर सुजुकी उससे बोलते हैं ये बात सीक्रेट रखना, और डिटेक्टिव साकुया से भी। जिसके बाद हमें 3 विक्टिम्स की बॉडी दिखाई जाती है जिन लोगों का मर्डर हो गया था। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम यू को देखते हैं जो फोन में किसी से बात कर रही थी, और अब उसका बात करने का टोन एक क्यूट लड़की से सीधा कोल्ड वीमेन की आवाज का था। वो फोन पे बोल रही थी कि हमें उत्सुकी तात्सुया के बेटे के साथ थोड़ा बिजी थी, मुझे बस उसके बारे में कुछ जानना था, इसीलिए मैं उस पर निगरानी रखी थी। लेकिन उसमें मुझे बहुत ही मजा आया, उससे अभी बहुत कुछ सीखना है डिटेक्टिव स्किल्स में। मैं यूरियस दिलेंगे अभी और
उसके ब्रेन सेल्स के साथ छिड़कानी करना चाहती हूँ। तुमने क्या कहा कि मैं मास्टर के साथ ज्यादा ही कांड होती हूँ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? फिर हमें यू का वो रिकॉर्डिंग दिखाया जाता है जहाँ पहले तो वो रो रही थी, लेकिन फिर वो एक क्रीपी चेहरे के साथ स्माइल देने लगी और रियल में यू बहुत डरावनी हंसी हंस रही थी और पूछती है हम में से वो कौन थी। और फिर वो भागते हुए यू अपना फेमस डायलॉग बोलती है, मैं वर्ड्स में गार्ड बांध के तुम्हारी ओर भेज रही हूँ। और इसी माइंड ब्लोइंग सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया। किल्ड अगेन मिस्टर डिटेक्टिव एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हम एक हॉस्पिटल के वार्ड में 2 ओल्ड कपल्स को देखते हैं। तभी रूम में एक नर्स आता है और उसे उन दोनों कपल्स की खुशी देख उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। वो कपल्स बहुत ही खुशी से सामने का नजारा देख रहे थे। सामने थोड़ी दूर पे था एक बड़ा सा घूमता हुआ फेरिस व्हील, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर साकुया पे आता है जो यू से कॉल पे बात कर रहा था। साकुया को बीच जाने के लिए प्लेन्स के टिकट्स के पैसे कमाने थे, इसीलिए वो यू से कोई काम ढूंढने को कहता है उसके लिए। पहले तो यू खुद ही उसे पैसा देना चाहती थी, लेकिन जैसे ही साकुया कहता है कि लिली नहीं मानेगी, वो बोलती है मास्टर मैं आपके लिए काम ढूंढ दूंगी। फिर वो अपने टोन में साकुया से गुजारिश करती है कि मास्टर चलो बोलो बेस्ट ऑफ लक। तो साकुया उसे फिल्मिंग के लिए बेस्ट ऑफ लक फोन पे विश कर देता है। यू जो कि अलग ही देश में लग रही थी, उसे उसके सामने कुछ पुलिस आके उसे घेर लेते हैं। यू बिल्कुल ही व्हाइट ड्रेस में एक प्रिंसेस जैसी दिख रही थी। वो कोल्ड टोन में कहती है बाय बाय और फिर उसी क्लिप से छलांग लगा देती है, जो देख तो वो पुलिस शॉक हो गए थे। यू जबकि एक बोट पे गिरी थी, जो उठ के उस बोट चलाने वाले को आगे बढ़ने को बोलती है। जिसके बाद सीन साकुया पे आता है जहाँ लिली बड़ी खुशी में आके उसे न्यूज देती है कि हमें काम मिल गया, जो सुन तो साकुया बहुत ही खुश हो गया। लिली बताती है कि हमें एक कपल का वेडिंग रिंग ढूंढना है जो उन्होंने मिजुशिमा में खो दिया है, जो सुन तो साकुया और खुश हो गया क्योंकि ये काम कोई डेंजरस भरा नहीं है और वो उन्हें अच्छा खासा पे भी कर रहे हैं। तभी लिली साकुया के सूट पे एक दाने को नोटिस करके उसे निकालती है। वो पूछते है कि आप घर आने तक ये नोटिस नहीं किए, क्या ऐसा है कि आपके पास कोई फ्रेंड्स ही नहीं है क्लास में जो आपको इस बारे में बताते? जो सुन साकुया स्माइल करते हुए बोलने लगा तुमसे यही उम्मीद थी, तुम बहुत ही ब्रिलियंट हो, लेकिन ये बस तुम्हारा इमेजिनेशन है, मेरे पास फ्रेंड्स है समझी। उसे देख साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। जो देख लिली कहती है आप तो बिल्कुल पागल हो। जिसके बाद सीन कट होके हम उन दोनों को ट्रेन में देखते हैं। उनके बगल में एक मिस्टीरियस सा बंदा खड़ा था जिसे साकुया लगातार घूरे जा रहा था। लिली तभी उससे कहती है कि आज का मौसम तो काफी अच्छा है, जिसपे साकुया एग्री होके बोलता है कि मुझे बहुत समय हो गया मिजुशिमा घूमे। उनकी ट्रेन रुकती है और वो काले रूप वाला बंदा बड़े ही अजीब तरह से बाहर निकल के चलने लगा और साकुया उसकी हर चाल बड़े ध्यान से पीछे से देख रहा था। मिजुशिमा में आते ही लिली तुरंत इन्वेस्टिगेशन के बहाने पहले हॉर्स राइड पर ढूंढने को कहती है। साकुया सोच रहा था कि मिजुशिमा तो थोड़े देर के लिए बंद था, इसके नए इन्वेस्टर की वजह से ये बहुत जल्दी रिकवर हो गया। फिर वो दोनों झूला झूलने लगे। लिली पूछती है तो तुम्हें 7 ओल्ड मैन की एक मेंबर चार्डिना ने कांटेक्ट किया था, इसीलिए तुम किसी से हेल्प लेने के लिए उसे ढूंढ रहे हो। जिसपे साकुया एग्री होकर बताता है कि लेकिन फिडो इंग्लैंड में रहता है और वहाँ जाने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है। लिली बोलती है कि उनसे बात करना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमें उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना होगा। जिसके बाद वो दोनों घुड़सवारी करने के बाद लिली कहती है कि अब हम वहाँ जाएंगे। वो हमेशा की तरह घूमने के लिए इस बार भी गाइड बुक लेके आई थी। साकुया उस बड़े से फेरिस व्हील को देख बस देखते रही है और फिर वो उस व्हील का फोटो ले लेता है ताकि वो मिस्टर क्यू को दे सके उनके मांगा लिखने की मदद के लिए। जिसके बाद वो दोनों रिंग ढूंढने लगे जहाँ साकुया को रिंग नहीं मिल रही थी और झुक के ढूंढने की वजह से तो उसका कमर तक दुखने लगा था। तभी साकुया को कॉल आता है। साकुया कॉल पिक करके बताता है कि आपने ओत्सुकी डिटेक्टिव एजेंसी में कॉल लगाया है। सामने से एक लड़की की आवाज कहती है कि मैंने सुना तात्सुया ओत्सुकी फाइनली शांत हो गया है। साकुया ये सुन पूछता है आप कौन हो? मेरे फादर अभी अवेलेबल नहीं है। तो वो लड़की बोलती है कि अवेलेबल नहीं है, मैं इतना दूर यूके से जापान ट्रैवल करके आई और मुझे उसके लाश पे हंसने का मौका भी नहीं मिलेगा। जो सुन साकुया पूछता है क्या क्या तुम? तो वो लड़की बताती है कि उन्हें बता देना कि फिडो डिटेक्टिव आ गई है। कॉल कटने के बाद लिली पूछती है क्या कॉल पे फिडो थी? जिसपे साकुया कहता है हाँ लगता तो ऐसा ही है, लेकिन फिडो यहाँ क्यों आई होगी? फिडो इंग्लैंड के सबसे ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव है। जिसके बाद साकुया लिली से कहता है तुम यहाँ रुको, मैं एंट्रेंस गेट से होके आता हूँ, तुम हल्का आराम करके रिंग ढूंढने लगना। साकुया देखता है कि लिली ये सुन नाराज हो गई, तो वो बोलता है क्या तुम्हें डर है कि मैं जैसे ही तुम्हारी नजरों से दूर हो जाऊंगा मुझे कुछ हो जाएगा? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे हैप्पी और शांत जगह पे मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रेजेंट में एक डॉग की वजह से एक सुपर कार टर्न लेके सीधा साकुया की ओर मुड़ के क्रैश हो गई। फिर हम साकुया को बेहोश देखते हैं जहाँ उसे वो घुड़सवारी के सपने आ रहे थे और वो इसीलिए लिली से माफी मांगता है। फिर डॉक्टर साकुया का एक्सरे देखने के बाद बताता है कि कार एक्सीडेंट होने के बाद भी तुम्हारा बस पैर का हड्डी ही टूटा है, तुम तो बहुत ही लकी हो। फिर डॉक्टर साकुया का नाम देख बोलता है कि बस एक अक्षर अलग है, इमोर्टल डिटेक्टिव तात्सुया ओत्सुकी से तुम्हारा नाम, लेकिन तुम उनके बेटे थोड़ी ना हो गए। तभी साकुया बताता है कि मैं सच में उन्हीं का बेटा हूँ और मैं भी एक डिटेक्टिव हूँ। जो सुन वो डॉक्टर हैरान हो गए और फिर अमेज होते हुए बताते हैं कि मैं साकुया के फादर की कैनिबल कल्ट सुपर केस को देख इम्प्रेस हो गया था और वो हर दिन टीवी पे भी आते रहते हैं। मैंने सही कहा ना यो तुम्हें? तुमने भी तो कैनिबल कल्ट सुपर केस देखी थी। या तुम्हें कहता है कि सिटी स्कैनर रेडी हो गया है। टीचर वारूजी हम काम पे है, वीकेंड होने की वजह से बहुत से पेशेंट वेट कर रहे हैं। तो वारूजी काम की बात करते हुए कहते हैं कि हमें सिटी स्कैन भी कर लेना चाहिए। तुम्हें लगता है कि तुम ठीक हो? फिर जैसे ही तुम घर पहुंचते हो वैसे ही गिर के पत्थर की तरह
लेट जाते हो, दिमाग की नसें फटने की बीमारी। जो सुनते साकुया का एक्सप्रेशन ही चेंज हो गया, लेकिन तभी बारूजी सीरियस फेस से नॉर्मल होकर हंसने लगे। यह तुम्हें बोलता है कि आपको हर टाइम हंसने की आदत सुधार लेनी चाहिए, ये पेशेंट्स को डरा सकती है। जिस पर बारूजी कहते हैं हाँ ये मेरी हंसने की आदत है, और फिर वो प्लास्टर साकुया को दिखा के कहने लगे देखो ये कितना मजबूत है। जिसके बाद साकुया का मलहम पट्टी करने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। अंदर बारूजी बहुत ही सीरियस होकर लगातार पता नहीं क्यों बस साकुया का नाम को भूले जा रहे थे। फिर हम साकुया को देखते हैं जिसका घाव बड़े तेजी से ठीक हो रहा था, इसीलिए वो एक्सरे से बचने के लिए ऊपर चले आता है। उसे लिली का कॉल आया था तो साकुया से बता देता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो पास के ही हॉस्पिटल में। तभी वो फेरिस व्हील अचानक से ही रुक जाता है, जो देख तो नीचे खड़े सब लोग अचंभव हो गए। लिली फोन पे साकुया को बताती है कि ट्रेचेस अचानक से ही रुक गया, जो चीज साकुया भी देख पा रहा था। तभी लिली बताती है कि व्हील के बोर्ड पे से किसी को तो उतारा जा रहा है, फिर 2 और लोगों को, और वो सबकी गले से खून बह रही है। जो सुन साकुया कहता है मैं अभी वहाँ आता हूँ। तभी साकुया के पीछे योतोमे आके कहता है तो आप यहाँ आओ, आपको स्टेयर्स पे वेट करना चाहिए और ये एरिया वैसे भी परमिटेड नहीं है। इसके बाद साकुया हॉस्पिटल के बाहर आता है और फिर तुरंत वहाँ से भागने लगता है। उसे तभी एक शॉर्टकट दिखता है तो वो उसी पे चल देता है। वो ऊपर आके देखता है कि सामने तो बहुत ही अंधेरा है, जो कि बच्चे या औरत के लिए कोई सेफ रास्ता नहीं होता। वो आगे बढ़ ही रहा था तभी एक हाथ में प्लास्टर पहना बंदा साकुया के पीछे अचानक से आके अपनी क्यूनी जोर से उसके सर पे मारता है, जिस वजह से साकुया का वही काम तमाम हो गया था। फिर हम लिली को देखते हैं जो कि साकुया को थामे थी। साकुया की आँख खुलती है और वो पूछता है हम अभी कहाँ है, तो लिली उसे बताती है कि हम अभी हॉस्पिटल के मुर्दा घर में हैं। वो बताती है कि आपकी मौत कार एक्सीडेंट में दिमाग की नस फटने की वजह से हुई। सुन तो साकुया हैरान होते उसे बताता है कि हाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन तब मैं हॉस्पिटल आया था और बस मेरे पैर की हड्डी टूटी थी और फिर मैं पार्क में गया था और वहाँ पे किसी ने मुझे अटैक किया था। लिली ये सुनने के बावजूद बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कार एक्सीडेंट में ही मारे गए थे और आपकी आत्मा बाद में बस भटक रही थी। जिस पे साकुया कहता है तुम इतनी डरावनी बातें क्यों बोल रही हो। लिली कहते हैं इसीलिए मैं बोल रही थी मुझे साथ ले जाओ, लेकिन आप हर बार बेवकूफी भरा काम करते हो। जो सुन तो साकुया हताश होते हुए उससे माफी मांगता है, तो लिली इसका मजाक उड़ाने के लिए कहती है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं आपके पॉकेट में चिपके आपकी निगरानी रखती। साकुया उस किलर का चेहरा नहीं देख पाया था, लेकिन उसे सर के पीछे हाथ लगाने पे कुछ तो एहसास हुआ था। तब लिली जैसे ही फेरिस व्हील का बात छेड़ती है, साकुया बोलता है कि मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। जिसके बाद दोनों वहाँ के लिए रवाना हो गए। लिली बताते हैं कि फेरिस व्हील के 32 बोर्ड्स में एक रोटेशन कंप्लीट होती है और उनमें से 15 बोर्ड्स में 16 लोग मारे गए। एक के पीठ पे चाकू घुसाया गया, एक मिडिल एज कपल मुंह में से झाग फेंकते हुए मारे गए, एक बुढ़ी औरत को गले में मारा गया था और एक बंदे को चेस्ट में मारा, लेकिन कोई वेपन नहीं मिला उधर। और ये 16 मर्डर्स बस फेरिस व्हील के एक रोटेशन में हुई है। कहीं इसके पीछे 7 डोरमेंट्स का हाथ तो नहीं। साकुया फटाफट जाके ऑफ लिमिट में सीधा घुस जाता है। तो एक लड़की उसे रोकने लगी तो साकुया उन्हें बताता है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ, मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे नॉर्मल पीपल के मुकाबले में। लेकिन फिर एक बंदा बताता है कि यहाँ पहले ही एक डिटेक्टिव मौजूद है और साकुया को इस वजह से वो एम्प्लॉयज भगाने लगे। तब एक लड़की पूछती है क्या तुमने अभी ओत्सुकी कहा, और फिर वो लड़की एक्साइटेड होकर साकुया से कहने लगी मतलब तुम तात्सुया ओत्सुकी के बेटे हो। साकुया उसका एक्साइटमेंट देख हैरान था और बताता है कि हाँ मैं ही उनका बेटा हूँ। तो वो लड़की सभी एम्प्लॉयज से कहती है कि इन्हें जाने दो, ये एक टैलेंटेड डिटेक्टिव हो सकते हैं। तो वो लड़का भी उसके कहने पे तुरंत मान गया। जिसके बाद वो लड़की एक्साइटेड होकर बोलती है मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। साकुया तो ये देख के हैरान हो जाता है कि वो लड़की उसे हक करना चाहती है और उससे उसकी वॉइस जानी पहचानी लग रही थी। लड़की बोलती है कि मुझे यहाँ पे मुश्किल हो रही थी, मैं यहाँ फंस गई हूँ, लेकिन तुम्हारे पास जरूर टाइम होगा, मैं तुम्हारे फटे पैंट को देख के बता सकती हूँ। इसे कहते हैं QED। जो सुनतो साकुया उसका ये पोस्ट देख के हैरान हो गया और बताता है कि लिली को ऐसे लोग नहीं पसंद जो खुद को एम्बेरस करते हैं, इसीलिए वापस ऐसा कुछ मत बोलना। लिली बोलती है कि अचानक में बातचीत मुझ पे मत थोप दो। इसके बाद लिली अपने आप को साकुया के असिस्टेंट बता के इंट्रोड्यूस करती है और फिर दोनों लड़कियां भी एक दूसरे के गले लगती है। साकुया पूछता है क्या तुम्हें फिडो द फेमस डिटेक्टिव हो, जिसपे वो बताती है कि नहीं मैं तो बेल्का जेपलिन हूँ, फिडो की एक ही और अकेली असिस्टेंट। साकुया पूछता है लेकिन तुमने तो फोन पे खुद को फिडो बताया था, जिसपे बेल्का भी एग्री कर बताती है कि मैं बस टीचर फिडो की बातें को रिपीट कर रही थी। साकुया पूछता है तो फिर फिडो कहाँ है, जिसपे बेल्का कहती है क्या तुम पागल हो, टीचर फिडो तो कभी से यहीं पे है। और फिर वो डॉग की ओर इशारा करती है। जो सुनते साकुया को अलग ही सदमा लगा। वो पूछता है क्या ये कोई ब्रिटिश जोक है, जिसपे बेल्का कहती है नहीं। जो सुनते साकुया हैरान हो पूछता है तो फिडो एक डॉग है जो कि फेमस डिटेक्टिव है। तो बेल्का बताती है कि ये इंग्लैंड के प्रसिद्ध खोजी डिटेक्टिव है, मुझे लगा था कि तुम्हें पहले ही मालूम होगा। फिर बेल्का दूसरे फेस एक्सप्रेशन में बोलने लगी बच्चे अगर तुम अपने आईबॉल शॉक की वजह से बाहर निकाल रहे हो क्या यही तुम्हारा काम है, लेकिन तुम्हारे पास बस 5 सेकंड है, तुम खुद को सही कर लो वरना तुम काबिल नहीं माने जाओगे। जो सुन साकुया पूछता है तुम ये क्या बोल रही हो, तो बेल्का डॉग की ओर इशारा कर बताती है कि ये मेरे नहीं बॉस के वर्ड्स थे। लिली पूछती है तो तुम मिस्टर फिडो के रिएक्शन को ट्रांसलेट करके हमें बता रही हो। तो बेल्का बोलती है यानी कि फिडो बोलता है कि ये लड़की तो उस लड़के से ज्यादा तेज है समझने में और वही बस डिटेक्टिव लगती है। बेल्का साकुया से माफी मांग बताती है कि ये भी बॉस नहीं कहा। साकुया को ये सब सुन समझ नहीं आ रहा था कि वो बेल्का की बातों को यकीन करे या नहीं। फिडो बोलता है कि मैं क्यूरियस था कि तात्सुया का बेटा कैसा होगा, लेकिन देखो ये तो बिल्कुल
बेवकूफ निकला। साकुया ये सुनने के बाद लिली की ओर देखता है तो लिली भी उससे हाँ में इशारा करती है। तो साकुया फिडो से कहता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे तुमसे 7 ओल्ड मैन की जानकारी चाहिए। जिसपे फिडो बोलता है मुझे लगा ही था तुम ये पूछोगे, लेकिन अभी फिलहाल हमें ये केस पे ध्यान देना चाहिए। ये फेरिस व्हील में बहुत लोगों की जान गई। बच्चे तुमने ये केस में क्या अनुमान लगाया है? अगर तुम 7 ओल्ड मैन के पीछे जाना चाहते हो तो पहले मुझे कुछ दिखाओ जिससे मैं समझ सकूं कि तुम में कुछ टैलेंट है। जिस पे साकुया जोश के साथ एग्री होकर बताता है कि मैं तुम्हें द ग्रेट ओत्सुकी साकुया का कंक्लूजन जरूर दिखाऊंगा। लिली उससे तुरंत कहती है आपका ये पंच लाइन भी बहुत ही बेकार था। जब आप खुद को ग्रेट कहते हैं तभी साबित हो जाता है कि आप काबिल नहीं। जो सुन तो बेचारा साकुया पूरा हक्का बक्का रह गया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। साकुया एक एम्प्लॉय से पूछता है क्या तुमने कुछ अजीब नोटिस किया? तो वो बोलती है नहीं, मेरा इतना ध्यान नहीं था। फिर वो बताती है कि जब से सन फेरिस व्हील का नाम ट्रेचेस रखा गया तब से ऑनलाइन पे कुछ अफवाहें फैलने लगी कि ट्रेचेस में बुरी आत्माओं का साया है। तो सुन तो लिली की आंखें चौंध गई। वो लड़की आगे बताती है कि इस रूमर्स की वजह से लोग कम इस पे राइड करते थे, लेकिन मैं सरप्राइज हूँ क्योंकि आज बहुत लोग आए थे और मुझे यकीन नहीं हो रहा। साकुया सोच में पड़ जाता है कि क्या फेरिस व्हील की कोई आत्मा ने लोगों को मारा? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया। किल्ड अगेन मिस्टर डिटेक्टिव एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हम साकुया और लिली को देखते हैं जो दोनों उस फेरिस व्हील पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तभी वहाँ फिडो और बेल्का भी आ गए। फिडो साकुया से कहता है कि कहीं तुम बेहोश मत हो जाना खून देख के। जिस पे साकुया उसे बताता है कि मुझे खून की आदत हो गई है। जो सुन फिडो भी समझ गया कि साकुया भी इमॉर्टल है। उसे ये बात पहले से ही पता थी क्योंकि तात्सुया ने उन्हें पहले ही बताया था। उनसे ये सुन साकुया हैरान होते हुए बताता है कि मैं इमॉर्टल नहीं हूँ, मैं बस मरने के बाद वापस जिंदा हो जाता हूँ। फिर साकुया और लिली इन्वेस्टिगेशन करने लगे। बेल्का भी कहती है कि जब तक पुलिस यहाँ नहीं आ जाती तब तक हमारे पास चांस है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर ले। तभी फिडो से बताता है कि तुम्हारा पाव खून पे है। जो सुन वो डरते हुए तुरंत पीछे हट के चिल्लाती है आप मुझे पहले नहीं बता सकते थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम उन्हें मुर्दा घर में देखते हैं। वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। साकुया एक के ऊपर से पर्दा उठाता है। तभी उसे वो बंदा देख याद आता है कि ये बंदा तो उन्हें मिजुशिमा आते वक्त ट्रेन में दिखा था। साकुया उसका बैग चेक कर रहा था। तभी वो विक्टिम का वॉच का अलार्म बजने लगा। फिर लिली और साकुया दूसरे विक्टिम्स के पास गए जो कि मिडिल एज कपल्स थे। लिली और साकुया देखते हैं कि उन दोनों के ही हाथों में इंजेक्शन के निशान है। तभी फिडो उन्हें अपने पास बुलाता है और उनके सामने एक औरत के गले में ध्यान से देखने को कहता है क्योंकि उस औरत के गले में जकड़ने के निशान थे जो कि पुराने लग रहे थे। फिर वो लोग एक और विक्टिम को देखते हैं जिसके कलाई में खुद से बनाए गए सुसाइड आइटम जैसे ब्लेड कट्स के निशान थे और वैसे ही सेम एक और बंदे के भी हाथ में निशान थे। जो देख साकुया फटाक से पहले वाले बंदे के पास जाके उसका घड़ी निकालता है जहाँ उसे देखने मिला कि उस बंदे के हाथों में भी स्क्रैचेस थे। जो देख वो हैरान हो गया। अब ये सभी चीजें देखने के बाद सब कंक्लूजन लगाते हैं कि इन सभी लोगों ने खुद से सुसाइड किया होगा क्योंकि 16 मर्डर्स इतना जल्दी होना तो नामुमकिन है। जिस पे फिडो भी एग्री करता है और फिर वो कहता है कि उसे कुछ चेक करना है तो वो बेल्का के साथ वहाँ से चले गया। उनके जाने के बाद लिली पूछती है लेकिन इस बंदे ने खुद को कैसे मारा होगा क्योंकि इसे तो पीठ में नाइफ घुसाया गया है, जहाँ तक इसका खुद का हाथ तो नहीं पहुँच सकता। तो साकुया बताता है कि ये भी सुसाइड ही होगा क्योंकि याद है ट्रेन में पूरी सीट्स खाली थी तो भी ये बंदा डोर्स पे चिपक के खड़ा था। उसने जब ट्रेन की डोर बंद होती है तब बैग में चाकू रखा होगा और ट्रेन के डोर के बंद होने की वजह से चाकू पुश हुई होगी और फिर जब वो फेरिस व्हील में पहुंचा तब उसने बस हार्ड पुश करते हुए उस नाइफ को अंदर तक घुसा ली होगी और तब उसने उसका बैग नीचे फेंक दिया होगा। जो सीन लिली तो साकुया से इम्प्रेस हो गई और फिर वो दोनों अनुमान लगाते हैं कि वो नाइफ उसने उस व्हील के बोट में से नीचे गिरा दी होगी। जिसके बाद दोनों जन फेरिस व्हील के नीचे एक नाले के पास जाके वो नाइफ ढूंढने लगे। लिली टॉर्च से पानी में फ्लैश कर रहे थे और तभी उसे एक जगह कुछ चमकती हुई चीज दिखी और फिर वो लोग देखते हैं कि वो तो सच में एक नाइफ थी। तो लिली और साकुया उस नाइफ को निकालने लगे। लिली कहती है कुछ भी हो जाए आप मुझे छोड़ना मत। जिस पर साकुया बोलता है तुम टेंशन मत लो, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी वो शर्मा गया अपने आगे देख के क्योंकि उसे लिली के स्कर्ट के नीचे का बहुत ज्यादा क्लीवेज दिख रहा था जो देख के वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। लिली साकुया को हल्का और झुकने को कहती है। हल्का और करते करते एक टाइम पे लिली का हाथ साकुया से छूटने लगा। जो देख लिली कहती है छोड़ना मत। लेकिन साकुया कितना भी मुजक्कश कर लेता लिली उसके हाथों से फिसल गई तो साकुया तुरंत उसका पाँव पकड़ लेता है। लेकिन पाँव पकड़ते ही साकुया को अलग ही जन्नत दिखती है जिसे देख वो शर्मा गया और फिर दोनों जन पानी में गिर गए। जिसके बाद दोनों भीगे हुए फिडो और बेल्का के पास जाते हैं जिन्हें देख फिडो उन्हें चिढ़ाता है कि ये दोनों तो भीगे चूहों जैसे दिख रहे हैं। तभी वहाँ मिस्टर सुजुरुगी आते हुए साकुया से कहते हैं तुम भी यहाँ हो। जिस पे साकुया पूछता है आपका यहाँ घूमने आए थे अम्यूजमेंट पार्क में। जो सुन मिस्टर सुजुरुगी चिल्लाते हुए कहते हैं क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं काम पे आया हूँ। जिस पे साकुया कहता है कि आप तो बहुत ही लेट आए हो। जिसके बाद वो फिडो और बेल्का को इंट्रोड्यूस कराने जाने लगा लेकिन मिस्टर सुजुरुगी तो पहले से ही फिडो को जानते थे और बेल्का को भी। वो फिडो को जाके ग्रीट करते हैं। मिस्टर सुजुरुगी बेल्का से कहते हैं क्या अब भी तुम मिस्टर फिडो को अपने पागलों वाली थेरी से परेशान करते रहती हो। जो सुन बेल्का कहती है आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिडो गुर्राते हुए उसे शांत करा काम की बातें करते हुए बताता है कि फेरिस व्हील के एक ही राउंड में 16 मौतें हुई और मेरे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से वो सब मर्डर्स नहीं थे बल्कि वो सब सुसाइड थे जिन्हें मर्डर जैसा दिखाया गया। तुम्हें भी यही लगता है ना बच्चे। जो सुन साकुया हैरान हो गया। वो होश में आते हुए सबको बताता है कि उन्हें पानी
पानी में एक नाइफ मिली है। विक्टिम ने बिल के बोट में एक पत्थर से नाइफ को बांधा होगा ताकि जैसे ही वो खुद को मार के नाइफ छोड़े वो पत्थर की वजह से नाइफ नीचे पानी में गिर जाए। तभी एक दूसरा पुलिस मिस्टर सुजुरुगी को आके रिपोर्ट दे के वहाँ से चले गया। मिस्टर सुजुरुगी रिपोर्ट पर फिडो को बताते कि विक्टिम्स के अकाउंट्स में मिलियंस रुपए जमा हुए हैं। हम पता कर रहे हैं कि वो पैसे कहाँ से आए। जो सुन फिडो कहते हैं मेरा अनुमान सही था, सिर्फ पैसा ही वो चीज है जो इतने सारे सुसाइड्स का कारण हो सकता है। मिस्टर सुजुरुगी रिपोर्ट पर बताते हैं कि डिपोजिटर का नाम है जिरोकिची। जो सुन सकुया हैरान हो बताता है कि ये तो रेड किड का असली नाम था जो कि 2 सेंचुरीज पहले का एक चोर था। लिली बताती है कि उसने पढ़ा है कि चोरी करना तो बस उसका साइड जॉब था। अब फिडो थके होने की वजह से वहीं लेट गया और बाकी बेल्का को संभालने को कहता है। तो फिडो के असिस्टेंट होने के नाते बेल्का आगे का पूछती कि चलो अब हम उन विक्टिम्स के हॉस्पिटल विजिट्स के बारे में बातें करते हैं। तो मिस्टर सुजुरुगी की रिपोर्ट पर बताते हैं कि सारे विक्टिम्स किसी न किसी कारण से हॉस्पिटल में गए थे, कोई डिप्रेशन तो कोई सुसाइड अटेम्प्ट और कोई वगैरह वगैरह। साकुया के पूछने पे आपको ये रिपोर्ट इतना जल्दी कैसे मिल गया? मिस्टर सुजुरुगी बताते हैं कि पहले मैं भी शॉक हुआ था लेकिन सारे विक्टिम्स एक ही हॉस्पिटल में गए थे जो कि यहीं पास में ही है। जो सुन साकुया तो चौंक गया और तुरंत पीछे देखता है क्योंकि वो भी उसी हॉस्पिटल में ही गया था और फिर उस पर अटैक हुआ था। साकुया अब समझ गया और वो बताता है कि सबको मारने वाला उसी हॉस्पिटल में है। जो सुन तो बेल्का और मिस्टर सुजुरुगी शॉक हो गए। जिसके बाद हम हॉस्पिटल में डॉक्टर वारुजी को देखते हैं जो जा रहे थे, तभी उन्हें पीछे से साकुया पुकारता है जो सभी के साथ वहाँ आया था। पहले तो वारुजी साकुया को नहीं पहचानते लेकिन उन्हें जैसे ही याद आता है वो डरते हुए कहते हैं तुम तो मारे गए थे ना, तुम्हारे डेथ सर्टिफिकेट मैंने खुद साइन किया था। मिस्टर सुजुरुगी उसे अपना बैच दिखाते हुए उसे डराते हुए कहने लगे हम यहाँ तुमसे कुछ सवाल पूछने आए हैं। साकुया उन्हें शांत करा बताता है कि ये वो नहीं है। फिर साकुया डॉक्टर से पूछता है कि आपका वो अटेंडेंट अभी कहाँ है जो उस वक्त था जब आप मुझे क्योर कर रहे थे। और तभी पीछे एक रिपोर्ट नीचे गिरती है जिसे कि डरते हुए उसे अटेंडेंट याओतोमी ने गिरा दिया था। साकुया बोलता है तुम बिल्कुल ही सही टाइम पे आए हो। मिस्टर सुजुरुगी बताते हैं कि मैं पुलिस हूँ, मैं तुमसे आज के मुजिशिमा में हुए इंसिडेंट के रिलेटेड सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम कोऑपरेट करोगे? याओतोमी डरते हुए पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं था? लेकिन फिर वो मुंडी नकाते हुए कहता है मैं कुछ नहीं जानता। जिस पर मिस्टर सुजुरुगी बोलते हैं हमारा साथ आओ। याओतोमी शॉक होते हुए चिल्लाता है तुम कैसे जिंदा हो, उससे कि मैंने खुद तुम्हें मारा था। जिस पे साकुया स्माइल कर बताता है हाँ जिस तरह तुमने मुझे जोर से मारा था मुझे तो बहुत दर्द हुआ, मैं तो मारा ही जाता। जिसके बाद पुलिस याओतोमी को अरेस्ट कर रिपोर्ट करते हैं कि याओतोमी चुप के पेशेंट्स के डिटेल लेके उन्हें कांटेक्ट करने के बाद सुसाइड करवा के उन्हें प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें पे करेगा सुसाइड करने पे, जो सब उसने जोरीकिची नाम का यूज करते हुए किया था। हमें दिखाया जाता है याओतोमी अपनी गुनाही कबूल कर कह रहा था कि जिसने पहले ही सुसाइड करने का डिसीजन ले लिया रहे उसके लिए 1 रुपीस और 100 मिलियन रुपीस दोनों ही सामान वर्थलेस है। वो लोग बिना अपनी फैमिली के लिए कुछ किए मरना तो नहीं चाहेंगे, इसीलिए मैंने उन्हें पैसों का लालच देके उन्हें सुसाइड करवाया। वीडियो कहता है तुमने उनके अच्छेपन का फायदा उठाया। जिस पे याओतोमी चिल्लाते हुए बोलता है नहीं मैं बस इस टाउन के सीनरी को प्रोटेक्ट करना चाहता था। आखिरी समय में लोग सन फेरिस व्हील को देखा करते थे जो कि मेरे पैदा होने से बहुत सालों पहले से थी, लेकिन उन लोगों ने सन फेरिस व्हील को तोड़ के उसकी जगह गोल्ड सा डब्बा बना दिया। पहले तो मैंने रूमर्स फैलाना चाहे लेकिन उससे कुछ भी काम नहीं बना। आखिर उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? साकुया उसके इस खुद को मारने की चाह रखने वालों के प्रति करुणा के भाव को देख सोचता है कि अगर उसने ये करुणा पेशेंट्स के साथ मिलकर कुछ करा होता तो शायद ट्रेचर्स व्हील को पहले जैसा बनाया जा सकता था। फिर वो खुद भी सहमत होता है कि नया ट्रेचर सच में सीनरी को बिगाड़ता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। साकुया और लिली बेल्का और फिडो को बता देते हैं कि वो लोग यहाँ रिंग ढूंढने के मिशन पे आए थे। तो वो 2 टीम में स्प्लिट होकर बेल्का और फिडो उनकी मदद करते हुए सब अलग अलग जाके ढूंढने लगे। साकुया और लिली एक और बार उस जगह जाते हैं जहाँ उन्होंने पहले भी चेक कर रखा था। तभी ट्रेचर्स अचानक से ही चालू हो गया जिसे कि स्टाफ ने किया था। साकुया के पूछने पर स्टाफ बताती है क्योंकि केस सॉल्व हो गया है और साफ सफाई भी हो गया है, इसीलिए वो लोग बस चेक कर रहे हैं कि व्हील घूम रहा है या नहीं। तभी लिली कुछ नोटिस करके साकुया को खींचते हुए उनके सामने डब्बे में ले गई और उनके अंदर जाते ही स्टाफ गेट बंद करके व्हील को चालू करते हुए उन्हें एंजॉय करने को कहती है। तो देख साकुया हैरानी से देखते रह गया और व्हील घूमना चालू हो गया। लिली लगातार कुछ ढूंढते हुए उसे फाइनली वो रिंग मिल गई जिसके लिए वो लोग यहाँ आए थे। उसने कुछ चमकता हुआ देखा था तो इसीलिए वो साकुया को अंदर ले आई थी, जो पाके दोनों ही खुश हो गए। जिसके बाद क्योंकि व्हील अभी भी घूम रही थी वो दोनों ऊपर ही सीट पे बैठ गए। लिली बहुत ही खुश थी साकुया के साथ राइड पे बैठ के। साकुया शर्माते हुए कहता है आज का दिन तो बहुत ही हार्ड रहा। लिली उसे शर्माता देख बस स्माइल करते हुए देखे जा रही थी। लिली इशारा कर कहती है कि आप मेरे लैब पे आराम करना चाहोगे? जो सुनकर साकुया शर्माते हुए फिर वो लेट गया उसके लैब पे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम साकुया लिली को एक कैफे में चाय पीते हुए देखते हैं जो दोनों फिडो और बेल्का के साथ मीटिंग करने के लिए उनका वेट कर रहे थे। तभी वहाँ एक बच्ची आके साकुया के डेस्क पे फोन रख के वहाँ से भाग जाती है। जो देख साकुया हैरान होते कॉल पिक करता है जहाँ उसके सामने चार थी, जिसका आवाज सुनते ही साकुया सीरियस हो गया। चार बताती है कि याओतोमी को वो सब करने के लिए पैसे की जरूरत थी तो मैंने उसे हेल्प की थी। जो सुन साकुया पूछता है तो क्या मुजिशिमा की नई इन्वेस्टर तुम हो? जिसपे चार बताती है नहीं, मैं उस बदसूरत फेरिस व्हील को कभी नहीं बनाना चाहूंगी, मैं तो खुद उसे तोड़ना चाहती थी, लेकिन तभी मुझे याओतोमी मिला जिसका प्लान सुन मैंने उसे अपना चारा बनाते हुए उसे यूज किया। साकुया सीरियस होते
होते हुए पूछता है, चार अभी तुम कहाँ हो? क्या तुम मेरे डैड के बारे में कुछ जानती हो? चार बताती है, एक बॉडी तो मिली थी जिसे देख लग रहा है तुम्हारे डैड इमॉर्टल नहीं थे और उनकी कहानी खत्म हो गई। क्या अब तुम सहमत हो? जिस पे साकुया चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं, एक जली हुई लाश बिना चेहरे के साबित हुए ये बात मुझे कुछ साबित नहीं कर सकती। जो सुन चार लंबी सांस छोड़ते हुए कहते हैं, ठीक है, अगर तुम्हें अपने डैड के बारे में जानना है तो रेजिन लिव आ जाओ, जो कि मेरा सीक्रेट आइलैंड है जहाँ मैं रहती हूँ, लेकिन ये बात उन पुलिस से सीक्रेट रखना, समझे? और फिर वो फोन काट देती है। साकुया का इतना सीरियस फेस देख लिली को उसके लिए चिंता होने लग गई। तभी वहाँ बेल्का और फिडो आ गए जो साकुया को आवाज देते हैं। साकुया खुश होते हैं, उनसे कहता है, तुम लोग लेट हो। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया। एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि साकुया पानी में गिरते हुए डूबने लगता है। साकुया को डूबता देख लिली जोर से उसका नाम पुकारती है। साकुया लगातार डूब रहा था और उसकी आंख बंद होने से पहले उसे एक जलपरी दिखती है और वो लोग समुद्र के बीचों बीच जाके फंस चुके थे। प्रेजेंट में आता है, हमें पहले तो बहुत सारी सुंदर सुंदर पिक्स दिखाई जाती है जो कि सिसिली सिटी की सबसे खूबसूरत जगहों की सारी लोकेशंस थी। और वहीं पे हमारा हीरो साकुया भी था जो कि चार को ढूंढने के लिए रेजिन लिव आइलैंड जाने वाला है और उसके साथ ई और बेल्का फिडो भी जा रहे हैं, जो सब बहुत ही एक्साइटेड थे। साकुया के मुंह से एक अंकल जैसे ही सुनते हैं कि वो लोग बोट पे से रेजिन लिव जा रहे हैं, वो साकुया से कहते हैं कि रास्ते में तुम्हें सायरन की आवाज सुनाई देते, तुम चौकन्ने रहना। जो सुन साकुया को तो कुछ भी समझ नहीं आया था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उनका बोट चलाने वाली है बेल्का, जो देख साकुया शॉक होते हुए पूछता है, क्या बोट तुम चलाने वाली हो? जिसपे बेल्का उसे बताती है कि उसके पास लाइसेंस है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद बोट चलने लगी। यू और फिडो तो बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। हम देखते हैं कि उनके बोट में नीचे एक जगह स्क्रैच लगी हुई है जिस वजह से पानी बोट में भरने लगी और जैसे ही लिली सबको बताती है कि उनका बोट डूब रहा है, सब लोग शॉक हो जाते हैं और फिर सभी स्विमिंग सूट पहनते हुए पानी को निकालने लगे। लेकिन तभी साकुया समुद्र के अंदर गिर के डूबने लगता है, जो देख लिली चिंता में जोर से उसका नाम पुकारती है। साकुया की आंख खुलती है जहाँ वो किसी दूसरे आइलैंड पे था और एक फोटोग्राफर बड़े देर से उसका फोटो लगातार खींचे चले जा रहा था। तभी वहाँ लिली आके साकुया को संभालती है। साकुया के पूछने पे वो बताती है कि हम अभी एक्वेरियम नाम के एक छोटे से आइलैंड पे है। जिसके बाद वो साकुया को उठा के आइलैंड के अंदर ले जाने लगी जहाँ की यू और बेल्का फिडो पहले से है। रास्ते में वो फोटोग्राफर साकुया को बताता है कि उसका नाम हर्बी है और उसे नेचर्स की पिक्चर खींचने में बहुत अच्छा लगता है और वो बंदा थोड़ा मिस्टीरियस सा भी लग रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो लोग माउंटेन के ऊपर बिल्डिंग के पास पहुंच गए, जो बिल्डिंग बहुत ही अजीब दिखने में थी। रास्ते भर तो हर्बी हर जगह की बस फोटो लिए जा रहा था। साकुया और लिली बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और तभी उन्हें सामने एक जलपरी की फोटो दिखती है। तभी वहाँ एक मेड आते हुए बताती है कि वो मरमेड नहीं सायरन की पिक्चर है। गाइस, सायरन और मरमेड में ये फर्क होता है कि सायरन की लोअर बॉडी अनलाइक मरमेड बर्ड्स की होती है और वो जो आपने कहानी सुनी है कि जलपरियां साउंड निकाल के लोगों को वश में करके शिकार करती है, वो मरमेड ना होकर सायरन्स होती है। अब आगे वो मेड बताती है कि ऐसा कहा जाता है कि इस आइलैंड पे जलपरियां रहती है। फिर वो अपना नाम उन्हें उर्सुना बताती है, जो यहाँ की मेड और ट्यूटर है। उर्सुना उन्हें कहती है कि आप लोग यहाँ रुक सकते हो जब तक आपका शिप रिपेयर नहीं हो जाता। मैं हाउस की लेडी को बता दूंगी जो अभी अपने रूम में आराम कर रही है। आज बहुत सारे गेस्ट आने की वजह से वो थक गई है। तभी बारिश आने लगी, जो देख साकुया को हर्बी की चिंता होने लगी क्योंकि वो बाहर ही था। लिली के पूछने पर उर्सुना बताती है कि हर्बी भी इसी मेंशन पे रुका हुआ है। मैं चाहती हूँ कि हर्बी जल्द से जल्द इस आइलैंड को छोड़ के चला जाए क्योंकि ये आइलैंड मिस्ट्रेस की प्राइवेट प्रॉपर्टी है और हर्बी बिना परमिशन लिए फोटोज खींच रहा है, जो सुन साकुया को भी ऑकवर्ड लगता है। जिसके बाद उर्सुना साकुया को उसका रूम दिखा के जाने लगी, लेकिन तभी उनके कपड़ों में से एक रेड शीट नीचे गिरता है। साकुया वो उठा के उनसे पूछता है कि ये क्या है, तो उर्सुना उसके पास आके बोलती है कि ये हमारे बीच सीक्रेट रखना, दरअसल जल्दी मिस्ट्रेस की बर्थडे आने वाला है और मैं उनके लिए सरप्राइज गिफ्ट प्रिपेयर कर रही हूँ। जो बोल के वहाँ से चली गई। वो साकुया के इतने पास होने की वजह से साकुया को उनके सेंट का सुगंध आया था। जिसके बाद हम साकुया को रूम में देखते हैं, जो कि रूम में लगे आर्ट को देख रहा था। तभी इस रूम में लिली भी आ गई। साकुया को लिली से जानने मिलता है कि सभी रूम सेम है लेकिन उनमें लगे मून का आर्ट डिफरेंट है। फिर लिली बताती है कि हमें यहाँ फोन का सिग्नल भी नहीं आ रहा है। तभी यू और बेल्का बड़े खुशी में दरवाजा खोलते हैं क्योंकि वो ये जान के खुश थे कि साकुया सही सलामत है। फिर और साकुया बाहर बहुत तेज बारिश देख कहते हैं कि हम अपने शिप जल्दी रिपेयर नहीं करवा पाएंगे, यानी कि साकुया रेजिन लिव जल्दी नहीं पहुंच पाएगा। फिर हम बाहर देखते हैं जहाँ बाहर तो पूरा तूफान आ रखा था और जोर से बारिश हुए जा रहा था। जिसके बाद साकुया सभी डिनर के लिए जाते हैं जहाँ टेबल पे पहले से ही और भी गेस्ट बैठे हुए थे। उनमें से सबसे सीनियर तो गुस्से भरे टोन में बोलते हैं ये लोग तो बस बच्चे हैं और उनके साथ तो एक डॉग भी है। फिर साकुया सबको अपना नाम बताता है तो सीनियर अपना नाम आइवन जावातिनी बताते हैं। येलो बालों वाला उनका बेटा लाइल जावातिनी साकुया से हाथ मिलाता है। उनकी वाइफ का नाम कात्या है और उनके बेटे का नाम डिमिट्री, जो बच्चा बहुत ही रूड है, जिसका रूडनेस देख उसके फादर उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं इसीलिए तुम्हारे स्कूल में कोई दोस्त नहीं है। उर्सुना सभी को अभी खाने से मना करती है क्योंकि उनकी मिस्ट्रेस अभी तक वहाँ नहीं आई थी। तभी मिस्ट्रेस वहाँ आती है जो लेट आने के लिए सभी से माफी मांगती है। वो बहुत ही खुश हो जाती है अपने सामने इतने सारे गेस्ट को देखे। वो व्हील चेयर पे थी और अपना नाम लिक्यूला द सीका बताती है, जिन्हें शॉर्ट में सब ब्लू बुलाएंगे और उसका एसेंट पूरा इटालियन
इटालियन था और वो ज्यादातर इटालियन एसेंट में ही बोल रही थी। उसकी क्यूटनेस देख तो बेल्का और यू दोनों ही फ्लैटर हो जाती है। अब इन सभी को बताते हैं कि हम इनके दूर के रिलेटिव्स है। बेल्का के पूछने पे यू बताती है कि वो अपनी मॉम और डैड के साथ 7 साल तक साथ थी। ये उसकी मदर की दूसरी शादी थी, लेकिन वो खुश थी। लेकिन फिर वो दोनों ही एक्सीडेंट में मारे गए और उसके ग्रैंडपा भी इसी साल मारे गए और अब वो बस उर्सुना के साथ रहती है, जो उन सभी को उसके लिए बुरा लगता है और बेल्का उससे सवाल पूछने के लिए माफी मांगती है। जिस पे लू कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अभी उर्सुना के साथ खुश हूँ। जिसके बाद हम साकिया और सभी को एक रूम में देखते हैं जो बातें कर रहे थे। बेल्का और यू उर्सुना का स्वादिष्ट खाना खा के बहुत ही खुश थे। तो फिर अब बेल्का कुछ कहता है तुम्हें उससे सीखना चाहिए, जो सुन बेल्का उस पर गुस्से में भड़कने लगी। फिर यू के पूछने पे बेल्का बताती है कि वो फिडो से जब वो दोनों साथ में काम करना चालू किए तब से उन्हें समझने लगी। फिडो कहता है पता नहीं कि ऊपर सिर्फ बेल्का ही उसे समझ पाती है। तभी रूम में ये सारी बातें सुन अमेज होते हुए लू वहाँ आ गई। फिर वो सभी से शर्मा के सब चुपके सुनने के लिए माफी मांगती है। फिर वो भी अंदर जाती है और वो फिडो को पूछ के फिर उसे सहलाने लगती है। बेल्का बताते कि फिडो ने पहली बार किसी को खुद को सहलाने दिया है। फिर लू शर्माते हुए पूछते हैं कि आप लोग मेरे रूम में आना चाहोगे, जो सुन तो सभी के सभी खुशी खुशी मान गए। जिसके बाद सभी जाने लगे। रास्ते में साकिया लू से कहता है तुम्हारा व्हील चेयर तो बहुत ही फैंसी है, जो कि बहुत ही क्यूट है। जो सुन लू बताती है कि ये डिजाइन उसके ग्रैंडफादर ने बनाया था। जिसके बाद वो सभी को अपने रूम में वेलकम करती है। उसका रूम तो बहुत ही बड़ा था। विंडोज के बाहर पेड़ पौधे भी लगे हुए थे। बेल्का विंडो बंद करती है, जो विंडो बहुत ही ऊपर था, जिसे बंद करने के लिए उसे जंप करना पड़ा था। जिसके बाद वो सभी लू के ग्रैंडफादर की तस्वीर देखते हैं। फिर भी फोटो पास से देखने के बाद साइयानोमिलिया नाम का डिजीज का जिक्र करता है, जिसे कि मर्मेड सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो लू नाराज होते बताती है कि जब से वो पैदा हुई है तब से वो खड़ा या चल नहीं पाती, और जब लोग ये देखते हैं तो वो सब डर जाते हैं। तभी साकिया उससे कहता है कि लोग अनजान चीज देखकर डर जाते हैं, लेकिन तुम्हारी ये चीज बिल्कुल भी डरावनी नहीं है। फिर वो उसे बता देता है कि वो एक डिटेक्टिव है। बाहर उनकी बातें सुन उर्सुना को अपने मिस्ट्रेस के लिए बहुत खुशी होती है। वो डोर नॉक करके खोल के कहती है कि मुझे खुशी है कि आपने बहुत सारे दोस्त बना लिए हैं। जो सुन रूम में सभी लोग एग्री करते हैं, हाँ हम सब तुम्हारे दोस्त थे। जो सुन लू को बहुत ही अच्छा लगता है। वो सभी से कहती है काश आप सभी हमेशा के लिए डेमोनिका विला में रहते। साकिया के हैरान होने पर उर्सुना बताती है कि इस मेंशन का नाम डेमोनिका विला है, जो कि पुराना नाम है, जिसका मतलब होता है उन लोगों का घर जो पालन करते हैं, क्योंकि ये मेंशन पहले हॉस्पिटल और आश्रम हुआ करता था जिसमें बच्चे रहा करते थे। जो सुन साकिया समझ आता है कि शायद इसीलिए खिड़कियों की लॉक इतनी ऊपर बनाई गई थी। लेकिन जलपरी की कहानी ने लोगों को डरा दिया। सब कहते हैं कि लोगों को एक फिगर दिखाई देती थी, जो फिगर छोर पे खड़ा होकर गाना गाती थी, और चलाने वाले उस सायरन की कहानी पर भरोसा करते थे और उससे डरते थे। जो सुन लिली समझ गई कि मेंशन के बाद जो इतने सारे भाले लगे हुए हैं वो इन्हीं सायरन को दूर भगाने के लिए लगाए गए हैं। उर्सुना आगे बताते हैं कि इन सब अफवाहों के बावजूद लू के ग्रैंडफादर यहाँ आके बस गए। इसके बाद उर्सुना वहाँ से चली गई। लिली लू से पूछते हैं कि आपका ग्रैंडफादर द ग्रेट पेंटर एलिसियो दे सिका तो नहीं। जो सुन लू हैरान होते हुए पूछते हैं कि आप उन्हें जानती हो। लिली के एग्री कर कहने पे कि वो एक ग्रेट आर्टिस्ट थे, लू को बहुत ही अच्छा लगता है। साकिया के पूछने पे कि तुमने उन्हें कैसे पहचाना, लिली बताते हैं कि उसने एंट्रेंस हॉल में लगे पेंटिंग को देख पहचाना, क्योंकि पिछले ही साल वो पेंटिंग रिवील करी गई थी, जो कि एलिसियो दे सिका की सबसे पहली पेंटिंग बताई गई, जिसका नाम बहुत ही अजीब है। जो नाम लू बताती है कि ग्रैंडपा ये पेंटिंग बस उसे देते जो इसकी ट्रू वैल्यू को पहचान पाता। ग्रैंडपा को अकेले ही रहना पसंद था और वो उनकी बनाए बहुत से पेंटिंग्स को खुद के ही पास संभाल के रखे थे। तभी रूम में उर्सुना परेशान होते हुए हाफते हुए बताते हैं कि हर्बी कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। उसे ये लेटर लिखा हुआ मिला है, जिसमें हर्बी ने लिखा है कि उसने जलपरी को देखा और अब वो यहाँ तूफान और उठने से पहले यहाँ से भाग रहा है। और उर्सुना इस बात पर और परेशान हो जाती है कि हर्बी ने जरूर उनके ही मेंशन का बोट यूज करा होगा भागने के लिए। जो सुन वो लोग परेशान होते हुए फिर सभी के साथ उसे ढूंढने लगे, जहाँ पे मिस्टर आइवन भी उनकी मदद करने के लिए मान गए थे। लेकिन उनका अकड़ू बेटा वहाँ से आराम करने चले जाता है, जो देख उसके डैड को उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। फिर सभी लोग बाहर तेज बारिश में ढूंढने लगते हैं। कुछ लोग तो समुद्र के पास भी चेक करते हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें कुछ नहीं दिखता। बहुत समय तक ढूंढने के बावजूद उन्हें हर्बी कहीं पे भी नहीं दिखता। फिर सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं, क्योंकि किसी को भी हर्बी का कोई सुराग नहीं मिला था। तभी लिली को हर्बी का शूज दिखता है और वहाँ पे मेंशन का बोर्ड भी गायब था। लिली को कुछ और भी दिखा था, तो वो नीचे कूदने जाने लगी। सुन साकिया उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लिली फिर भी नीचे जंप लगा देती है। साकिया जो ये देख परेशान हो गया था, वो देखता है कि तभी लिली ऊपर चढ़ जाती है, जो कि हर्बी का वॉलेट साथ लाई थी नीचे से। साकिया उससे कहता है दोबारा कभी भी ऐसा मत करना। तभी बेल्का डरते हुए कहने लगी कि शायद हर्बी बोट से भागा नहीं है, वो घुमा फिरा की बातें कर रही थी जो किसी को भी समझ नहीं आता। तो बेल्का सभी को मेंशन के ऊपर देखने को कहती है, जहाँ पे हर्बी उन भालों के बीच में मारा गया था। जो मंजर देख सभी डर के परेशान हो जाते हैं और ये बहुत जोर से चीखती है। और इसी टेरिफाइंग सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हमें पूरा दिखाया जाता है कि हर्बी का शरीर किस तरह लटका हुआ था। उन सभी को समझ नहीं आ रहा था कि हर्बी का एक्सीडेंट हुआ है या मर्डर। ये उर्सुना से कहती है कि ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता,
क्योंकि जिस तरह हर्बी नीचे गिरा है वो जरूर मर्डर ही है। अगर वो फिसल के गिरा होता तो डायरेक्ट नीचे जमीन पे गिरता। जो सब रुशना परेशान होते हुए कहती है तो क्या सायरन वाली कहानी सही है, यहाँ पे सायरन है। फिर वहाँ फ्रीडो भी आ गया जो उनसे बोलता है मुझे लग रहा है और कुछ तो गलत होने वाला है। ये सुन सबके हैरान हुआ ही था कि तभी वहाँ यू परेशान होते हुए बाहर से आकर सभी को उसके साथ चलने को कहती है। रास्ते में जाते हुए सकुया को नीचे गिरा हुआ एक स्क्रैप मिलता है तो वो उसे उठा के आगे बढ़ गया। यू सभी को लू के रूम में ले गई थी क्योंकि वहाँ लू घायल हालत में बेहोश पड़ी थी। अब ये देख सभी लोग परेशान होते हुए तुरंत लू के पास जाते हैं। यू बताती है कि मैं लू के लिए परेशान थी इसीलिए यहाँ आ रही थी और मैं यहाँ पहुँचने से पहले मैंने जोर से धड़ाम की आवाज सुनी। वहाँ का विंडो खुला ही था तो बेल का पहले तो वो विंडो को बंद करती है। जिसके बाद सकुया लू को बेड पे लिटा देता है। ये सब सुन वहाँ मिस्टर आइवन और उनके डैड और वाइफ भी वहाँ आ गए जिन्हें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था। आइवन की वाइफ तो कहती है कि लगता है कि लू बस अपने व्हील चेयर से गिर गई और ये बोल के वहाँ से जाने लगी। जो देख बेल का गुस्से में बोलती है क्या तुम लोगों को लू के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं है। जिसपे खाता हिचकिचाते हुए कहती है ऑफ कोर्स मुझे चिंता है। फिर वो उनसे परेशान होते हुए बोलती है पता नहीं है अब ये डिमिट्री कहाँ पे भाग गया। फिर साकिया उन्हें बता देता है कि हर्बी की मौत हो गई है और ये मौत शायद कोई सुसाइड नहीं है। जो सुनते वो दोनों ही शॉक हो गए। तब लू होश में आ गई। होश में आते वो पूछते है क्या वो भाग गई। साकिया हैरान होकर पूछता है आखिर तुम किसकी बात कर रही हो। कुछ सुना जो लू के लिए फर्स्ट एड और टावल लेने गई थी वो वहाँ आके लू को संभालने लगी। लू बताते है कि जब वो यहाँ बाकी सबका वेट कर रही थी तब एक सफेद कपड़ों में फीके रंग की औरत वहाँ आई और उस पर अटैक कर दी। जो बात वो डरते हुए बता रही थी और जैसे ही वो बताती है कि उस पर अटैक एक सायरन यानी कि एक जलपरी ने किया है सबका ये सुन शॉक हो जाता है। लू बताती है कि उसने सायरन को देखा, अगर ये सही वक्त पे नहीं आती तो वो तो मार ही जाती। मिस्टर रावण सायरन की बात सुन जोर से चिल्लाते हुए परेशान होने लगे। अगर कुछ सोचने के बाद कहता है लू आखिर तुम झूठ क्यों बोल रही हो। तुमने कहा कि जलपरी तुम्हारे रूम के अंदर आई और तुम पे अटैक की। जिस पे लू एग्री कर बताती है कि हाँ ऐसा ही हुआ था, मैंने अपना बेस्ट दिया उससे फाइट करने पे। तो साकुया कहता है और यू तभी आई जब जलपरी विंडो से भाग गई, तो आखिर तुम इतनी ज्यादा कैसे बिक गई। इस पे लू हिचकिचाते हुए बोलती है ये इसीलिए क्योंकि जलपरी ने विंडो खोला छोड़ दिया था और बारिश अंदर आ गई। जिस पे साकुया बोलता है कि इसमें तो बस 1 मिनट ही लगा था जब विंडो खोला था और हम यहाँ आए थे और इतने कम समय में तुम इतना ज्यादा नहीं बिक सकती। उसमें ये सुन साकुया पे चिल्लाने लगी कि तुम कहना क्या चाहते हो कि मिस्ट्रेस ने फोटोग्राफर की हत्या की है। जिस पे साकुया बोलता मैं ये नहीं बोला, लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण है जिस वजह से लू को झूठ बोलना पड़ रहा है। जब हम बाहर हर्बी को ढूंढ रहे थे लू तब तुम कुछ तो कर रही थी जिस वजह से तुम इतने स्क्रैचेस आए और तुम भीग गई। क्या मैं सच कह रहा हूँ लू। बेल का ये सुन समझ जाते है कि जब लू रूम के अंदर आई होगी तब उसने जानबूझ के विंडो खोला होगा ताकि लोगों को लगे कि वो विंडो खोलने की वजह से भीगी होगी। जिस पर साकुया एग्री कर बताता है कि और लू ने जलपरी को बहाना बनाना सही समझा। ये और रुसना बोलती है लेकिन लू तो चल नहीं पाती, वो तो व्हीलचेयर पे रहती है। अब साकुया लू से बोलता है तुम असल में चल पाती हो ना। जो सुना हैरान हो तो पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। तो साकुया उससे पूछता है क्या रूम का विंडो तुमने खोला था। जिस पर रुसना मना करती है तो साकुया याद कर बताता है कि लू ने कहा था कि रूम का विंडो उसके लिए रुसना ही खोलती है बंद करती है, जिसका मतलब है कि विंडो लू ने ही खोला होगा। रुसना ये सुन बड़कते हुए बोलती है लेकिन तुम्हारे पास इसका क्या प्रूफ है। तब लिली आगे आते हुए बोलती है तो क्यों ना हम इस कैमरे का रिकॉर्डिंग को देखें। जो देख लू शॉक होते हुए पूछते है क्या ये टूटा नहीं है। लिली बताते है कि हाँ ये टूटा है लेकिन हम इसके SD कार्ड में से डेटा निकाल सकते हैं और मैंने ये मोबाइल में ट्रांसफर कर दिया है। सब देखते हैं कि उस फुटेज में साफ दिख रहा है कि लू अपने पैरों पे भाग रही है। जो देख सब हैरान हो गए। कहते हैं कि पूछने पे रुसना बताती है कि मैं बस 6 महीने पहले ही हायर की गई हूँ मिस्टर एल्डू के डेथ के बाद, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अब ये सब देखने के बाद रूम का माहौल पूरा बदल गया था। फिडो बोलता है तो लू के पैर सही करने के लिए पहले ही सर्जरी हो चुकी है। ये सुन अब लू बताती है कि उसके ग्रैंडपा ने 3 साल पहले ही उसके पैरों की सर्जरी कराई और उसे नए लेग्स मिल गए। शायद ग्रैंडपा को पहले अंदाजा हो गया था कि अब वो ज्यादा देर तक लू के साथ नहीं रह पाएंगे। साकुया पूछता है आखिर तुमने उर्सुना से बात क्यों छुपाई। उर्सुना भी कहती है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया। जिस पे लू चिल्लाते हुए कहती है कि जब मैं तुमसे बात करती थी तुम हमेशा मुझे आइलैंड को छोड़ के जाने को कहती थी और बाहर जाके स्कूल में पढ़ने को कहती थी और दोस्त बनाने को कहती थी, और अगर तुम्हें पहले से पता रहता है कि मैं चल सकती हूँ तो तुम मुझे और मनाने की कोशिश करती। उर्सुना बोलती है कि मैं आपकी भलाई के लिए ही बोलती थी। जिस पे लू चिल्लाते हुए कहती है लेकिन मैं यहीं रहना चाहती हूँ और मैं कहीं और नहीं जाना चाहती, मैं फ्री नहीं होना चाहती। अब मिस्टर आइवन अपना सर पकड़ते हुए बोलते हैं कि आखिर क्या सच में हार्वी को लू ने मारा है। जिस पे लू तुरंत बोलती है नहीं ये बस एक एक्सीडेंट था। तो वो पूछते हैं आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। जिसका जवाब लू नहीं देना चाहती तो वो बोलने लगी कि मैं कुछ नहीं जानती। साकुया पूछता है क्या तुम किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो। अगर तुम नहीं बताना चाहती तो हम मोबाइल में ही देख लेंगे। और जैसे ही बोलता है लू उसके मोबाइल छीनने लगती है और फिर वो मोबाइल छीन के वहाँ से भाग जाती है और वो लोग उसके नहीं पकड़ पाते क्योंकि वो लिफ्ट से किसी और फ्लोर पे चल जाती है। वो लोग जब तक वहाँ पहुँचते तब तक वहाँ कुछ भी नहीं था। वो लोग एक चैम्बर में पहुंचे थे जहाँ तभी फ्रीडो बताता है कि यहाँ कुछ तो है। तो साकुया उसके कहने पे सामान रखे
कैरेज को सामने से हटाता है और जैसे वो हटाता है सब देखते हैं कि सामने तो एक सीक्रेट रूम है। वो लोग अब नीचे जाते हैं सीढ़ियों से उतर के और वो लोग उस जगह पहुंचते हैं जहाँ का फोटो हर्बी ने लू को भागते हुए पकड़ा था और उसकी फोटो ली थी। वो सब अब जंप करते हुए भागते हैं, तभी सबका पीछे देखता है क्योंकि वो सुना जंप करते आ नहीं रही थी। वो सुना फिर घबराते हुए सीधा पानी में उतर के आने लगी। वो बताती है कि मैं इन रॉक्स पे जंप नहीं कर सकती ये स्कर्ट पहन के, अगर ये कहीं गिर गई तो। और जैसे वो ये बोलती है वो तुरंत स्लिप खा के गिर जाती है। तब ये पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे माफ कर देना। तब लिली सामने दिखाती है क्योंकि लू वहीं पे थी। लू किसी से बोल रही थी कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन सामने क्रिएचर अपीयर होते हुए उसकी बात नहीं सुनता और उसके पास आ जाता है और उसका नाम लू ग्राफिया बताती है जो कि एक डॉल्फिन जैसा दिख रहा था। वो ऑर्कास नाम का फिश था जो कि डेंजरस माना जाता है, इसलिए वो सब लोग उधर से बाहर भागने को कहते हैं क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन तभी सब देखते हैं कि ग्राफिया लू को कुछ नहीं कर रहा है, यानी कि वो दोनों पहले से ही दोस्त थे। तो साकुरा लू के पास जाके कहता है क्या मुझे तुम अपनी दोस्ती इंट्रोड्यूस कराओगी? तो लू बताने लगती है ये कहानी तब की है जब वो 12 साल की थी और उसका सर्जरी जल्दी हुआ था। वो गलती से इस एरिया में आ गई थी और तभी उसने आवाज सुनी जो कि ऑर्कास का था। वो ऑर्कास के पास जाती है और देखती है ऑर्कास तो घायल है, तो वो पीछे जाती है और ऑर्कास के लिए खाने के लिए मछलियाँ लेके आती है। ऑर्कास उसके लाए हुए फिश को नहीं खा रहा था। लू उससे दोस्ती करना चाहती थी लेकिन ऑर्कास उसका फिश नहीं खा रहा था क्योंकि ऑर्कास पे ह्यूमंस ने हमला किया था, इसलिए शायद ऑर्कास ह्यूमंस पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। लू चाहे कितने बार भी उसे फिश दे देती लेकिन वो नहीं खाता। लेकिन लू बार बार कोशिश करते रहती है और हार नहीं मानती और एक बार फाइनली जाके ऑर्कास उसका लाया हुआ फूड खा लेता है, जो देख ली खुश हो जाती है और फिर लू उसे ग्राफियो नाम देती है, जो नाम ग्राफियो को भी बहुत पसंद आया था और फिर वैसे उनकी दोस्ती हो जाती है। ग्राफियो को भी वो नाम पसंद आया था और वो खुशी से नीचे जाके लू के लिए गिफ्ट ला के देता है, जो गिफ्ट पाके लू भी खुश हो गई थी और इसी तरह लू की पहली दोस्त ग्राफियो बनी थी। ये कहानी सुन सबको समझ जाता है कि लू बस ग्राफियो को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। कुछ तो आगे हार्बी को ग्राफियो ने मारा। तो लू बताने लगते जब वो ग्राफियो के साथ थी तब वहाँ हार्बी आ गया और उसने बहुत सारे फोटोज खींचना चालू कर दिए। लू हार्बी से रिक्वेस्ट करती है कि तुम फोटो डिलीट कर दो, लेकिन हार्बी से उसे पता चलता है कि हार्बी ग्राफियो के लिए ही यहाँ आया था और वो फोटो डिलीट करने के लिए नहीं मानता। हार्बी किसी फेमस मैगजीन के लिए इस ग्राफियो को पकड़ना चाहता था। हार्बी से उसे पता चला कि ग्राफियो ही व्हाइट डेविल है, जो सुन मिस्टर एवन भी शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले व्हाइट डेविल सुन रखा था। वो बताते हैं कि व्हाइट डेविल वो ऑर्का है जो कि बहुत सारे ह्यूमंस को खा चुकी है और बहुत सारे शिप्स पे भी अटैक कर चुकी है। और ग्राफियो ने जैसे ही देखा कि लू पे हार्बी ने हमला किया, ग्राफियो गुस्सा हो गई और फिर उसने सीधा जाके हार्बी को अपने मुंह में दबोच लिया और फिर वो हार्बी को मारने लगी। लू जैसे ही बाहर जाके देखती है तब उसे देखने मिलता है कि ग्राफियो ने हार्बी को मारते हुए सीधा उसे इतना तेज मारा था कि हार्बी उड़ते हुए जाके सीधा उन्हीं तीरों के बीच में जा धंसता है। लेकिन लू बताती है कि भले ही ग्राफियो ने किसी को मारा लेकिन फिर भी वो ग्राफियो को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। जो फिडो समझ गया कि इसीलिए लू ने वो कैमरा पानी में फेंक दिया था और फिर उसने खुद ही जाके बोट को ऐसा दिखाया कि जैसे कैमरामैन खुद ही यहाँ से भाग गया हो और उसने ही वो लेटर उसना के रूम में रखा था ताकि सबको ऐसा लगे कि कैमरामैन यहाँ से डर के भाग चुका है। वो हार्बी के बॉडी को ठिकाने लगाने वाली थी लेकिन तभी तूफान आ गया। साकुया कहता है तो तुमने सारे एविडेंस को साफ कर दिया, वो भी तब जब हम खाना खा रहे थे और एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो लू बोलती है मैं डर गई थी, मैं बस अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। इस तरह से उर्सुना को लू के लिए बुरा लगने लगता है। लू उससे माफी मांगती है तो उर्सुना उससे कहती है आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा आपके साइड हूँ, जो लू को भी अच्छा लगता है। आप सब डिसाइड करते हैं कि लू निर्दोष है और उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो सबको इसीलिए खुशी से लू को बाहर पानी से आने को कहता है, वरना उसे जुकाम हो सकता है। जिसपे लू कहती है कि तुम्हें तो पता ही मेरे लेग्स पे असर नहीं पड़ेगा। तो साकुया कहता है मैं तुम्हारे लेग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे पूरे बॉडी की बात कर रहा हूँ, जिसमें लू को बहुत ही अच्छा लगता है और वो खुशी के आंसू के साथ साकुया को करने लगती है। तभी भूचाल आने लगता है और वो लोग सभी के पानी से ऊपर आ जाते हैं और पानी के अंदर से एक सबमरीन बाहर निकलती है और इस सबमरीन की वजह से भूचाल आ रहा था। सब सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इस सबमरीन कहाँ से आ गए। तब उस सबमरीन से और कोई नहीं बल्कि चार निकलती है। लोग बोलते हैं साकुया अब तुम इतनी देर से आ नहीं रहे थे इसीलिए मैं खुद ही तुम्हें लेने आ गई। बल्कि चार को देख हैरान हो गए कि क्योंकि चार फेमस है जो कि 7 ओल्ड मैन में से एक है। फिडो से समझाते हैं कि तुम्हें अपने आप को शांत रखना चाहिए। चार भी फिडो को जानती थी, जो उससे कहती है कि तुम अभी तक मरे नहीं। तो फिडो से कहता है तुम अभी तक बड़ी नहीं हुई, तुम अभी भी हर जगह परेशानियां खड़ी करती हो। साकुया पूछता है कि आखिर इसे पता कैसे चला कि हम इस आइलैंड पे हैं। तो लिली बताते है कि जो फोन उसने दिया था शायद वो उसी से हमें ट्रैक कर पाई। साकुया चार से बोलता है क्या सच में तुम अपने पर्सनल सबमरीन से हमें रेजिनली आइलैंड ले जाने वाली हो? जिसपे चार बोलती है पहले तो मेरा यही मन था लेकिन अब
अब मैंने इरादा बदल लिया है। तो ये है द लेजेंडरी एलिजाबेथ सीका का सीक्रेट हाइडअवे। आखिर वो कहाँ है, मैं उन्हें हेलो कहना चाहती हूँ। तो उर्सुला उसे बताती है कि मिस्टर एलिसी अब मर चुके हैं, जिस पे चार कहती है बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैं तो उनके वर्क में इंटरेस्टेड हूँ, कोई बात नहीं। मैंने सुना है कि उनकी लेजेंडरी फर्स्ट पेंटिंग यही किसी आइलैंड पे है। साकिया को इससे जानने मिलता है कि उनकी फर्स्ट पेंटिंग अभी तक पब्लिक नहीं की गई है। चार जम करके नीचे आती है, तभी वो हैरान हो जाती है यू को देख के। वो बोलती है इतनी फेमस सेलिब्रिटी भी यहाँ पे है। तो सर पे हैरान पूछता है तुम ये को जानती हो? तो चार कहती है ऑफ कोर्स मैं इसे जानती हूँ, मैं उसकी एक्टिंग की बहुत बड़ी फैन हूँ। ये बोलती है मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं बस बुक को बांधते हुए लोगों को सेंड करती हूँ। चार पहले तो अपना सबमरीन नीचे करती है और फिर उन्हें बताती है कि आज रात वो यहीं ठहरने वाली है। तभी कात्या परेशान होते हुए भागते हुए आती है और फिसल जाती है। वो बताती है कि डिमिट्री मारा गया, वो भी सायरन के द्वारा, जो सुन मिस्टर आइवन होश ही खो देते हैं। चल कहती है लगता है अभी तक यहाँ का पार्टी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मुझे कल यहाँ से दुबई जाना है, इसीलिए साकर तुम ये केस संभाल लेना। साकर से कहता है मैं तुम्हारा पिज्जा डिलीवरी बॉय नहीं हूँ, मैं डिटेक्टिव हूँ। तो चार कुछ सोचती है फिर ठीक है बोल के अपने साथी के पास चले जाके उसके कान में कुछ तो कहती है। तो चार के कहने पे उसकी साथी कुछ तो मैसेज टाइप करती है। फिर वो कहता है आकर तुम करने क्या जा रही हो, तुम सबमरीन पे मैसेज क्यों कर रही हो? तो चार स्माइल करते बोलती है कि आइलैंड के किनारे पे ही मेरी एक शिप है, तो मैं उन्हें ही ऑर्डर दे गई थी, जो ऑर्डर है कि कल सुबह 6 बजे इस आइलैंड पे टोमाहॉक मिसाइल छोड़ दिया जाए। जो सुनकर साकर बहुत ज्यादा ही चौंक जाता है। चार कहती है कि मैंने ये तुम्हें इंस्पायर करने के लिए एक टाइम लिमिट सेट किया है ताकि तुम अपने मिस्ट्री वाले केस को जल्दी सॉल्व कर दो, और इस केस की मिस्ट्री को मैंने थ्रिलिंग बना दिया है। साकर इस पे कहता है कि लेकिन तुमने कहा कि तुम्हारी बात यहाँ रह रही हो, तो क्या तुम अपने सबऑर्डिनेट्स को भी डेंजर में डालोगी? और तुम्हें तो वो पेंटिंग भी चाहिए जिससे वो पेंटिंग भी तबाह हो सकती है। तो चार उसका कान पकड़ते हुए कहती है कि इसीलिए तुम्हें ये केस जल्दी से जल्दी सुबह से पहले सॉल्व करना है। तुम इस केस को, मिस्ट्री को जल्दी सॉल्व करके हम सभी को बचा सकते हो। इस उन सभी को गुस्सा आ रहा था क्योंकि चार ने उन सभी को खुद से ही चैलेंज करते हुए एक डेडली गेम में हमें फंसा दिया है। ऐसा कोई लिली से पूछता है अभी टाइम क्या हुआ है? तो लिली बताती है कि अभी हमारे पास सिर्फ 10 घंटे ही बचे हुए हैं और इसीलिए वो सब अब रेडी हो जाते हैं ताकि वो जल्द से जल्द केस को सॉल्व कर सके। तो जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चार उस आइलैंड पे आ गए थे और उसने शर्त लगाई थी कि साकुया को जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करना है ताकि सबकी जान बचाई जा सके। और अब बस साकुया के पास 10 घंटे बाकी है केस को सॉल्व करने के लिए। तो कहता साकुया को वो जगह दिखाते हैं जिस जगह वो डिमिट्री को देखने आई थी, अब उसे डिमिट्री वहाँ नहीं दिखा था। हमें भी दिखाया जाता है कि डिमिट्री किस तरह डोर ओपन करके इस जगह आया था और फिर अंदर किसी सीक्रेट रूम में चले गया था। और कहता बता रही थी कि डिमिट्री को सायरन ने मारा है। तब लिली की तबीयत खराब होने लगती है तो साकुया यू और उर्सुला को उसको रूम में ले जाने को कहता है। तभी वहाँ चार आ जाती है जो साकुया को वापस याद दिलाती है कि तुम्हारे पास बस 10 घंटे बाकी है। कहता पूछते ये कौन है? तो साकुया बताता है कि ये एक अमीर लड़की है जिसका शुभ दुश्मन के कारण वो यहाँ बहते चले आई है। साकुया ने पूरा सच नहीं बता रहा था मिसाइल के बारे में ताकि उनमें हड़बड़ न पैदा हो। फिर कहते साकुया को डिमिट्री के रूम में निकाल। रूम में जमीन पे खून गिरा हुआ था और विंडो धोते हुई थी। खून के पास ही रूम की चाबी और डिमिट्री का स्कार्फ पड़ा हुआ था जो देख के कात्या और सिक फील करने लगी थी। साकुया पूछता है डिमिट्री की बॉडी कहाँ पे है? जिस पे कात्या बोलते हैं मैंने अभी तक बॉडी को नहीं देखा है, लेकिन जिस तरह खून पड़ा हुआ है विंडो टूटे हुए है उस तरह मुझे लग रहा है कि डिमिट्री पे अटैक हुआ है और वो मारा गया है और इसे विंडो के बाहर फेंका गया है। तभी साकुया ये देखते हैं कि दीवार पे सायरन लिखा हुआ है खून से। रूम में पीडर और बेल्का भी थे जो सोच रहे थे क्या सच में डिमिट्री पे सायरन ने अटैक किया है, जबकि सत्या कहता है कि किलर ने ये उन्हें मिसलीड करने के लिए भी लिखा हो सकता है। वो लोग एक टेबल पे देखते हैं जहाँ पे वास रखा हुआ था पहले, जिसका निशान साफ दिख रहा था, इसीलिए हमें लगता है कि उसी फ्लावर वास से अटैक किया गया होगा और रबर वास विंडो के नीचे फेंका गया है। तो फिडो कहता है कि मैं वहाँ देख के आता हूँ, तो बेल्का भी उसके साथ चल देती है। वो सब सोचते हैं कि जब वो लोग बाहर थे तब बस डिमिट्री वहाँ पे नहीं था और जब वो लोग लू के रूम में भी थे तब डिमिट्री को छोड़ के बाकी सब थे। वो लोग जब 10 मिनट के लिए बाहर थे तब रूम में बस लू, मिस्टर आइवन के डैड और डिमिट्री की मदर थी, यानी कि किसी ने डिमिट्री को वेस्ट विंग में ले आया, उसे मारा और उसकी बॉडी ठिकाने लगाई और भाग के तुरंत ईस्ट विंग में चले गए। साकुया सोचता है डिमिट्री अकेले यहाँ क्यों आया होगा, कहीं वो कोई ढूंढने तो यहाँ नहीं आया। वो लोग का शक मिस्टर आइवन से भी जाता है, लेकिन फिर साकुया को लगता है कि हम चार ने तो नहीं मार दिया डिमिट्री को। तो वो चार के पास जाता है और बोलता है कि कहीं तुमने ने तो डिमिट्री को नहीं मारा। उस पे चार बोलती है कि मैं बिना मोटिव पे किसी को भी नहीं मारती और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आइलैंड पहले आके निगरानी कर रही थी और दूसरों को मार रही थी। साकुया को चार पे शक था तो चार के साथ ही साकुया पे भड़कने लगती है और उस पे हमला करने भाग रही थी, लेकिन तभी लिली आके उस हमले को आसानी से अपनी किक से ना खारा कर देती है। से चार के साथ ही अब खुश होने लगी
थी और वापस से लिली पे हमला करने वाली, लेकिन तब भी चारू से रोक देती है और बोलती है अल्ट्रा अगर तुम बिना मोटिव के ऐसे ही सबको मारने लगी तो सब चीज तहस हो जाएगी, तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए बाद में कुछ कर दूंगी। जो सुन अल्ट्रा खुश हो गई, लेकिन तभी चार के जिससे शादी करने लगी रिक्वेस्ट करने लगी कि मिस्ट्रेस मुझे दी। जो सुन चार गुस्से में उन दोनों से कहते हैं तुम दोनों शांत हो जाओ। तभी वहाँ प्लूटो भी आ गया। प्लूटो समझाने लगा है कि किस तरह डिमिट्री की बॉडी को ठिकाने लगाया गया होगा। वो बताता है कि सिर्फ एक सीट को छोड़ के यहाँ हर जगह धूल जमी हुई है, यानी कि उस सीट से किरण ने उस बॉडी को ठिकाने लगाया होगा। बेल वो शीट अपने ऊपर बांधती है, लेकिन तेज हवा बहने की वजह से वो पैराशूट की तरह बहने लगते हैं, लेकिन सही समय पे साके और लिली उसे बचा लेते हैं। तो प्लूटो समझाता है कि यहाँ की हवा इतनी तेज है कि जिस तरह बॉडी को आराम से ठिकाने लगाया जा सकता है। बेलका उस पर चिल्लाती है, अगर तुम्हें पहले पता था तो तुमने मुझे ये क्यों करवाया, तुम बहुत मतलबी हो। वो सब अपने रूम के ओर जाने लगे। बीच में साके का एक रूम दिखता है तो वो उसमें अंदर चल देता है, जिस रूम के अंदर एक सीढ़ी थी। साके उस सीढ़ी से ऊपर रुक आ जाता है। वो दिखता है कि रूफ के बगल में अगर कोई उससे नीचे गिरे तो उसका तो काम तमाम ही हो जाएगा। वो नीचे देख ही रहा था कि तभी उसे लिली की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो घबरा जाता है और धड़ाम से पीछे गिरता है। वो लिली से कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। लिली कहती है तो वो सीढ़ियाँ इस रूप में आने के लिए है। फिर वो बताती है कि इस विंग पे फ्लावर्स लगे हुए हैं, जबकि जिस विंग पे लोग खड़े हैं उस विंग पे कोई भी गार्डन नहीं दिए। लेकिन लिली बताती है कि ऐसा देख के लग रहा है कि इस मिट्टी पे अभी जल्दी में काम किया गया है। तो साकुया सब भी खाना खाने लगते हैं और इसके रूम में बाकी सब भी है। अल्ट्रा कारमेन को परेशान कर रही थी क्योंकि वो अकेले टॉयलेट करने नहीं जा पा रही थी डर के मारे। फिर साकुया उष्णा से फ्लावर्स के बारे में पूछता तो उष्णा से बताती है कि वो अपोलोनिया नाम का फ्लावर्स है, और वो बताती है लेकिन वो लोग वेस्ट में वो नहीं लगा सके क्योंकि वहाँ की मिट्टी बहुत पहले ही बंजर हो चुकी है और उस फ्लावर पर उधर मिस्टर हिल्सियो ने उगाया हुआ था। साकुया उसे दिखाता है कि उस मिट्टी पे गड्ढा खोदा हुआ है। तो उसमें बताती है कि ये सीवर्ड्स का काम हो सकता है। वो यहाँ आते हैं और मिट्टी खोद देते हैं और फिर उष्णा वहाँ से चले गए। तभी साकुया खाता है कि वो देखता है जो डरी हुई थी, जो बोलती है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, डिमिट्री को सायरन ने मार दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर हिल्सियो के भूत ने उसे मार दिया। जो रूम में खड़े सभी लोग शॉक हो जाते हैं। साकुया काता से पूछता है आपने अभी मिस्टर हिल्सियो का नाम क्यों लिया, लेकिन तभी उनके रूम का फोन बूथ का रिंग बजने लगता है। जो तक बेलका और यू डर रहे थे। साकुया फोन उठाता है, वो हेलो हेलो बोलता है लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं आता। लेकिन थोड़ी देर बाद साकुया को मिस्टर आइवन की आवाज सुनाई देती है। मिस्टर आइवन को पता नहीं था कि वो अभी कौन से रूम में है और वो कहाँ पे है, जबकि साकुया उनसे लगातार पूछे जा रहा था आप कहाँ पे है, क्या आप अपने रूम में हैं? तो मिस्टर आइवन बताते हैं कि मुझे मून नहीं दिख रहा, यानी कि वो अपने रूम में नहीं है। हम देखते हैं मिस्टर आइवन को किसी ने किडनैप करके बांध रखा था। मिस्टर आइवन आगे कुछ बताते उससे पहले रूम में कोई आ गया था और फिर वो बंदा मिस्टर आइवन को मारते हुए वो फोन को रख देता है। फोन रखने से पहले मिस्टर आइवन उस बंदे को बोले थे क्या तुम यूरी हो। तभी साकुया के रूम में उर्सुना आती है तो साकुया तुरंत पूछता है कि आखिर वो कौन सा रूम है जिसमें मून का पिक्चर नहीं लगा हुआ है। तो उर्सुना बताते है कि रूम 303 में कोई भी मून का पिक्चर नहीं लगा हुआ है। तो साकुया तुरंत बाकी सभी के साथ वहाँ से चल देता है। वो लोग रूम 303 में आते हैं जहाँ डिमिट्री के रूम जैसा ही वहाँ का हालत था, लेकिन वहाँ मिस्टर आइवन नहीं थे। सभी देखते हैं वहाँ एक कैसेट प्लेयर भी है और उस कैसेट प्लेयर में कैसेट भी रखा था। साकुया को लिली से पता चलता है कि इस सॉन्ग का नाम सायरन के रिलेटेड है। फिर वो सब रूम 111 में जाते हैं जहाँ मिस्टर आइवन रह रहे थे। लिली को पूछने पे साकुया बताता है वो मिस्टर आइवन की स्टिक ढूंढने आया था क्योंकि वो रूम 303 में नहीं रखी हुई थी। जिसके बाद साकुया और सभी नीचे जाते हैं जहाँ पे उर्सुना किसी से झगड़ रही थी। उर्सुना चार से झगड़ रही थी क्योंकि चार बोल रही थी कि उसे अटेलियर में जाना है, जहाँ पे जाने के लिए उर्सुना उसे मना कर रही थी क्योंकि उसकी चाबी मिस्ट्रेस के पास है और सिर्फ मिस्ट्रेस को ही अलाउ है वहाँ जाना। लेकिन चार नहीं मान रही थी क्योंकि उससे मिस्टर एल्सियो की फर्स्ट पेंटिंग चाहिए थी और उर्सुना उसे लगातार मना किए जा रही थी। जो सुन चार नाराज हो गए, लेकिन तभी वो उर्सुना से पूछते क्या हम पहले कभी मिले हैं। तो उर्सुना कहती है नहीं मुझे नहीं लगता। लेकिन तभी अल्ट्रा के चार को बताती है शायद कुछ साल पहले हुए इंटरनेशनल ट्रैक और फील्ड इवेंट पे हम मिले थे। जो सुन चार को भी याद आ जाता है कि उर्सुना स्पेन को रिप्रेजेंट करने गई थी लॉन्ग जंप में। और अब ये सुन लिली को भी याद आ जाता है कि उसने भी उर्सुना का नाम पहले सुन रखा था। चार तो उर्सुना की तारीफ कर रही थी। उर्सुना से पूछता है क्या सच में तुम पहले एथलीट थे। उर्सुना जो शर्म के मारे लाल हो गई थी वो बोलती है मैंने कोई रिकॉर्ड सेट नहीं किया था और मैं अब रिटायर हो चुकी हूँ और इसीलिए अब इस बातों को छोड़ दो। जिसको बस साकुया लू के रूम में जाता है जहाँ लू व्हीलचेयर में बैठे बाहर रैबिट को देख रही थी। साकुया लू को सुला देता है और घड़ी में 12 बजते ही उसे हैप्पी बर्थडे विश कर देता है। जो सुन लू खुश होते हुए पूछते तुम्हें कैसे पता चला। तो साकुया उसे बताता है कि उर्सुना ने उसे बताया था, लेकिन उर्सुना ने उसे सीक्रेट रखने बोला था। लेकिन फिर भी साकुया उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। बेड में लेटे हुए लू साकुया से पूछती है क्या मरना डरावना होता है। तो साकुया से बोलता है तुम मरने नहीं वाली, हम सब तुम्हारे साथ है। लिली पूछती है क्या तुम भी मेरे पास रहोगे। तो
साकिया बोलता है हाँ, क्योंकि वापस पूछने पे साकिया उससे कहता है कि हाँ, मरना डरावना होता है, अगर मरने से पहले तुम्हारा कोई काम अधूरा छूट गया हो। तो लू बोलती है आखिर सबको किसी न किसी दिन तो मरना है ही, एक दिन तुम भी तो मर जाओगे। जिस पर साकिया बोलता है मैं नहीं मरूंगा, मैं एक इमॉर्टल हूँ। जो सुन लू शॉक हो जाती है। साकिया उसे कंबल उड़ा के बोलता है मैं चाहे कितनी भी बार मरूं, मैं वापस जिंदा हो जाता हूँ। लू पूछती है अगर मैं पहले मर गई तो क्या तुम मेरे पास आओगे? तो साकिया बोलता है हाँ, मैं दूसरी लाइफ में भी तुम जैसे खूबसूरत लड़की को जल्दी से ढूंढ लूंगा। और फिर वो दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं। जिसके बाद वो सो जाती है। हमें पानी में सबमरीन दिखाया जाता है और फिर वापस साकिया को। साकिया उसे सुला के जा रहा था जिसका वेट चार पहले से कर रही थी। फिर चार साकिया को मेंशन के बाहर ले जाती है। रास्ते में साकिया को पता चलता है कि चार को पहले ही पता है कि साकिया एक इमॉर्टल है। फिर चार साकिया को बीच पे ले जाती है जहाँ साकिया उससे अपने फादर के बारे में पूछ रहा था, लेकिन चार उसे अपने शूज थमाते हुए जाके बीच का मजा लेने लगती है। वो बताती है कि वो प्लेन को उसने नहीं क्रैश कराया था। तो साकिया पूछता है तो आखिर वो किसने कराया था? तो चार बताते हैं किसी को तुम चाहिए क्योंकि तुम एक इमॉर्टल हो। जो सुन साकिया हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि लोग उसके फादर के पीछे नहीं बल्कि उसके पीछे है और बस उसी की वजह से उसके फादर मारे गए, क्योंकि उसके फादर कभी भी साकिया की इमॉर्टलिटी कभी भी किसी के गलत हाथों में नहीं पड़ने देंगे। चार बताती है कि बहुत ही जल्द वर्ल्ड में वॉर स्टार्ट होने वाला है जिसका सिचुएशन सभी से ही दिखने लगा है और तुम हो उस वर्ल्ड के सेंटर, क्योंकि तुम इमॉर्टल हो। कौन नहीं चाहेगा कि वो एक इमॉर्टल रहे? क्या वर्ल्ड में जब वो टाइम आएगा तब भी तुम अपने आप को कह पाओगे कि तुम एक डिटेक्टिव हो? और उसके ये कहते साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। एपिसोड 11 के स्टार्टिंग में चार साकिया को अटेलियर के पास ले जाती है जिसके बाद वो कोई टोकन निकालते हैं जो टोकन अपने आप ही की में कन्वर्ट हो गया था और फिर चार अटेलियर का डोर खोल देती है और फिर साकिया को टीज करते हुए कहती है कि अब इस क्राइम में तुम भी मेरे साथी बन गए हो क्योंकि तुम मुझे दरवाजा खोलने से नहीं रोक रहे हो। जिससे साकिया अकवर्ड हो जाता है क्योंकि उसे भी जल्द से जल्द केस को सॉल्व करना है। जिसके बाद साकिया और चार अटेलियर के अंदर जाके छानबीन शुरू कर देते हैं। तभी साकिया को मिस्टर एल्सो की डायरी मिलती है तो वो उसे पढ़ने लगता है जिसमें लिखा था कि ये कहानी तब की है जब 50 साल पहले मिस्टर एल्सो यूरी नाम से जाने जाते थे। वो अपने दो साथी बोरिस और आइजैक के साथ मिलकर कोई रिसर्च कर रहे थे जो रिसर्च बहुत ही बेकार जा रहा था, मतलब उन्हें कोई भी सक्सेस नहीं दिख रहा था। इसीलिए उनका एक साथी बोलता है हमें अब इंसानों पे टेस्टिंग करना चाहिए, हमारे स्पॉन्सर्स भी हम पे प्रेशर बना रहे हैं। तभी उनकी चौथी साथी इरिना आके कहती है तुम लोग मुझ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। यूरी जो इस बात पे बिल्कुल भी सहमत नहीं थे वो तुरंत इसके लिए मना कर देते हैं। जिसके बाद कुछ दिनों बाद यूरी जैसे ही लैब में घुसते वो देखते हैं कि उनके दोनों साथी इरिना के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जो देखते ही वो गुस्सा होते हुए तुरंत अपने एक साथी को पंच कर देते हैं। उनका साथी बोलता है इरिना खुद भी यही चाहती है और इरिना भी आँख खोलते हुए कहती है कि मैं खुद से सहमत हूँ। जोसे यूरी को बहुत ही बुरा लग रहा था। दरअसल वो लोग एक ऐसा एलेक्सिर बनाना चाह रहे थे जो मेडिसिन इंसान को इमॉर्टल बना देती, यानी कि वो मेडिसिन खाने के बाद बॉडी अपने आप खुद को रिजेनरेट करती, चाहे वो कौन सी भी बीमारी हो या घाव हो, बॉडी खुद से ही सही हो जाती। लेकिन साकुया बोलता है ये इम्पॉसिबल है। जिस पर चार कहते हैं लेकिन तुम तो एग्जिस्ट करते हो ना, तो तुम ये कैसे बोल सकते हो? जिसके बाद उन्हें आगे पढ़ने पे पता चलता है एक्सपेरिमेंट के बाद इरिना की बॉडी घाव को 12 घंटों के अंदर खुद से हील करने लग गई थी। यूली को फिर पता चलता है कि इरिना उनके बच्चे की माँ बनने वाली है और एक्सपेरिमेंट की वजह से उनकी वाइफ इरिना की बॉडी टूटने लगी है और जिस दिन इरिना उनके बच्चे को जन्म देती है उसी दिन इरिना का बॉडी पूरी तरह वैनिश हो गया था। मरते वक्त इरिना ने कुछ तो कहा था यूरी से, जबकि यूरी के दोनों साथी एक बच्चे की रिपोर्ट देख खुश हो रहे थे क्योंकि ये बच्चे में कुछ स्पेशल पोर्शन थे। लेकिन यूरी अपने बच्चे को लेते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। उन्होंने अपने बच्चे का नाम अपोलोनिया रखा था। दरअसल उनके साथियों को लग रहा था कि अगर उन्हें ये बच्चा मिल गया तो उनका एक्सपेरिमेंट पूरी तरह सक्सेस हो सकता है। लेकिन यूरी उनसे बहुत दूर भाग गए थे अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अपोलिना और लू जैसी स्पेशल लड़की को बचाने के लिए। सबके अब ये कहानी पढ़ के उठता है तभी वो शोर सुन के नीचे आ जाता है जहाँ मिस्टर लाइल आए हुए थे। मिस्टर लाइल साकिया को देख बोलते हैं मुझे लगा ही था एक डिटेक्टिव ही यहाँ होगा। साकिया उनसे पूछता है आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो इसके जवाब में लाइल कहते हैं मैं बस देखा कि यहाँ की लाइट चालू है इसीलिए थोड़ा सस्पिशियस हो गया, क्या तुम्हें कुछ मिला? तो साकिया उन्हें बता देता है कि उसे मिस्टर एल्सो की डायरी मिली। तब भी वो पूछने लगता है कि मैंने तो आपको कभी नहीं बताया कि मैं डिटेक्टिव हूँ और आप मर्डर देख के भी थोड़ा हैरान और सस्पिशियस लग रहे थे, आखिर आप यहाँ क्यों आए हो? तो सुन मिस्टर लाइल क्रीप स्माइल हंसते हुए कहता है मैं यहाँ खजाना लेने आया हूँ। और फिर वो साकिया को दबोचते हैं उसे बताते हैं कि यहाँ की मर्डर्स मैंने नहीं किए। द ग्रेट डिटेक्टिव ओत्सुकी साकिया को कौन नहीं जानता और उसका बेटा मेरे जैसे प्रोफेशनल के सामने अपनी पहचान नहीं छुपा सकता। मैं जिसे मारता हूँ उसे अच्छी तरह से बिना सबूत छोड़े सिखाने लगा देता हूँ। और फिर वो साकिया को गर्दन तोड़ते हुए उसे मारने के बाद बोलते हैं मैं लोगों को बताऊंगा कि तुम्हें भी सायरन ने ही मारा है। जिसके बाद कुछ समय बाद साकिया की आँख खुलती है जिसके सामने
में चार थी। चार को जिंदा देख वो हैरान था, तो चार उसे अपना पैरों से रॉन्ग भरोसा दिलाती है कि वो कोई भूत नहीं है। चार कहती है क्या तुम पागल हो जो उस लाइल को उकसा के उससे सबूत निकलवाना चाहते थे। जिसके बाद वो लोग मेंशन में जाने लगे, जहाँ सक्र लिली को बाहर देखते ही डर गया और तुरंत उससे कहता है मैं तुम्हें बाद में सब समझाता हूँ, अभी अंदर चलो। लिली उसे लाइल के रूम में ले गई थी, जहाँ लाइल को पॉइजन देके मारा गया था। उन्हें एक नोट मिला था जिसमें लिखा था मेरी प्यारी वाइफ, मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकता, इसीलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। साकुया बोलता है ये किलर ने जानबूझ के खुद से लिख के छोड़ा है, क्योंकि वहाँ से मिस्टर एल्सियो की डायरी भी गुम थी। लिली साकुया से कहती है हम किलर का पता लगा लेंगे, क्यों ना हम लाइल को ही वापस जिंदा करे। फिर वो साकुया के गर्दन का निशान देख कहती है कि आप फिर मारे गए थे। जिसके बाद उन्हें बेल्का और फिडो रूम 111 में ले जाते हैं, जहाँ मिस्टर आइवन को कैद किया गया था। दरअसल मिस्टर आइवन को बेवकूफ बनाया गया था। उन्हें ऐसा दिखाया गया था कि जिस रूम में वो है उस रूम में मून नहीं है, और वहाँ भी कैसेट रखा हुआ था जिसका सॉन्ग जानबूझ के साकुया को सुनाया गया था। साकुया पूछता है लेकिन वो सॉन्ग परफेक्ट टाइम पे कैसे प्ले हो सकता है, तो ये बताती है कि कैसेट के स्टार्टिंग के 30 मिनट ब्लैंक छोड़ा गया होगा, जो सुन वो सब समझ गए। फिर उसना पे शक खाने लगे, क्योंकि उसना ही ब्लैंकेट सवार थी। और जब वो लोग मिस्टर एवन से बात कर रहे थे तब उसना वहाँ नहीं थी और बाद में आई थी। उसना बोलती है मैं किलर नहीं हूँ, और उस रूम से डिमिट्री के रूम में 3 मिनट में पहुँचना तो इम्पॉसिबल है। तो साकुया बोलता है ये हो सकता है अगर कोई ईस्ट विंग से वेस्ट विंग में जंप लगा के गया हो। मुझे वो सिंफ्लावर का पैटर्न लुक के रूम के बाहर मिला था, जो कि ईस्ट विंग में लगाई हुई है, और कोई प्रोफेशनल जंपर ही उतने ऊंचे 6 फुट से जंप लगा सकता है। इसीलिए साकुया के साथ ही उसना पे शक खा रहे थे। लेकिन साकुया बोलता है ये भी नहीं हो सकता क्योंकि उसना तो अब जंप ही नहीं कर पाती। उसना पूछते तुम्हें कैसे पता चला, तो साकुया बताता है तुम पानी के छोटे छोटे पत्थरों पे कूदने से डर रही थी, जो देख मैं समझ गया। तो उसना फिर सभी को बता देती है कि उसे इंजरी हो गई थी, जिसके बाद से वो जंप लगाने से भी डरने लगी। जो देख लिली उसे संभालती है और बेल्का उस पर शक खाने के लिए माफी मांगती है। तब चार वापस सभी को याद दिलाती है कि सुबह 6 बजे मिसाइल आने वाला है, तो साकुया को जल्दी करनी होगी। जो सुन जिनको नहीं भी पता था वो भी शॉक हो गए थे। साकुया किलर को पकड़ने के लिए लू के रूम में चल देता है, जहाँ सब थे, और तुरंत को लिली बताते हैं कि लाइल ने खुद को मारना चाहा लेकिन वो बच गया और जिंदा अभी बेड में आराम कर रहा है। जो सुन कात्या परेशान हो गई और वहाँ से भटकने लगी, लेकिन लिली दरवाजे के पास जाते हुए उसे रोक लेती है। साकुया बोलता है तुम अपने हस्बैंड को मारने में कामयाब हो गई थी, वो मर चुका है। तो सुन कात्या सदमे में चल देती है। फिर साकुया सभी को बता देता है कि जब अपनी फैमिली के सभी लोग असल में सीक्रेट एजेंट्स है, जो लू के दूर के रिश्तेदार बन के यहाँ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने आए थे, लेकिन वो सब चाह रहे थे कि वो पहले बने जो इन्फॉर्मेशन हासिल करे। इसलिए डिमिट्री वेस्ट विंग में मारा गया और लाइल को कात्या ने पॉइजन करके मार के डायरी चुरा ली। लेकिन कात्या सब मर्डर्स की किलर नहीं है, हमें उसके फुटप्रिंट्स के कोई निशान नहीं मिले रूफटॉप पे। तो बेल्का पूछती है तो आखिर रूफटॉप पे से जंग किसने किया, क्या वो सच में साइरेन थी। उस पर साकुया बताता है साइरेन जैसी तो कोई चीज ही नहीं है, ये तुम ही थी, है ना लू। ये सुन बेल्का और लू को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, तो सबसे लू के पास जाने लगा। जो देख लू फटाफट भागते हुए सीधा कात्या के पास जाके उस पर नाइफ तान देती है, और तब सब लू के प्रोस्थेटिक लेग्स को देखते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी से बने हुए पैर। फिडो ये देख समझ गया कि इसीलिए लू इतने भारी मिस्टर आइवन को व्हीलचेयर पे बेहोश करके ले गई थी, और छत के से भी कूदने वाली और कोई नहीं बल्कि लू ही थी। वे बताती है कि मेरे ग्रैंडपा की डायरी पढ़ने के बाद से मैं बदल गई। उसके मॉम और डैड एक्सीडेंट में नहीं मारे गए थे, बल्कि ली की मॉम उसके पैरों की से हालत को देख मेंटली प्रॉब्लम्स फेस करने लगी। तो वो डिसाइड करते हुए अपने पति के साथ समुद्र में कूद के दे दी, और फिर उसके ग्रैंडपा ने भी सिगरेट से आने के एक्सपेरिमेंट के क्रिएशन को अनाउंस कर दिया। जो भी इसका सही प्राइस लगा था उसे ये चीज मिल जाती, जिसका प्राइस उन्होंने 1 कोपेक रखा था, जो कि ज्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन इससे उनके एनिमीज जरूर खींचे चले आते। तभी कात्या सबको फाइनली बता देती है कि वो सब रिसर्चर्स है, और मिस्टर आइवन ही आइजैक है, जो कि यूरी यानी कि मिस्टर एल्सियो के दोस्त हुआ करते थे, और डिमिट्री बोरिस था, उसने अपने ऊपर मेडिसिन यूज किया था, इसीलिए वो अभी तक जवान दिख रहा था। और मैं उन्हीं की बेटी हूँ। लाइल अलग रिसर्च टीम में था, लेकिन हम साथ काम कर रहे थे, पर हम उसे पहले इन्फॉर्मेशन हासिल करने नहीं दे सकते थे। तभी लिए उससे कहती है अब बस करो तुम्हारा बकवास, जो भी सीड्स को पाना चाहता है मैं उसे मार दूंगी। तो साकुया उससे कहता है तुम्हारे ग्रैंडफादर कभी भी रिवेंज नहीं चाहेंगे, वो तुम्हें वहाँ से लेके आया ताकि तुम बचाए जा सको, इसीलिए प्लीज रुक जाओ। जो बोलते हुए साकुया लू के पास जा रहा था, लेकिन वो उसके पास पहुंचने वाला था, तभी घड़ी में 6 बज जाते हैं। वो देखते ही सब हैरान हो गए थे, जबकि चार पूछते हुए कहते हैं बहुत बुरा हुआ, और फिर एक एक कर बहुत से मिसाइल सीधा जाके मेंशन के ऊपर गिरने लगे, जो देख अंदर खड़े सब लोग घबराने लगे और सब डरने लगे। साकुया तो पहले जाके लू को बचाता है। लगातार मिसाइलें गिरे जा रहे थे, जिस वजह से पूरा मेंशन कांप रहा था, लेकिन चार और उसके साथियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, और चार तो खुशी से डांस कर रही थी झूमते हुए। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो गया था। एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैसे ही
मेंशन पर मिसाइल फायर होने लगी कि पूरा मेंशन ही नीचे से टूट गया था, जिस वजह से सभी के सभी उस बड़े से गड्ढे में गिरने लगे थे। जहाँ साकुरा गिरते हुए सोच रहा था कि मैं मर नहीं सकता, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। अब वो सब अंडरग्राउंड प्लेस पे जाके गिरते हैं तो सब एक एक कर पहले तो खड़े होते हैं क्योंकि सब सही सलामत थे। तभी साकुरा मिस्टर आइवन की मरी हुई बॉडी देखता है जिसे कि लू ने नीचे पत्थर में नीचे दबा रखा था। साकुरा लू से पूछता है क्या तुम सब मर्डर्स को पहले से ही प्लान कर रही थी, जिसके जवाब में लू बताते है कि नहीं, उसने तो अपने ग्रैंडपा से ये लेग्स बनवाने को कहा था ताकि वो खुद की बॉडी को ट्रेन करते हुए स्ट्रॉन्ग बन सके। वो लोगों की तरह चलना और कूदना चाहती थी, इसीलिए उसने बहुत मेहनत की और इन प्रोस्थेटिक लेग्स पे महारत हासिल की और फाइनली उस मेहनत ने रंगलाई और वो जंप कर पाई। और आज वापस उसका वो मेहनत कारगर साबित होने वाला है। गुलून खाता डरते हुए पीछे हटने लगी, लेकिन तभी वो पीछे मुड़ती है और फिर जोर जोर से हंसने लग जाती है क्योंकि उसे फाइनली इरिना रिपोर्ट मिल गया था जिससे अब सीरियस पूरा हो सकता है। लू से रोकने के लिए नीचे जंप करती है तो खाता उसे गन निकालते हुए सीधा लू को फायर कर देती है, जो गोली सीधा जाके लू के पेट पे लगा था। जो देख खाता उससे हंसते हुए कहती है अगर तुम भी तुम्हारी मॉम की तरह सिगरेट्स का हिस्सा हो तो रिवाइव होके दिखाओ। साकुरा ये देख लू के पास जाने लगा तो खाता उसे भी पैर में शॉट कर देती है। तभी ग्राफियो आते हुए खाता पर अटैक करने वाला था, लेकिन खाता उससे भी गोली मार देती। जो देख लू परेशान होते हुए ग्राफियो को रुकने को कहती है, लेकिन ग्राफियो हार नहीं मानता और तभी खाता फिसल के सीधा पानी के अंदर गिर गई थी और वो संभलते कि अगले ही पल वो ग्राफियो के मुंह के अंदर थी। वो फिर फायर करती है, लेकिन ग्राफियो इस बार उसे जान से मार देता है और कात्या का सारा सपना चूर हो जाता है। फिर ग्राफियो लू के पास गया जिसे देख लू उससे माफी मांगने लगी और फिर वो इलिना रिपोर्ट भी पानी के गहराई में डूबने लगा। अब वो अंडर पैलेस डगमगाने लगा तो लिली साकुरा से बाहर चलने को कहती है। साकुरा लू से कहता है तुम मेरे साथ चलो, लेकिन लू को बस साकुरा याद था, लेकिन वो उसे देख नहीं पा रही थी क्योंकि वो अपना आपा खो दी थी और वो खुद भी नहीं चाहती थी वापस जाना क्योंकि वो खुद को हत्यारा मानते हुए मरने जा रही थी। वो मुड़ते हुए साकुरा से कहती है साकुरा अपना प्रॉमिस याद रखना। जो देख साकुरा जोर से उसका नाम करता है और तभी लू ग्राफियो के साथ पानी के अंदर डूब जाती है, जहाँ वो अगले लाइफ में जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। तभी साकुरा के पैरों के नीचे से जमीन गिर सकती है जिस वजह से वही पानी के में डूबने लग गया था। उसने तो अपना जीने को उम्मीद ही खो दिया था, लेकिन उसे बचाने के लिए लिली पानी में कूद चुकी थी, जो उसे पकड़ते हुए उसे ऊपर ले जाती है और बचा लेती है और फिर उससे बीच के छोड़ के ले गई थी। साकुरा खुद से नाराज था क्योंकि वो खुद के एक डिटेक्टिव फेलियर समझ रहा था, जिस वजह से वो पानी में डूबने की बात करता है, जो लिली परेशान होते हुए जोर से कहती है खड़े हो जाओ, तुम्हें अभी भी बहुत से मिस्ट्रीज को सॉल्व करना है। चाहे तुम्हारी बॉडी कितनी भी बार मर जाए, लेकिन तुम्हारा दिल कभी नहीं मरेगा, यही हो तुम। जो सुन साकुरा उसकी बात समझ गया और फिर स्माइल करते हुए कहता है क्या मैं तुम्हारी लैब पे कुछ और देर तक सो सकता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं साकुरा के दोस्तों ने बोट को रिपेयर कर दिया था और अब वो लोग वहाँ से निकलते हैं। थोड़ी दूर पे उसना अकेले बैठी थी तो साकुरा उसके पास जाके कहता है तुम भी हमारे साथ चलो, हम तुम्हें टाउन तक छोड़ देंगे। लेकिन उसना रुक के पुलिस को बताना चाहती थी जो सब हुआ यहाँ। साकुरा पूछता है आखिर तुम इतना ट्रबल क्यों ले रही हो और तुमने पहले मुझसे झूठ क्यों कहा था कि रूफटॉप पे वो निशान बर्ड्स के हैं, तुम जानबूझ के लू को प्रोटेक्ट कर रही थी। तो उसना साकुरा को बताती है कि अपोलिना की बेटी लू उसके सेकंड मैरिज से हुई थी और उनके फर्स्ट मैरिज से भी उनका एक बच्चा हुआ था। तो साकुरा समझ गया कि उसना ही वो पहली मैरिज की पहली बेटी है। उसने बताती है कि जब उसका एथलीट खत्म हुआ था तब उसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दिया था, लेकिन तब मिस्टर एल्से ने छुप के उसकी मदद की, जिसपे साकुरा कहता है यानी कि मिस्टर एल्से को पहले ही पता था कि तुम उन्हीं की पोती हो। जिसपे उसना बताती है कि वो और ग्रैंडफादर बस लेटर से बात करते थे, कभी मिले नहीं। फिर एक दिन ग्रैंडफादर ने बताया कि उसकी एक छोटी बहन भी है। वो जब ग्रैंडफादर मर गए तब यहाँ मेंशन पे अपनी बहन से मिलने आई। उसकी बहन लू इतनी प्यारी और भोली थी कि उसना के लिए वो एक खजाने जैसी बन गई। उसने कभी लू को नहीं बताया कि वो दोनों बहनें हैं क्योंकि लू अकेली पड़ गई थी। वो अंदर में आके उसे ये नहीं बता सकती थी कि वो उसकी बहन है। वो उसे सपोर्ट करना चाहती थी, इसीलिए उसने मेड बनना सही समझा ताकि वो अपनी बहन के साथ रह सके, क्योंकि उसके लिए भी तो लू ही अकेली फैमिली बची थी। हाँ, कभी न कभी वो लू को बता देती कि वो दोनों बहनें हैं। जो बोलते वक्त उसके आंखों में आंसू थे। जिसके बाद साकुरा चार के पास जाता है। चार उसे कहते तुम सभी मिस्ट्रीज को सुलझा के अच्छा काम किया और मुझे भी बहुत मजा आया और अब मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे साथ रेजिलिव आने वाले हो क्योंकि तुम अभी भी कांप रहे हो। जिस पर साकुरा कहता है नहीं, मैं अभी भी आना चाहूंगा। तो चार कहती है तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेजिलिव खुद ही तुम्हारे पास आ रहा है। और तब साकुरा हैरानी से देखता है कि रेजिलिव कोई आइलैंड नहीं बल्कि चार का प्राइवेट यार्ड है। चार कहती है क्या मैं तुम्हें इस पे एक राइड दूं? फिर वो बाकी सबसे पूछती है क्या मैं तुम्हारे डिटेक्टिव को साथ ले जा सकती हूँ? जो सुन यू स्माइल में चार की ओर देख इशारा करती है। जो देख चार कहती है कोई बात नहीं और मुड़ के अकेले अपने साथी के साथ चल देती है। जाते हुए अल्ट्रा लिली से कहती है अगली बार हम अपना स्कोर जरूर सेटल करेंगे। जिसके बाद साकुरा और उसके साथी भी अपने
अपने बोट पे बैठ के उस आइलैंड से रवाना हो गए, जहाँ साकुया लिली से बात कर रहा था और लिली उसके लिए सब चीजों के लिए परेशान थी, क्योंकि साकुया और तेजी से रिजनरेट हो रहा था और जिंदा हो रहा था। तभी बोट हल्का सा डगमगाता है, जिस वजह से लिली सीधा जाकर साकुया के गोद में गिरती है, जिस वजह से वहाँ एक रोमांटिक सीन क्रिएट हो गया था और दोनों शर्मा के एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी साकुया होश में आते हुए कहता है, तुम्हें परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तभी साकुया को पानी में से सायरन की आवाज सुनाई देती है, जो सुन वो हैरान होकर लिली से पूछता है, कहा अभी तुमने कोई गाना सुना? पर लिली को तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया था। साकुया कहता है, मैंने सच में कुछ सुना। तो लिली स्माइल कर कहती है, वो जरूर लेजेंडरी सायरन की वॉइस होगी। तो सुन साकुया खुश होते हुए कहता है, तो वो सायरन बन गई। और फिर हम लू को एक डॉल्फिन के रूप में देखते हैं, जो ग्रहियों के साथ खेल रही थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम मिस्टर सुजुरुगी को देखते हैं, जो किसी सीक्रेट चैम्बर में गए थे और फिर गार्ड से बात करने के बाद सीक्रेट रूम में जाते हैं, जहाँ पे कोई लड़की कैद रखी रही थी। मिस्टर सुजुरुगी जैसे ही वहाँ जाते हैं, एक पॉप में से आवाज आती है, वेलकम डिटेक्टिव सुजुरुगी। वो अब दरअसल एक एंड्रॉइड है, यानी कि टेक्नोलॉजी जो कि 7 ओल्ड मैन में से एक है, जिससे मिस्टर सुजुरुगी 7 ओल्ड मैन का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते थे और वो एंड्रॉइड कैद की गई थी। वो एंड्रॉइड जिसका नाम फेलिसिटे है, मिस्टर सुजुरुगी को 7 ओल्ड मैन के बारे में कुछ भी नहीं बताती। मिस्टर सुजुरुगी उससे कहते हैं, 7 ओल्ड मैन के बारे में मैं थोड़ा जानता हूँ, जैसे कि तुम्हारी एम्प्रेस यूरेक्स डिलिंगर, जो अभी फिलहाल में वेनिस में थी, जो कि लोकल माफियास को कंट्रोल करती है। हम यू को देखते हैं, जो कि फोन पे किसी से बात कर रही थी। दरअसल वो फोन के सामने वाले बंदे को मारने का मिशन ले चुकी थी, जो सुन सामने वाला बंदा उससे बहुत बढ़ता हुआ था। 7 ओल्ड मैन का दूसरा बंदा उएशिबारा मिमी, जिसे कि किल वंडर के नाम से भी जाना जाता है, वो भी कहीं टोक्यो में ही है। और वो किल वंडर बंदा और कोई नहीं बल्कि मिस्टर यूई है, जो कि 7 ओल्ड मैन में से एक है। तो मिस्टर सुजुरुगी फेलिसिटे से पूछते हैं, आके तुम मुझे कौन सा इन्फॉर्मेशन दे सकती हो? तो फेलिसिटे बताती है कि मैं सिर्फ तुम्हें ओत्सुकी तात्सुए के बारे में बता सकती हूँ। ओत्सुकी तात्सुए अभी जिंदा है। जो सुन मिस्टर सुजुरुगी हैरान होते हुए पूछते, क्या तुम सच कह रही हो? इसको फेलिसिटे कहती है, मैं झूठ नहीं बोलती। तो मिस्टर सुजुरुगी पूछते हैं, अभी वो कहाँ है और वो अब तक क्यों चुप रहे हैं? तभी पूरे सीक्रेट चैम्बर की लाइट कट ऑफ हो जाती है, जो देख मिस्टर सुजुरुगी परेशान होने लगे। उन्हें कॉल पे गार्ड से पता चलता है कि सीक्रेट प्रिजन की सारी गेट सील कर दी गई है। जो सुन मिस्टर सुजुरुगी गुस्से में पूछते, फेलिसिटे ये जरूर तुम्हारा ही काम है ना? फेलिसिटे कहती है, अब तुम अब और कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि साकुया को हमारे पास लाया जाए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, पहले हमें साकुया का ऑफिस दिखाया जाता है, जिसके बाद हम लिली को देखते हैं, जो साकुया को कॉल पे बताती है कि अब आप वहाँ से निकल सकते हो, क्योंकि हमने बॉम्बर को पकड़ लिया है और अब बस आप ही रूम में अकेले बचे हो। साकुया के सामने एक बॉम्ब था। साकुया तो बस किसी अमीर आदमी के इन्वेस्टिगेशन केस के लिए आया था, पर उसकी फूटी किस्मत ने उसे बॉम्ब के सामने खड़ा कर दिया और वो बॉम्ब को फ्यूज करना चाह रहा था, लेकिन उसे आता नहीं है। लिली उसे रोकने की कोशिश करती है और वेलकम भी उसे बताती है कि ये बिल्डिंग के सीईओ ने रिक्वेस्ट की है कि बॉम्ब को चाहे जैसे रोका जाए, क्योंकि उस रूम में करोड़ों के आर्ट्स रखे हुए हैं। लिली कहती है, वापस आ जाओ और कोई कचरे वाली चीज मत करो। साकुया तभी लिली से पूछता है कि आज का तुम्हारा लकी कलर क्या है? तो लिली बताती है ब्लू और साकुया बताता है उसका रेड, यानी कि साकुया तुक्का लगाते हुए बॉम्ब को फ्यूज करना चाह रहा था और वो ध्यान में ये रखते हुए साकुया बच्चों की पर्पल वायर को काट देता है, जिसके काटते ही वो बॉम्ब तुरंत फट जाता और जो से धड़ाम होता है और साकुया ऊपर से नीचे गिर जाता है। साकुया की आंख खुलती है, जिसे देख लिली से कहती है, मिस्टर डिटेक्टिव आप फिर मारे गए। और इसी के साथ ये सीजन यहीं पे खत्म हो जाता है। ये एनीमे अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना।